तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 201 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे आपने देखा था उन तीनों के साथ अकेले फाइट करने वाला है। वो कहता है मैं इन तीनों के साथ अकेले निपटूंगा और जुंजी और उसके दोस्त यंग मास्टर सू से कहता है तुम दोनों साइड के ऊपर रहना। उनके सामने खड़ा हो जाता है और अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है और उसकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी होती है। उन लोगों से कहता है मैंने तुमसे कहा ना कि तुम में से कोई भी यहाँ से भागकर बिल्कुल भी नहीं जा सकेगा। स्वर्ड मास्टर बाइली जैसे यंग मास्टर ल्यू के ऊपर अटैक करता है, वो मास्टर ल्यू के ऊपर अटैक करता है तो मास्टर ल्यू अपने साथ जो लड़की होती है उसको धक्का देकर सामने की तरफ कर देता है, जिसकी वजह से वो अटैक उसकी बॉडी के साथ टकराता है और वो लड़की वहीं पर मर जाती है। यंग मास्टर ल्यू से कहता है प्लीज मुझे माफ करना मेरी जूनियर सिस्टर, हमारी मौत का बदला जरूर लूंगा। उस लड़की के मरने के बाद यंग मास्टर ल्यू अपने पास एक छोटी सी शिप निकालता है जिसे साइज में वो बड़ा करने वाला है। वो कहता है मुझे यहाँ से भागना होगा, जितनी जल्दी मैं यहाँ से भाग सकता हूँ उतनी जल्दी मैं भागूंगा। यंग मास्टर लिन भी अभी तक जिंदा होता है। वो उसे कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम मुझे अकेले छोड़कर कैसे जा सकते हो। जबकि यंग मास्टर ल्यू से कहता है इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुझे नहीं लगता कि मैं भी यहाँ पर ज्यादा कुछ कर पाऊंगा, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बेहतर यही रहेगा कि हमें अपनी जान बचाकर भागना होगा। तो मैं फिलहाल यहाँ से जाने वाला हूँ। यंग मास्टर ल्यू तो वहाँ से आगे की तरफ भाग जाता है, जबकि उसी वक्त स्वर्ड मास्टर बाइली यंग मास्टर लिन के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे मारने के लिए। वो उसे कहता है तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। तो लिन पीछे की तरफ घूमता और कहता है कोई तो मेरी मदद करो प्लीज, मुझे बचा लो वरना ये मुझे मार डालेगा। मास्टर बाइली अपनी तलवार को उसकी पीठ के अंदर दंसा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। वो यंग मास्टर लिन को भी मार देता है। जबकि दूसरी तरफ यंग मास्टर ल्यू को दिखाते हैं। यंग मास्टर ल्यू ने अपनी शिप को एक्टिवेट कर लिया होता है और उसके ऊपर बैठकर वहां से निकल रहा होता है। वो कहता है चलो शुक्र है कि मैं तो बच गया। जैसे वो थोड़ा सा आगे जाता है उसी वक्त बाइली उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहता है मैंने तुम्हें कहा ना कि आज तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा पाएगा। अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। इसी के साथ ही वो उसके ऊपर एक जबरदस्त स्ट्राइक लगाता है और उसको भी मार देता है। मास्टर ल्यू भी यहाँ पर मर जाता है। इन सभी के मरने के बाद हमारा जुंजी उसके पास आता है, उससे कहता है यहाँ पर अपना बदला ले ही लिया, तुम्हें बहुत ज्यादा बधाई हो, तुमने यहाँ पर अपना बदला लिया है। एलियो से कहता है ये सब कुछ तुम्हारी मदद से हो पाया, अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करते, ये तलवार मुझे नहीं देते तो ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो पाता। और मास्टर बाइली कहता है इन तीनों ने इस पूरी की पूरी सीक्रेट राम से बहुत सारे सीक्रेट ट्रेजर्स और बहुत सारी एनर्जी को हासिल किया है, चलो इस सारी स्पिरिट एनर्जी को आपस में बांट लेते हैं और साथ में ट्रेजर्स को भी आपस में बांट लेते हैं। मास्टर सून से कहता है मैंने तो तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ किया भी नहीं, तो क्या तुम वाकई में ये सारे मैजिक वेपन्स और जो मैजिक ट्रेजर्स मेरे साथ भी शेयर करोगे? मैं तो सिर्फ साइड के ऊपर खड़ा था, मुझे सिर्फ इमोर्टल एनर्जी दे दो। तो वहां से ट्रेजर्स को आपस में बांट लेने के बाद स्वर्ड मास्टर बाइली अपने पास एक बीड निकालता है जो कि एनर्जी के बना होता है। तो वो एनर्जी बीड को हमारे जुंजी के सामने करते हुए कहता है वो एनर्जी बीड है जो स्वर्ड एम्परर ने मुझे दिया था, जिसने अपनी एनर्जी मुझे दी थी, उसने कहा था कि ये मैं तुम्हें दे दूं। जुंजी कहता है क्या ये मेरे लिए है, लेकिन ये है क्या? के साथ ही हमारे जुंजी वहां पर एक इल्यूजन में चला जाता है और हमारे जुंजी के सामने वो स्वर्ड एम्परर होता है। वो स्वर्ड एम्परर से कहता है मेरे डिसाइपल क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे, लगता है कि तुम मुझे भूल चुके हो और तुमने मेरे इंस्ट्रक्शंस को भी भूल दिया है। स्वर्ड एम्परर हमारे जुंजी से कहते हैं मुझे लगता है कि तुम ही वो इंसान हो जिसके पास इस वक्त रीइंकार्नेशन स्टोन है और रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करते हुए तुम दोबारा से रीइंकार्नेट हुए हो। हमारे जुंजी से कहता है सीनियर आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्या मैं आपसे जान सकता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर समन क्यों किया है, क्या आप मुझे कोई स्पेशल बात बताना चाहते हैं? उस स्वर्ड एम्परर हमारे जुंजी से कहते हैं अगर तुम्हें उस रीइंकार्नेशन स्टोन की मिस्ट्री के बारे में जानना है, अगर तुम्हें जानना है कि 7000 साल पहले यहाँ पर क्या हुआ था, चाहता हूँ कि तुम सेंट्रल समिट की तरफ जाओ। सेंट्रल समिट की तरफ जाने पर वहाँ पर तुम्हें इमोर्टल स्टार टेंपल मिलेगा। इमोर्टल स्टार टेंपल के अंदर तुम्हें ये सारे सीक्रेट्स के जवाब मिलेंगे। जुंजी उनसे कहता है क्या वाकई में मुझे इमोर्टल स्टार होली टेंपल में ये सब कुछ मिल जाएगा? जुंजी सोच रहा होता है। जुंजी कहता है जबकि स्वर्ड एम्परर ने मुझे वहाँ पर जाने का कहा तो मुझे लगता है कि मुझे वहाँ पर जाना चाहिए, वो टेंपल कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेंपल हो सकता है। मैं जुंजी से कहता है स्वर्ड एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर गाइड करने के लिए, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, आपका नाम क्या है? तो वो स्वर्ड एम्परर से कहते हैं मेरा असली नाम गू पोटियान है और सभी लोग मुझे मार्शल एम्परर पोटियान के नाम से भी जानते हैं, क्या तुम मेरा नाम जानते हो? तो जुंजी शायद उनको जानता होता है। साथ ही हमारे जुंजी की इल्यूजन खत्म हो जाती है और हमारा जुंजी वापस उसी जगह के ऊपर ही खड़ा होता है। वो दोनों से कहते हैं तुमने यहाँ पर कोई इल्यूजन देखी, लगता है कि तुमने यहाँ पर किसी से बात की है। जुंजी से कहता हाँ वही बुढ़ा आदमी था, उसने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया कि हमें आगे क्या करना है, हमें आगे कौन सी जगह के ऊपर जाना है। मास्टर सू से कहता तो बताओ फिर हमें आगे कौन सी जगह पर जाना है? तो जुंजी से कहता है हमें सेंट्रल समिट की तरफ जाना है जहाँ पर स्टार होली टेंपल है, हमें स्टार होली टेंपल के अंदर जाना है, वहाँ पर हमें सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। मुझे सोच रहा होता है काश मुझे वहाँ पर जाने के बाद ल्यूजियांग को वापस लाने का तरीका मिल जाए कि मैं ल्यूजियांग की मेमोरीज को वापस ले आऊं और उसकी बॉडी के अंदर जो पत्थर उसको कंट्रोल कर रहा है मैं उसको भी कंट्रोल कर सकूं। उसके बाद ये सभी लोग सेंट्रल समिट की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो जब ये उस तरफ जा रहे होते हैं यंग मास्टर सू कहता है तुम्हें पता है ना कि हमें फर्स्ट स्टेप को पास करने के लिए सेंट्रल समिट तक पहुंचना होगा, तो हम जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं उस तरफ सेंट्रल समिट है, यानी कि बाकी के सभी लोग भी वहीं पर होंगे। इसका मतलब यह है कि वहाँ पर हमारे पर अटैक होने का और हमें मारे जाने का खतरा बहुत ज्यादा होने वाला है। मास्टर बाइलू से कहता है तुम्हें बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जितनी भी मॉर्टल एनर्जी थी उस सारी मॉर्टल एनर्जी को आपस में आधा डिवाइड किया है और वहाँ से जितने भी ट्रेजर्स और मैजिक वेपन्स मिले थे वो सभी हमने आपस में बांटे हैं। फिर हम तीनों मिलकर किसी का भी सामना करेंगे तो लगता नहीं है कि हम लोग किसी से भी हारने वाले हैं, हम लोग सामने वाले ओपोनेंट को बड़ी आसानी से हरा देंगे। मास्टर सू से कहता है ये सीक्रेट राम बहुत ज्यादा खतरनाक है, पता नहीं बाकी के सभी लोग कैसा कर रहे होंगे। जुंजी उसकी तरफ देखकर सोच रहा होता है लगता है कि ये अपनी जूनियर मास्टर सिस्टर को लेकर काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि मेरी पिछली लाइफ में ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे लेकिन ये उसको कभी बता नहीं पाया क्योंकि उसकी पहली मौत हो गई थी। उसके बाद इन्हें चलते चलते वहीं पर रात हो जाती है। तो रात के वक्त हमारा जुंजी बैठा
है कल्टीवेट कर रहा होता है। बाइलियान भी वहीं पर बैठा होता है, जबकि हमारे जुंजी को जीथर बजने की आवाज आती है। हमारा जुंजी साइड के ऊपर जाता है, साइड के ऊपर देखता है कि वहाँ पर उसका दोस्त बैठा होता है। यंग मास्टर सू बैठा जीथर बजा रहा होता है। जुंजी उसके पास जाता है और उसे कहता है, सू तुम इतनी रात के वक्त यहाँ पर जीथर क्यों बजा रहे हो? लगता है कि तुम्हें किसी की याद आ रही है, लगता है कि तुम किसी को बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो। तो यंग मास्टर सू से कहता है, नहीं नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वो काफी घबरा जाता है और उसे आगे से बताना नहीं चाहता कि वो यहाँ पर अपनी जूनियर सिस्टर को मिस कर रहा है। तो जुंजी उसे कहता है, ठीक है मैं तुम्हें यहाँ पर एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे जुंजी से कहता है, मेरा एक दोस्त था, मेरे एक दोस्त को एक्ट्रेस के साथ प्यार हो गया जो कि एक ब्रोथल में रहती थी, लेकिन उस लड़के ने कभी भी उस लड़की के साथ अपने प्यार का इजहार कभी नहीं किया। उसके ऊपर बहुत ज्यादा सोशल प्रेशर था क्योंकि वो एक लॉर्ड था, नोबल था। इसी वजह से वो कभी भी एक ब्रोथल की लड़की के साथ शादी नहीं कर सकता था और कभी भी उसके साथ प्यार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने कभी भी उसके सामने ये बात नहीं की। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो एक्ट्रेस मर गई, यानी कि वो ब्रोथल वाली लड़की मर गई और उसके मरने के बाद उसको बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि काश उसने उस लड़की को बता दिया होता कि वो उससे प्यार करता और वो दोनों साथ होते। जुंजी से कहता है, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा देरी होने से पहले तुम्हें ये बात बता देनी चाहिए उस लड़की को जिससे तुम बहुत ज्यादा प्यार करते हो। हमारे जुंजी ने उसे ये वाली बात उसके कान में डाल दिया कि उसे अपनी जूनियर सिस्टर से अपने प्यार का इजहार करना है। इसी के साथ ही वो सोच रहा होता है, क्या ये यहाँ पर मुझसे बात कर रहा है कि मुझे अपनी जूनियर सिस्टर के साथ बात करनी चाहिए, हम दोनों के दरमियान में भी सोशल डिस्टेंस है। जुंजी जाते हुए सोच रहा था, मेरी लास्ट लाइफ में भी इन दोनों के दरमियान में इसी तरह का मसला आया था कि ये दोनों एक दूसरे को अब सोशल प्रेशर की वजह से अपना नहीं पाए थे, की वजह से उस लड़की की मौत हो गई थी। मैं नहीं चाहता कि इस बार भी इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो। के बाद नेक्स्ट सीन में सेंट्रल समिट का ही दिखाया जाता है। ये सभी लोग टेंपल के बाहर पहुंचते हैं। तो सेंट्रल समिट के टेंपल के दरवाजे के बाहर जब पहुंचते हैं तो बाइली रहता है। एंशियंट स्टार सिटी जो तो काफी ज्यादा बड़ा है, इसने बहुत बड़े एरिया को कवर किया हुआ है। बाइलियन कहता है, तो हम लोग इस बड़े सिटी के बाहर तो पहुंच आए हैं, लेकिन मुझे लगता है लोग जो इस टेंपल को ढूंढ रहे हैं वो टेंपल इसी बड़े सिटी के अंदर ही मिलेगा, लेकिन ये सिटी काफी ज्यादा बड़ा होने वाला है, हम लोग इस टेंपल को कहाँ पर ढूंढेंगे? कहता है, चलो फिर ठीक है अंदर चल के एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन अपना ध्यान रखना। ये सभी लोग जैसे वहाँ पर अंदर एंटर होते हैं उसी वक्त एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है। वो सभी लोग कहते हैं ये क्या? तो एक पैलेस है, उनके सामने एक पैलेस होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है और उसके इर्द गिर्द एक फॉर्मेशन एक्टिवेटेड होती है। जुंजी कहता है, लगता है कि वही जो पत्थर के ऊपर उड़ रहा है वो पैलेस वही एक टेंपल है, वो होली टेंपल है। यंग मास्टर सू कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, हम लोगों ने इसे तो बड़ी आसानी से ढूंढ लिया, चलो जल्दी से टेंपल में जाते हैं। तो आगे बढ़ने लगता है, उसी वक्त पीछे से उसके ऊपर अटैक होता है। जुंजी जल्दी से अपनी शील्ड को एक्टिवेट करता है और उनको बचाता है। उनके ऊपर बार बार अटैक हो रहा होता है। वो कहता है, ये क्या हमारे पर तो अटैक हो रहा है? कहता है, यहाँ पर एक किलिंग अरे को बनाया गया है, ये किलिंग अरे काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ पर आना चाहेंगे उन सभी के ऊपर ये किलिंग अरे अटैक करेगी। अगर हमें यहाँ पर अंदर जाना है तो हमें पहले इस रे फॉर्मेशन को ब्रेक करना होगा, पहले इस रे फॉर्मेशन को तोड़ते हैं। जुंजी कहता है, इमॉर्टल स्टार सेक्टर वालों की परफॉर्म फाउंडेशन काफी ज्यादा स्पेशल है, उनकी फाउंडेशन बहुत ज्यादा खास थी, इसी वजह से मुझे लगता है कि उन लोगों के सारे फॉर्मेशन को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि बनाई हुई किलिंग अरे फॉर्मेशन काफी ज्यादा स्पेशल हुआ करती थी। हमें मैप के अंदर कोई गैप ढूंढना होगा ताकि हम लोग इस रे फॉर्मेशन को तोड़ सकें। उसी वक्त बाइली उसे कहता है, जरा सामने देखो, क्या तुम्हें दिखाई दे रहा है? मुझे लगता है कि उस अरे फॉर्मेशन यानी कि उस टेंपल के ऊपर वहाँ पर कोई है जो कि वहाँ पर किसी से फाइट कर रहा है। तो जुंजी भी वो देखकर काफी हैरान होता है। टेंपल की दीवार के ऊपर कोई होता है जिसके ऊपर अटैक कर रहा होता है, तो ये वही लड़की होती है जिससे हमारा यंग मास्टर सू प्यार करता है। ये उसकी लिटिल सिस्टर है, जूनियर सिस्टर है। यहाँ पर जो किलिंग अरे फॉर्मेशन होती है वो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और वो उस अटैक से अपने आप को बचा रही होती है। वो कहते हैं, वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक मैकेनिज्म है, लगता है ये टेंपल की तरफ से एक मैकेनिज्म है, ये एक स्टार फॉर्मेशन है जो कि स्टार्स के साथ कर रही है और साथ साथ उस लड़की के ऊपर अटैक कर रही है और साथ हमारे पर भी अटैक कर रही है। देखते यंग मास्टर सू चिल्लाकर कहता है, ये तो मेरी स्कारलेट है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे पहुंची? स्कारलेट को चोट लगती है तो इस बात से वो और भी ज्यादा घबरा जाता है। स्कारलेट के पाँव के ऊपर चोट लगती है जिससे वो वहीं पर ऊपर गिर जाती है। मास्टर सू कहता है, हम लोग क्या करें, वो बहुत ज्यादा खतरे में, मुझे उसकी मदद करने के लिए जाना पड़ेगा। तुम्हारा जुंजी से कहता है, फिलहाल के लिए तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते, स्टार किलिंग फॉर्मेशन की पावर बहुत ज्यादा है, अगर तुम वहाँ पर जाओगे तो तुम भी मारे जाओगे। हम लोग इस अरे फॉर्मेशन को इतनी आसानी से तोड़ भी नहीं पाएंगे, मुझे लगता है कि कम से कम 3 घंटे लगेंगे इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ने में। यंग मास्टर सू सोच रहा होता है, स्कारलेट के पास जितने भी ट्रम्प कार्ड्स थे उसने वो सारे के सारे यूज कर दिया और उसकी सांस से तो लगता है कि उसकी सांसें उखड़ चुकी हैं और वो और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज नहीं कर पाएगी। जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ताकि मैं जाकर उसको बचा सकूं। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो मैं स्कारलेट को खो दूंगा और मैं कभी उसको बता भी नहीं पाऊंगा। इसी के साथ स्कारलेट के ऊपर और ज्यादा अटैक होता है। स्कारलेट उड़ती हुई ग्राउंड के ऊपर आकर गिरती है, इसके साथ और ज्यादा अटैक हो रही होती है। वो सोच रही होती है, क्या वाकई में मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ? आंखें बंद कर लेती है और कहती है, तो लगता है कि आज यहाँ पर मैं मरने वाली हूँ। साथ ही वो सोच रही होती है, जब से मैं इस सीक्रेट रूम के अंदर इंटर हुई हूँ, इंटर होने के बाद से मैंने अपने सीनियर ब्रदर को नहीं देखा। यंग मास्टर सू पता नहीं कहाँ पर होगा। जैसे ही उसके ऊपर वो अटैक लगने लगता है उसी वक्त यंग मास्टर सू अपने जीथर को बचाता है और तरंगों के साथ उस अटैक को वहाँ पर ब्लॉक कर लेता है। ये देखकर वो बहुत जल्दी से पहचान जाती है और कहती है, ये तो उसके जीथर की आवाज है। वो कहती है, ये तो जैचरी है, वो कहाँ पर है? वो साइड के ऊपर खड़ा होता है। इसी के साथ ही यंग मास्टर सू को हमारे जुंजी की बातें फिर से याद आती हैं कि उसने कहा था कि होटल के अंदर एक लड़की के साथ एक लड़के को प्यार हो जाता है जो कि एक नोबल फैमिली से होता है, लेकिन वो कभी भी उसके साथ अपने प्यार को कन्फेस नहीं कर पाता अपने सोशल डिस्टेंस की वजह से। है कि वो मुझे यहाँ पर ये बात समझाना चाहता था कि मेरे पास अभी भी वक्त है, अभी देर नहीं हुई, मुझे अपने प्यार को स्कारलेट के साथ इजहार कर देना चाहिए, मुझे बता देना चाहिए कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। यंग मास्टर सू कहता है, स्कारलेट मेरा इंतजार करना, मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तो बाइली जुंजी से कहता है, मिस्टर सू ने अपने जीथर की पावर के साथ इस अरे फॉर्मेशन के अंदर एक खलल डाल दिया है जिसकी वजह से वो अनबैलेंस हो गई है। जुंजी कहता है, हाँ बिल्कुल ठीक कहा, हम लोग यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं कर
सकते। इसने अपनी लाइफ को रिस्क में डाला उस लड़की को बचाने के लिए और सरेफ फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए। तो हम भी यहाँ पर सरेफ फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। चलो दोनों मिलकर करते हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 201 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 202 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर सू अपने जीतर के साथ उस बड़ी सी किलिंग अरे फॉर्मेशन के अंदर खलल डालता है, जिसकी वजह से उसके अंदर कोई गैप आ जाता है। मास्टर बायली और स्वर्ड मास्टर लूजन वो दोनों ही कहते हैं हमारे पास अभी एक मौका है, हमें इस मौके को गंवाना नहीं चाहिए। चलो जल्दी से परफॉर्म करते हैं और इसको जहाँ पर हरा देते हैं, सरे फॉर्मेशन को तोड़ देते हैं। दोनों ही जल्दी से अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से इसको कट करते हैं और इसके अंदर से एक पाथ क्रिएट करते हैं ताकि हम लोग आगे निकल सके। ऐसे वो लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आसमान के ऊपर जो स्टार्स होते हैं वो उनके ऊपर एनर्जी बरसाते हैं। एनर्जी बीम्स उनके ऊपर पड़ी होती है क्योंकि ये एक स्टार किलिंग इन्फॉर्मेशन होती है, तो हर स्टार उनके ऊपर अटैक कर रहा होता है। मास्टर बायली अपने आप को बचा रहा था और कहता है इन स्टार्स ने फिर से अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया है कि हम लोग इन स्टार्स की पोजीशन को कभी नहीं पकड़ पाएंगे। से कहता है तुम्हें बस आगे बढ़ते जाना है, कभी तो हम लोग इन स्टार की पोजीशन को पकड़ पाएंगे और उसके बाद इनके अंदर हम लोग कट डाल पाएंगे। अगर हमने स्टार की पोजीशन के दरमियान में कट डाल दिया तो हम लोग इस अरे फॉर्मेशन को तोड़ देंगे। साथ ही वो हमारे यंग मास्टर सू से भी कह रहे होते हैं यंग मास्टर सू तुम्हें जीथर को बचाते रहना होगा, अगर तुम इसको बचाते रहोगे तो अरे फॉर्मेशन इम्बैलेंस रहेगी, जिससे हमें यहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा। स्कारलेट भी चिल्लाकर उसे कहती है यंग मास्टर सू तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारे पास जो स्पेशल वेपन है, हालांकि ये एक किंग लेवल का वेपन है ये जीथर, लेकिन तुम इसको बचाकर ज्यादा देर तक अपने आप को बचा नहीं पाओगे, तुम ज्यादा देर तक इस रे फॉर्मेशन का मुकाबला नहीं कर पाओगे। रे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मास्टर सू से कहता है स्कारलेट मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहूंगा। इसके साथ ही फिर से वो स्टार रे किलिंग फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करने के लिए एक एनर्जी बीम को उसकी तरफ भेजती है। मास्टर सू कहता है तुम्हें बचना होगा। वो साथ ही अपनी एनर्जी को यूज करते हुए वो अपनी शील्ड को उसकी तरफ मूव करता है ताकि उसको बचा सके। उसकी शील्ड सीधी जाकर स्कारलेट के सामने लगती है और उसकी स्कारलेट के सामने उस शील्ड की वजह से तो उस एनर्जी अटैक के साथ बच जाती है, लेकिन अब क्योंकि शील्ड उसने उस तरफ भेज दिया इसी वजह से यंग मास्टर सू के सामने कोई भी शील्ड नहीं होती। कार के अंदर से निकलने वाली एनर्जी सीधी उसकी बॉडी के साथ टकराती है और उसकी बॉडी को पियर्स कर देती है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाता है और वहीं पर नीचे गिर जाता है। स्कारलेट जो कि टेंपल के ऊपर होती है वो वहीं से नीचे की तरफ देख रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है और उसे कहती है प्लीज अपना ध्यान रखो, ऐसा मत करो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। वैसे भी मैं काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी हूँ, मैं बचूंगी नहीं, अगर तुम मुझे उठाकर फिरते रहोगे तो फिर तुम्हारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। वो उसे कहता है नहीं मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगा, कभी भी मेरे पर एक बोझ नहीं थी और आज भी तुम मेरे साथ बोझ नहीं हो, अगर तुम यहाँ पर मरने वाली हो तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा। मुझे अकेले जिंदा रहने का कोई भी शौक नहीं है। तुझे बात सुनने के बाद स्कारलेट रोना शुरू कर देती है। इसी के साथ ही बायली का सीन दिखाते हैं, वो अभी भी उस स्टार्स की पोजीशन को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है। वो आगे की तरफ बढ़ आता है और जुंजी से कहता है उसने फिर से अपनी पोजीशन को चेंज किया है। जुंजी कहता है तुम्हें बस आगे बढ़ते रहना है। फिर फाइनली जहाँ पर उन्हें एक मौका मिल जाता है जहाँ पर वो स्टार्स की पोजीशन को लोकेट कर लेते हैं, तो हमारे जुंजी बायली से कहता है चलो यहाँ पर दोनों मिलकर एक साथ करते हैं और 3 तक गिनती गिनने के बाद वो दोनों एक साथ अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए सामने की तरफ एक पावरफुल स्लैश लगाते हैं। ये पावरफुल स्लैश इतनी पावरफुल होती है कि वो स्टार की पोजीशन को कट करती है, जिसकी वजह से वो सरे फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट कर देते हैं। जुंजी कहता है तुम दोनों में से आज यहाँ पर किसी को भी मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम दोनों तुम्हारे साथ हैं। वो यंग मास्टर सू से भी कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, जबकि स्कारलेट वहाँ पर शर्माना शुरू कर देती है क्योंकि अब तो उनकी जान बच चुकी है और उसने जहाँ पर जो कुछ भी कहा था कि वो अकेले नहीं रह सकता, तो इस बात से वो शर्मा रही होती है। हमारा जुंजी कहता है ये टेंपल तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, हम सभी लोग मिलकर भी सरे फॉर्मेशन को तोड़कर टेंपल तक जा नहीं पा रहे थे। यंग मिस सू वहाँ पर अकेली कैसे पहुंच गई होगी, यानी स्कारलेट वहाँ पर अकेली कैसे पहुंची, अब तो ये तो वही बता सकती है। सभी लोग उस टेंपल के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पर जाने के बाद हमारा जुंजी वहाँ पर पहला सवाल यही पूछता है कि तुम यहाँ पर एंशियंट स्टार सिटी में क्या खा रही हो और तुम्हें इस टेंपल के बारे में कैसे पता चला। उसे कहती है ये काफी लंबी स्टोरी है। अच्छा ठीक है मैं तुम्हें सारी स्टोरी बताती हूँ। उसे कहती है रास्ते में ल्यूसी मिली थी, ल्यूसी के बाद मुझे यंग मास्टर गू मिला था। यंग मास्टर गू और ल्यूसी वो दोनों इसी तरफ आगे बढ़ रहे थे और मैं भी उनके साथ साथ ही यहाँ पर चली आई। यंग मास्टर गू के पास एक स्क्रॉल था जिसके ऊपर उसके बारे में काफी कुछ सीक्रेट्स लिखे हुए थे, इस एंशियंट सिटी के बारे में और साथ में इस टेंपल के बारे में। वो हमें अपने साथ यहाँ पर लेकर आया था और हम दोनों भी उसके साथ साथ ही थे। लोग यहाँ पर इस टेंपल के बाहर आकर रुके हुए थे क्योंकि हम लोग इस रे फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते थे। कहती है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला, हम तीनों मिलकर भी इस रे फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाएंगे, हम लोग कैसे अंदर जा पाएंगे। स्कारलेट उनसे कहती है तो फिर बताओ कि हमें क्या करना है, क्या हम लोग यहाँ पर बस बाहर बैठे रहेंगे। तो सभी लोग वहीं पर इंतजार करते हैं, वहीं पर उन्हें रात हो जाती है। वो लोग कहते हैं रात के वक्त अचानक हमने देखा, हमें वहाँ पर एक रे फॉर्मेशन, हमें वहाँ पर कुछ दिखाई दिया, हमें वहाँ पर एक एनर्जी बीम दिखाई दी। एनर्जी बीम के साथ ही वहाँ पर जितने भी स्टार्स थे इस रे फॉर्मेशन के वो सारे के सारे आइस क्रिस्टल बन गए। आइस क्रिस्टल बनने के साथ ही उस रे फॉर्मेशन के अंदर एक गैप ओपन हुआ और उस गैप के साथ उसके अंदर चला गया। ये बात सुनते ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या वाकई में वहाँ पर पूरे के पूरे स्टार्स को किसी ने फ्रीज कर दिया था, यानी रे फॉर्मेशन को किसी ने फ्रीज कर दिया। स्कारलेट उसे कहती है हाँ वहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, रे फॉर्मेशन को किसी ने बर्फ में जमा दिया जिसकी वजह से रे फॉर्मेशन थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर दिया। हम सभी लोगों ने इस मौके का फायदा उठाया और इस गैप से अंदर की तरफ चले गए। जैसे हम लोग उस टेंपल के सेंटर तक पहुंचे वहाँ पर जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघल गई और उसके पिघलने के साथ ही फॉर्मेशन दोबारा से एक्टिवेट
एक्टिवेट हो गई। फॉर्मेशन के एक्टिवेट होने के साथ ही हम लोग सेपरेट हो गए। ल्यूसी और उसके साथ साथ यंग मास्टर गु वो दोनों टेंपल के अंदर चले गए, जबकि मैं फॉर्मेशन के बाहर रह गई। मुझे नहीं पता कि वो सभी लोग कहाँ पर हैं। हमारा जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा था, इस एंशियंट स्टार सीक्रेट राम में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो कि आइस पावर को यूज कर सकते हैं। तो मेरी ल्यू जियांग है, दूसरी जी कियान हान है। सिर्फ और सिर्फ वही दोनों है जो 9 फ्रोजन पैलेस से आई हैं और आइस पावर को कंट्रोल कर सकती हैं। लेकिन अगर कोई यहाँ पर पूरी फॉर्मेशन को फ्रीज कर सकता है तो वो सिर्फ ल्यू जियांग ही है। स्वर्ण मास्टर बाइली कहता है, लगता है कि कोई हमसे पहले इस टेंपल के अंदर पहुंच चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, क्या हमें उनके पीछे जाना चाहिए। एक सीन हमें टेंपल के अंदर का दिखाते हैं जहाँ पर स्टार होली टेंपल में सामने एक स्टैचू होता है। तो जी कियान हान उस स्टैचू के सामने जाकर खड़ी होती है और कहती है, मेरे पास एक सोल कंट्रोलिंग स्टोन है जिसने मुझे यहाँ की लोकेशन के बारे में बताया है। इसने बताया कि मुझे यहाँ पर आना है और ये स्टैचू के पास आना है। यहाँ पर जो रे फॉर्मेशन थी उसकी एनर्जी डिसअपियर हो चुकी है। लगता है कि अब मेरे लिए काफी आसान हो चुका है इस टेंपल को ओपन करना। लगता है कि इस स्टैचू के अंदर वो सीक्रेट छुपा हुआ है जिस सीक्रेट को मैं ढूंढ रही हूँ। वो स्टैचू के सामने खड़ी होती है। उसी वक्त ल्यूसी और उसके साथ साथ यंग मास्टर गु पहुंच जाते हैं। वो उसे कहते हैं, यहीं पर रुक जाओ, हम लोगों ने पहले स्टैचू को ढूंढा था और इस टेंपल को ढूंढा था। जैसे हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी है वो सारा खजाना हम लोग लेने वाले हैं। तुम यहाँ पर इसको तोड़कर आई हो, इसी वजह से तुम यहाँ से कुछ भी लेकर नहीं जा सकती। तुम हमसे ये सब कुछ चुराना चाहती हो। कियान हान अपनी पावर्स को रिलीज करती है और उसे कहती है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सीक्रेट राम में जो कुछ भी है वो सब कुछ तुम्हारा है या फिर किसी का भी है? यहाँ पर जितना कुछ भी रखा हुआ है उसका कोई भी ओनर नहीं है। कोई भी इस खजाने को ले सकता है, बस उसके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो इस खजाने को ले सके। यंग मास्टर गु भी उसे कहता है, अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो फिर कोशिश करके देख लो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगी? इसी के साथ ही उसकी आंखें चमकना शुरू हो जाती हैं और वो अपनी मास्टर स्पिरिट को रिलीज करता है। अपनी पावर्स को रिलीज करने के बाद वो जी कियान हान के साथ फायर करने लगा है, जबकि दूसरी तरफ ल्यूसी भी अपनी पावर्स को रिलीज करती है। उसके पास सर्च वाटर पावर होती है, वो उसके साथ उसके ऊपर अटैक करने लगी है। कियान हान अकेली होती है, वो अपनी पावर्स को सामने की तरफ करते हुए आइस क्रिस्टल्स के साथ उनको सील करने की कोशिश करती है। ये लोग यहाँ पर फाइट कर रहे होते हैं, जबकि दूसरी तरफ हमारा जुंजी अपनी टीम के साथ ऊपर की तरफ आ रहा होता है इस एंशिएंट टेंपल की तरफ। मास्टर सू कहता है, हम लोग काफी अंदर तक आ चुके हैं लेकिन अभी तक हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं देखा, हमें कुछ भी नहीं मिला। बाइलियन कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी गलत जगह के ऊपर आ गए हैं। उसी वक्त उन्हें एनर्जी महसूस होती है। जुंजी कहता है, मुझे लगता है कि मुझे काफी पावरफुल एनर्जी भी महसूस हुई है और यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी महसूस हो रही है कि सामने की तरफ कोई है जो कि फाइट कर रहा है। वहाँ पर किसी की फाइट चल रही है, चलो वहाँ पर चलकर देखते हैं। जुंजी को लगता है शायद वहाँ पर ल्यू जियांग है। जुंजी उन लोगों से कहता है, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ। बाइलियन से कहता है, हम लोग भी तुम्हारे साथ जाएंगे, लेकिन जरा रुको, हम लोग ऐसे वहाँ पर नहीं जा सकते। तो नेक्स्ट सीन में फिर से फाइट का ही दिखाया जाता है। अपनी अपनी पावर्स का शो ऑफ करने के बाद कियान हान ने वहाँ पर आइस की एक बड़ी सी वॉल बना दी होती है। जी कियान हान यंग मास्टर गु से कहती है, क्या तुम बस इतना ही कर सकती हो? मुझे तो लगा था कि तुम इससे ज्यादा कर पाओगे। मास्टर गु से कहता है, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि मैंने बस इतना ही किया है? इसी के साथ ही वो कहती है, इस बात का क्या मतलब है? जी कियान हान के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। कहती है, तुमने यहाँ पर मेरे साथ क्या किया है? मास्टर गु से कहता है, लगता है कि तुम इस बात से काफी ज्यादा कंफ्यूज हो चुकी हो। चलो फिर ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पर ये बात समझाता हूँ। पास एक ऐसी मार्शल स्पिरिट है जिसको हम लोग एंशिएंट नीदर पीपल कहते हैं। मेरे पास जो स्पेशल मार्शल स्पिरिट है वो अंडरवर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर सकती है और उसके साथ मैं एक ऐसी अंडरवर्ल्ड कर्स को कास्ट कर सकता हूँ जिसकी मदद से मैं तुम्हारी मार्शल स्पिरिट की पावर को कम कर सकता हूँ। जितना ज्यादा तुम मेरे पर अटैक करोगी उतना ज्यादा तुम्हारी पावर्स रिड्यूस होती जाएंगी। इसका मतलब यह है कि तुम्हारी पावर्स मेरे सामने बिल्कुल बेकार हैं। इसी के साथ उसकी जो आइस वॉल होती है वो टूटना शुरू हो जाती है और उसके अंदर से आइस क्रिस्टल जो होते हैं उसके ऊपर गिरना स्टार्ट होते हैं। जी कियान हान जहाँ पर यंग मास्टर गु से हार जाती है। हारने के बाद यंग मास्टर गु ल्यूसी से कहता है, जाओ जाकर इसको मार डालो। ल्यूसी यंग मास्टर गु की बात सुनने के बाद अभी वहीं पर खड़ी होती है कि उसी वक्त जुंजी वहाँ पर पहुंच जाता है। जुंजी अपनी तलवार को घुमाते हुए उन आइस क्रिस्टल्स के जो नीचे की तरफ गिर रहे होते हैं जी कियान हान के ऊपर, उनसे उसको बचा लेता है। तो जी कियान हान भी साइड के ऊपर देखती है और कहती है, जी क्या ये कौन है जिसने मुझे बचा लिया? हमारे जुंजी को देखकर पहुंचता हैरान होती है, जबकि हमारा जुंजी वहाँ पर सोच रहा होता है, जी कियान हान अभी मर नहीं सकती। जी कियान हान से मुझे भी बहुत कुछ जानना है। मुझे इससे ये जानना है कि ल्यू जियांग के साथ इन लोगों ने क्या किया है। इसको फिलहाल के लिए जिंदा रखने वाला हूँ। ल्यू जियांग की बॉडी के अंदर जो क्रिस्टल है जो इसको कंट्रोल करता है, मुझे लगता है कि मैं इसकी मदद से उसको निकलवा सकता हूँ। जबकि जी कियान हान भी यहाँ पर यही सोच रही होती है, क्या इस बंदे को मुझसे क्या चाहिए? तो वेंजियान सेक्टर का एक स्वर्ड मास्टर है, फिर ये यहाँ पर मेरी मदद क्यों कर रहा है? ल्यूसी हमारे जुंजी को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं इसको काफी देर के बाद देख रही हूँ और ये अभी तक जिंदा है, मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। यंग मास्टर गु हमारे जुंजी से कहता है, मास्टर क्लाउड आपको पता होना चाहिए कि 9 फ्रोजन पैलेस वालों के और हमारे दरमियान में एक पर्सनल फाइट चल रही है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर पर्सनल मैटर को निपटा रहा हूँ। यहाँ पर बीच में आकर जी कियान हान को बचा नहीं सकते हैं। आप ऐसा करेंगे तो इस बात का मतलब यह है कि आप हमारे एंशिएंट स्टार सेक्टर के खिलाफ जा रहे हैं। जुंजी से कहता है, मुझे तुमसे ये बात एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं और ना ही तुम्हें ये बात बताने की जरूरत है कि मैं किसको मारना चाहता हूँ और मैं किसको बचाना चाहता हूँ। यंग मास्टर गु से कहता है, मैं यहाँ पर जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे ट्रेजर्स को गिव अप नहीं करने वाला, क्योंकि ये ट्रेजर्स मैं ही यहाँ से लेकर जाने वाला हूँ। फिर इस बात का मतलब यही है कि हम दोनों को यहाँ पर आपस में फाइट करने पड़ेगी। जी कियान हान भी उठकर खड़ी हो जाती है। हमारे जुंजी से कहती है, मेरी किस्मत खराब है जो यहाँ पर मैं इसके हत्थे चढ़ गई और इसके पास तो काफी ज्यादा स्पेशल पावर्स हैं और तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम इसको हरा पाओगे। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है, इस बात का क्या मतलब है कि मैं इसको हरा नहीं पाऊंगा? जी कियान हान हमारे जुंजी को बताती है कि इसके पास एक बहुत ही स्ट्रेंज मार्शल स्पिरिट है। वो स्ट्रेंज मार्शल स्पिरिट जब तुम्हें टारगेट करती है तो तुम्हारी पावर्स तकरीबन 30% तक कम हो जाती है। इतना ज्यादा तुम इसके ऊपर अटैक करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी पावर्स कम होती जाएंगी। जुंजी से कहता है, क्या बस इतना ही? वजह से शायद तुम इससे हार गई, क्योंकि इसके पास एक
स्पेशल मार्शल स्पिरिट है, पर तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इससे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो हमारा जुंजी अपने पास से अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है, साथ ही एनर्जी को रिलीज करता है, जबकि दूसरी तरफ से मास्टर गू भी अपने पास से एक स्पेशल ट्रेजर को निकालता है और एनर्जी को रिलीज करता है। दोनों अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज कर रहे होते हैं। दोनों की एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है। जब दोनों की एनर्जी टकराती है, मास्टर गू पीछे की तरफ गिर जाता है और कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यान हान भी ये देखकर काफी हैरान होती है और कहती है ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मुझे लगा ये हार जाएगा। इसके साथ ही यान हान चलाकर माया जुंजी से कहती है प्लीज बचो। तुम्हारा जुंजी वहाँ पर सामने खड़ा होता है, जबकि उसी वक्त यंग मास्टर गू कहता है अब इसे यहाँ पर इस बारे में रिमाइंड करवाने का क्या फायदा, क्योंकि मैंने इसे टारगेट कर लिया है, इसको भी मैं टारगेट कर लेता हूँ, वो मेरे हाथों से बच नहीं सकता, वो मेरे नेदर कर्स से नहीं बचता। उसे भी चलाकर कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, जबकि हमारे जुंजी के ऊपर कोई भी असर नहीं होता। जुंजी से कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो उसके कर्स वाले अटैक का भी हमारे जुंजी के ऊपर असर नहीं होता। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 202 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि यहाँ पर एंशिएंट टेंपल के अंदर इन्हें कौन सा खजाना मिलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ग किंग के एपिसोड 203 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुंजी के ऊपर यंग मास्टर गू के अटैक का बिल्कुल भी असर नहीं होता, हालांकि वो एक ब्लड कर्स अटैक होता है जिसकी वजह से पहले जिकियान हान उससे हार गई थी। जुंजी से कहता है मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मैं यहाँ पर तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। साथ ही हमारा जुंजी सोच रहा होता है मुझे यंग मास्टर गू से बदला लेना है, क्योंकि इसके फादर ने मेरी मदर को बहुत ज्यादा तकलीफ दिया है। ये भी वहीं पर था, यानी कि उस फैलन अबिस के पास जहाँ पर मेरी मदर को तकलीफ दी जा रही थी। मतलब यह है कि इसने भी वहाँ पर इसमें कुछ ना कुछ तो हिस्सा डाला होगा, तो इसी वजह से अब इसे भी सजा मिलेगी। मास्टर गू काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो महाशुंजी आगे की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। महाशुंजी कहता है मेरे पास इसको मारने की एक और बड़ी वजह है, और वो ये है कि ये मेरे ल्यूजियांग को मारना चाहता है। ये सीक्रेट राइम के अंदर एंटर हुआ है, तब से लेकर अभी तक ल्यूजियांग का पीछा कर रहा है ताकि ये ल्यूजियांग को मार सके, इसलिए मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ सकता। अगर इसे जिंदा छोड़ दिया तो ये ल्यूजियांग को मार सकता है। शुंजी उसके सामने खड़ा आ जाता है और उसे कहता है अब मैं यहाँ पर तुम्हें मारने वाला हूँ। जैसे ही उसे मारने लगता है उसी वक्त ल्यूसी भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है प्लीज रुक जाओ, इसे मत मारो, इसे इस तरह नहीं मार सकते। शुंजी ल्यूसी की वजह से वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से यंग मास्टर गू को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। तो यंग मास्टर वो वहाँ से जल्दी से जंप करते हुए एक पत्थर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है, यानी उस स्टैचू के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। यंग मास्टर को स्टैचू के ऊपर खड़े होने के बाद माया जुंजी से कहता है क्या तुम्हारे पास वाकई में ऐसी एबिलिटीज हैं कि तुम मुझे मार सको। इसी के साथ ही वो स्टैचू के सर पर एक जबरदस्त पंच मारता है। जब वो स्टैचू के सर पर पंच मारता है तो वो स्टैचू टूट जाता है, उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। स्टैचू के टूटने के साथ ही वहाँ पर से काफी सारी जबरदस्त किस्म की रेड कलर की एनर्जी निकलना स्टार्ट होती है। माया जुंजी भी इसे देखकर काफी हैरान होता है और कहता है यहाँ पर तो बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकल रही है। जिकियान हान भी काफी ज्यादा हैरान होती है। वो उसे कहती है यंग मास्टर गू तुमने यहाँ पर क्या किया है, किम तुमने क्या किया। टीम आगे से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तुम लोगों को क्या लगा था कि तुम लोग यहाँ पर इस टेंपल में पहुंच आए हो, तुम लोग अभी भी यहाँ पर टेंपल से बहुत ज्यादा दूर हो, क्योंकि अगर यहाँ पर हम बात की जाए लोग अभी स्टार होली टेंपल में नहीं बल्कि एक अकेडमी में हैं। तो ल्यूसी से कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, ये बात तुम्ही ने तो हमें बताई थी। तुम्हारे पास जो एंशिएंट बुक रैकेट था उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यही होली स्टार टेंपल है और हम लोग सही जगह के ऊपर आए हो, यहाँ पर जो स्टैचू है उसकी चाबी होने वाली है। तुमने स्टैचू को तोड़ दिया है। हमारा यंग मास्टर गू अपने पास स्क्रॉल को निकालता है और उसे कहता है मैंने स्क्रॉल के ऊपर से जो हिस्सा तुम्हें बताने वाला था वो बताया ही नहीं, बल्कि मैंने उसमें अपने पास से कुछ ऐड कर लिया था। तुमने और स्कारलेट ने, तुम दोनों मेरे साथ ही, लेकिन मैंने तुम्हें वो बात नहीं बताई थी। इसके साथ ही वो पेज को बाहर निकालता है और उसे कहता है तो इस एंशिएंट बुक के मुताबिक स्टार टेंपल जो है जिसे तुम इस वक्त ढूंढ रहे हो वो इस अकेडमी के नीचे है। जहाँ पर जो स्टैचू था वो स्टैचू इसकी ओपनिंग थी। अगर तुम उस स्टैचू के साथ कुछ ना कुछ ऐसा करते हो, उसके साथ कुछ चाबी लगाते हो, तो उसके बाद ही उस टेंपल की ओपनिंग को ओपन किया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसको बाय फोर्स ओपन करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर एक धमाका होगा, साथ यहाँ पर बहुत ही पावरफुल फोर्स रिलीज होगी। आसमान में तुम्हें जितने भी सितारे दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे सितारे ऊपर से नीचे गिर जाएंगे और इसी के साथ ही तुम्हारी मौत होने वाली है, क्योंकि ये सारे तुम्हारे पर गिरने वाले हैं। स्टैचू को फोर्सफुली तोड़ने के साथ ही आसमान के ऊपर से तारे गिरना शुरू हो जाते हैं। तो यंग मास्टर गून से कहता है तो आज तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं, और मैं जबकि यहाँ पर मरने वाला हूँ तो फिर मैं तुम सभी लोगों को भी अपने साथ ही लेकर मरूंगा। जिकियान हान भी वहाँ से भागना स्टार्ट करती है और कहती है ये बंदा तो बिल्कुल पागल है, इसने यहाँ पर हमें भी अपने साथ साथ ही मरवा दिया है। इसी के साथ ही जैसे वहाँ से भागकर जा रही होती है नीचे के ग्राउंड का पत्थर टूटता है और वो अंदर गिर की तरफ गिर जाती है। वो नीचे की तरफ गिर रही होती है और ऊपर की तरफ इशारा कर रही होती है कि वो उसको बचा ले। जुंजी उसको नीचे गिरता हुआ देखता है और कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, मुझे जिकियान हान को मरने से बचाना होगा, ये इस तरह मार नहीं सकती। इसके साथ ही वो भी उस अबिस के अंदर जंप लगा देता है। वो कहता है मुझे इसे बचाना है, जबकि ल्यूसी उसे कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम उसके पीछे क्यों जा रहे हो, तो उसके साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है। हमारा जुंजी वहाँ से गिरते हुए उससे कहता है ल्यूसी मैं चाहता हूँ कि तुम जहाँ से बाहर निकलो, तुम्हें वहाँ पर स्वर्ड मास्टर बाइली और उसके साथ यंग मास्टर सू मिलेंगे, वो लोग वहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए उसको बचाने के लिए यहाँ पर जाना पड़ेगा, मैं जिकियान हान को मरने नहीं दे सकता। और वो वहाँ पर उस अबिस के अंदर गिर जाता है। तो अबिस
जिसके अंदर गिरते हुए काफी सारे स्टार्स उसके ऊपर गिर रहे होते हैं, काफी सारे पत्थर गिर रहे होते हैं। तो उन पत्थरों से अवॉइड करते हुए वो जी कियान हान की तरफ आगे बढ़ रहा था ताकि उसे बचा सके। जी कियान हान जो कि ऊपर से नीचे की तरफ गिरी होती है, वो फिर से यहाँ पर यही सोच रही होती है क्या मैं यहाँ पर मरने वाली हूँ, लगता तो नहीं है कि अब मैं यहाँ से बच पाऊंगी। उसी वक्त एक बड़ा सा पत्थर उसके ऊपर गिरने वाला होता है। पत्थर का साइज काफी ज्यादा बड़ा होता है। जी कियान हान को लगता है कि अब उस पत्थर के नीचे दबकर मर जाएगी। उसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर पीछे से निकलता है और उस पत्थर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, पत्थर को तोड़ देता है। उस पत्थर को तोड़ने के बाद जी कियान हान को कैच कर लेता है। जी कियान हान उसे देखकर और भी हैरान होती है और कहती है तो तुम हो, लेकिन फिर भी तुमने यहाँ पर दोबारा मेरी जान बचा ली, तुम मुझे बचाना क्यों चाहते हो। जुंजी उसे कहता है मुझे कसकर पकड़ना, क्योंकि हमें अभी आगे बहुत सारा सफर तय करना है और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं। वो उसे कसकर पकड़ लेती है, जबकि हमारा जुंजी इन पत्थरों को तोड़ते हुए उनको अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता जाता है। पर रास्ते में उसे काफी सारी एनर्जी दिखाई देती है। वो उसे कहती है जो तो बहुत ही बुरा है, लगता है कि अब हमारे पर बहुत ही पावरफुल अटैक हुआ, हम इस एनर्जी अटैक से बच नहीं पाएंगे। हमारा जुंजी उसको उठाकर पीछे की तरफ कर देता है और अपनी तलवार को सामने की तरफ करते हुए उस एनर्जी अटैक को ब्लॉक करता है। तुम्हारा जुंजी उस अटैक को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन वो काफी जख्मी हो जाता है। तो जी कियान अभी भी से पूछ रही होती है तुम ये सब कुछ कर क्यों रहे हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो दोनों उसी लाइट की तरफ आगे बढ़ते हैं। वहाँ से सामने उन्हें शायद कोई एग्जिट दिखाई दे रहा था जो कि एक पोर्टल की तरह होता है। हमारा जुंजी उसे कहता है, जुंजी कहता है जब मैंने यहाँ पर स्टार लाइट एनर्जी को अपने हाथों से टच किया था तब मुझे यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी स्पिरिचुअल पावर महसूस हुई थी। मैं यहाँ पर करेक्टली महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे लगता है कि ये वाली स्टार लाइट मेरी मदद कर सकती है होली टेंपल में एंटर होने में। हमारा जुंजी उसी लाइट की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो उस लाइट की तरफ आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पर पोर्टल का रास्ता मिल जाता है, जिस पोर्टल के रास्ते को पार करने के बाद वो दूसरी राम में पहुंच जाता है। जुंजी सीक्रेट राम में एक और सीक्रेट राम के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो होली टेंपल होने वाला है। ये कहता है तो फाइनली मैं यहाँ पर आ ही गया। जी कियान हान उसे कहती है क्या वाकई में हम लोग स्टार होली टेंपल में पहुंच आए हैं। जुंजी उसे कहता है हाँ मुझे लगता है कि हम लोग वाकई में रियल वाले स्टार होली टेंपल में पहुंच आए। इसी के साथ ही हमारा जुंजी वहीं पर नीचे गिरता है। जी कियान हान उसे उठाती है, उसे वहीं पर नीचे लिटा देती है। तो जुंजी यहाँ पर बेहोश हो चुका है। जी कियान हान उसके पास ही बैठी होती है और उसे कहती है मेरा तो इस लड़के के साथ कोई ताल्लुक भी नहीं है, फिर इस लड़के ने मेरी जान क्यों बचाई, वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। इस लड़के ने 2 बार मेरी जान बचाई है। जी कियान हान कहती है अगर मैंने इसको यहीं पर छोड़ दिया तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही जल्दी मर जाएगा, ये बच नहीं पाएगा। लेकिन मैं इसको यहाँ पर बचाना भी नहीं चाहती, क्योंकि इस टेंपल के जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे मेरे हैं, क्योंकि मैं 9 फ्रोजन पैलेस की तरफ से इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ ताकि सारे ट्रेजर्स को ले सकूं। मैं जुंजी जब उसके चेहरे की तरफ देख रहा था तो उसे अपनी एबी याद आ रही होती है, यानी ल्यूजियांग याद आ रही होती है। तो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसकी वजह से जी कियान हान बहुत सा हैरान होती है और शर्मा भी रही होती है। जुंजी उसे कहता है यहाँ पर मुझे तुम्हारा प्यार मिल जाए तो मुझे इसके अलावा और क्या चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में कोई पछतावा नहीं होगा, फिर मैं आराम से यहाँ पर मर सकता हूँ। तब तुम सेफ हो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल सेफ रहो, सुरक्षित रहो। बात सुनने के बाद जी कियान हान और भी ज्यादा हैरान होती है और शर्म से लाल हो जाती है। वो कहती है क्या तुमने अभी मुझसे क्या कहा, और साथ ही वो सोच रही होती है क्या ये लड़का मुझे पसंद करता है। इसके साथ उसे याद आता है कि उनकी जो सेक्टर की पैट्रियार्च थी उसने कहा था कि तुम सभी डिसाइपल्स को 9 फ्रोजन टेक्निक को मास्टर करना होगा और आइस टेक्निक्स को सीखने के लिए तुम्हें किसी भी मर्द से दूर रहना होगा, कभी कोई मर्द तुम्हें छू ना पाए, ताकि तुम सभी लोग अपनी इमोशनल डिजायर्स को अपने पास से कट ऑफ कर सको। जी कियान हान कहती है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। माई सेक्टर पैट्रियार्च ने मुझे जैसा बताया था, उसने कहा था कि मर्दों के करीब नहीं जाना, तो मुझे आज पता चल रहा है कि मर्दों के करीब जाने से क्या होता है। मेरा हार्ट बहुत ही तेजी के साथ बीट कर रहा है कि यही वो डिवाइन रेट्रिब्यूशन है जिसके बारे में हमारी पैट्रियार्च ने बात की थी, इसी वजह से हमें लड़कों से दूर रहने का कहा गया है। इसी के साथ ही हमारा जुंजी फिर से वहाँ पर बेहोश हो जाता है। जी कियान हान अभी यहाँ पर उसने प्यार को महसूस ही किया था, तो हमारा जुंजी फिर से बेहोश हो गया। वो उसे कहती है तुम बस ऐसे ही मर जाओगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तुम ऐसे नहीं मर सकते, तुम्हें जागना होगा। तो जी कियान हान जब उसकी बॉडी को चेक करती है और कहती है वो स्टार लाइट्स जो हमारे पर पड़ी थी उन स्टार लाइट्स की वजह से सिर्फ इसकी फिजिकल बॉडी काफी बुरी तरह से डैमेज हुई है, बल्कि इसका जो इंटरनल सी है यानी कि इसका जो स्पिरिचुअल सी है वो भी काफी तरह से इफेक्टेड हुआ है। अगर मैं यहाँ पर इसकी मदद नहीं करती कभी भी अपने आप से रिकवर नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका स्पिरिचुअल सी जो है वो बुरी तरह से जख्मी है। अपनी एनर्जी को यूज करते हुए हमारे जुंजी के स्पिरिचुअल सी को दोबारा से रिकवर करने में मदद करती है। तो वो उसे कहती है अब जबकि तुमने मेरी जान बचाई है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ पर तुम्हारे इस एहसान का बदला चुका देती हूँ। साथ ही वो अपने पास से एक पिल निकालती है, पिल को निकालती है और कहती है ये एक पर्पल स्पिरिट आइस हार्ट पिल है, बहुत ही यूनिक मेडिसिन है, मुझे लगता है कि ये काफी रहेगी इस लड़के की जान बचाने के लिए, लेकिन मैं इस पिल को इसको खिलाऊंगी कैसे। वो उस पिल को हाथ में पकड़कर सोच रही होती है कि अब इस पिल को इसे कैसे खिलाया जाए, क्योंकि ये तो बेहोश है। इसके साथ ही वो उस पिल को अपने मुंह में डालती है, अपने मुंह में डालकर उसको पिघलाती है और उसके बाद अपना मुंह हमारे जुंजी के मुंह के साथ जोड़ती है और अपने मुंह से उस पिल को उसके मुंह में डाल देती है। हमारा जुंजी उस मेडिसिन को ले लेता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ग्लो करना शुरू हो जाती है, यानी कि वो बॉडी के अंदर काम कर रही होती है। जी कियान हान कहती है इसका स्पिरिचुअल पावर दोबारा से काम कर रही है और इस पिल की वजह से लगता है कि बहुत ही जल्दी ये ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा क्योंकि इस वक्त हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये भी नहीं पता कि इस वक्त ल्यूजियांग कहाँ पर है, मुझे ल्यूजियांग को ढूंढना होगा। इसी के साथ उसके पास उसका जो सोल जेड होता है वो चमकना शुरू हो जाता है। वो कहती है ये तो सोल जेड है और जो चमक रहा है इसका मतलब ये है कि ल्यूजियांग यहीं पर आसपास ही होगी, तो मुझे जाकर उसे ढूंढना है। और वो हमारे जुंजी को वहीं पर लेटा हुआ छोड़कर आगे बढ़ जाती है और कहती है ये लड़का बिल्कुल ठीक रहेगा, यहाँ पर कोई भी बीस नहीं है और कोई भी इसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, ये खुद ही उठ जाएगा। साथ ही वो सोच रही होती है उस किस के बारे में। वो कहती है अरे 9 फ्रोजन आइस पैलेस की लड़कियों को लड़कों से दूर रहने का कहा गया है, लेकिन मैंने इस लड़के को किस कर लिया जिसकी वजह से इस लड़के के ऊपर मेरा एक एहसान है और इसे इस एहसान का बदला भी
चुकाना पड़ेगा। और वो मुस्कुराती हुई वहाँ से चली जाती है। कुछ देर के बाद हमारे शुंजी को वहाँ पर होश आती है। हमारे शुंजी उठकर बैठ जाता है और कहता है ये क्या, मैं कौन सी जगह पर हूँ और जी क्यान हान कहाँ पर चलेगी, वो यहाँ पर क्यों नहीं है। शुंजी उठकर सोच रहा होता है मैंने अभी अभी शायद यहाँ पर ल्यूजियांग को देखा, लेकिन लगता है कि ल्यूजियांग यहाँ पर नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ एक हेलुसिनेशन थी, यानी कि वो सिर्फ एक आफ्टर इमेज थी जो मुझे यहाँ पर दिखाई गई है। साथ ही वो कहता है चलो छोड़ो इस बात को, मुझे फिलहाल इस टेंपल में जाना होगा। और वो उठकर सामने टेंपल की तरफ चल पड़ता है। शुंजी कहता है जबकि मुझे यहाँ पर रियल स्टार होली टेंपल मिल चुका है तो चलो जाकर अंदर चल के चेक करते हैं कि अंदर इसके क्या पड़ा हुआ है। शुंजी दरवाजा खोलकर जब अंदर जाता है तो वहाँ पर सामने एक बड़ा सा हॉल होता है और उस हॉल के सेंटर में टेबल पड़ा होता है और उस टेबल के ऊपर एक चाबी पड़ी होती है। शुंजी कहता है इस चाबी के अंदर से वैसी सेम एनर्जी निकल रही है जैसी एनर्जी शुई लूक्यू की बॉडी के अंदर से निकल रही थी। शुंजी कहता है लगता है कि मुझे चाबी मिल चुकी है, इस चाबी को यूज करते हुए हम लोग पैलेस ऑफ द इमॉर्टल मास्टर्स के रूम में जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर मुझे असली के ट्रेजर्स मिलेंगे जो कि हम लोग सीक्रेट राम से हासिल करने के लिए आए हैं। ये भी वहीं पर खड़ा होता है कि उस की के अंदर से काफी सारी एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। ऐसी उसके अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। हमारा शुंजी भी अपनी ब्लैक होल स्वर्ड को निकाल लेता है और कहता है चाहे यहाँ पर कितने ही स्वर्ड स्टार्स क्यों ना हो, वो सारे के सारे स्टार्स मेरे पर अटैक करने के लिए यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है वो सारी काफी पावरफुल हो सकती है, लेकिन उसका कोई भी मास्टर नहीं है क्योंकि अब ये एनर्जी मास्टर लेस है, इसी वजह से मैं अपनी ब्लैक होल स्वर्ड से इसको एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। शुंजी अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और कहता है चलो जल्दी से सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लो। और वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है जिसकी वजह से आसमान के ऊपर जो फॉर्मेशन होती है वो टूट जाती है और उसे वहाँ पर एक बड़ा सा मैप दिखाया जाता है। शुंजी कहता है ये क्या, यहाँ पर तो एक और बड़ी सी स्पिरिट रे है कि मुझे स्पिरिट रे को भी तोड़ना पड़ेगा। कि हमारा शुंजी पिछली फॉर्मेशन को तोड़ने के बाद अब जख्मी होता है, इसी वजह से वो कहता है अभी तक मैं थका हुआ हूँ और मुझे इस फॉर्मेशन को भी तोड़ना पड़ेगा। लगता है इस फॉर्मेशन को तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। हमारा शुंजी इस फॉर्मेशन को तोड़ पाएगा और उसके पास यहाँ पर रखे हुए ट्रेजर्स को ले पाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 204 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंजी एक फॉर्मेशन को तोड़ता है तो वहाँ पर एक और फॉर्मेशन होती है और उसे उस फॉर्मेशन को भी तोड़ना है। वो कहता है मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ और मैं इस फॉर्मेशन को इतनी आसानी से नहीं तोड़ पाऊंगा। इसी वक्त उस फॉर्मेशन के जो कि एक बड़ा सा स्क्रोल टाइप का होता है, एक बड़ा सा स्क्रोल होता है और उसके अंदर से कुछ एनर्जी वेव्स निकलती है जो कि रस्सी की तरह होती है और हमारे शुंजी के हाथों को बांध देती है। शुंजी कहता है ये क्या, यहाँ पर इसने तो मुझे यहाँ पर ट्रैप कर लिया, अब मैं क्या करूँ। और ये मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को भी अब्सॉर्ब कर रहा है। शुंजी के सामने उस रे फॉर्मेशन के सेंटर में एक बड़ा सा मैप होता है। शुंजी कहता है ये एक एंशिएंट मैप है, लगता है कि ये भी एक किंग लेवल का वेपन है। ये जो एनर्जी है ये सारी इसके अंदर से निकल रही है, ये सारी की सारी इसके साथ जुड़ी हुई है और यही इसको कंट्रोल कर रहा है और यही यहाँ पर जितने भी स्टार्स हैं वो सारे के सारे स्टार्स को यही कंट्रोल कर रहा है। शुंजी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, मैं यहाँ पर अपने आप को इससे बचा नहीं पा रहा, मैं आजाद नहीं हो पा रहा। के साथ ही हमारे शुंजी को वहाँ पर शुई लूक्यू दिखाई देती है। वो उसे देखकर बहुत सा हैरान होता है और कहता है ये तो शुई लूक्यू है, ये यहाँ पर क्या कार्य है। शुई लूक्यू उसके सामने आती है, उसके बाजू जो बंधे होते हैं उसके बाजुओं को आजाद करवा देती है और उसके माथे के ऊपर हाथ रखती है और उसे कहती है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर स्टार रे फॉर्मेशन से बचने में तुम्हारी मदद करूंगी, मैं यहाँ से तुम्हें बाहर निकालूंगी। इसी के साथ ही रे फॉर्मेशन टूट जाती है और हमारा शुंजी वहाँ पर देखता है वहाँ पर अब सामने कोई भी रे फॉर्मेशन नहीं बचती। शुंजी कहता है ये क्या, उसने तो मुझे बचा लिया, लेकिन उसने मुझे बचाया क्यों। हमारे शुंजी के वहाँ पर बचने के बाद रे फॉर्मेशन के खत्म हो जाने के बाद हमारा शुंजी अपने हाथ की तरफ देखता है तो वो की उसके हाथ में होती है। तो अब हमारे शुंजी के हाथ में चाबी लग चुकी है। शुंजी को खुद भी नहीं पता होता ये चाबी उसके हाथ में कैसे आ गई। कहता है लगता है कि शुई लूक्यू ने मदद किया इस चाबी को हासिल करने में। और उसके बाद वो स्क्रोल जो कि पहले वहाँ पर साइज में काफी ज्यादा बड़ा था और इसके ऊपर अटैक कर रहा था वो उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। शुंजी से कहता है मायरेट स्टार मैप हूँ, मैं एक अपर ग्रेड का किंग वेपन हूँ और होली टेंपल के पहले लीडर मेरे मास्टर हुआ करते थे। एंशिएंट मैप हमारे शुंजी को बताता है कि आज तकरीबन 7000 साल पहले इमॉर्टल स्टार सेक्टर को बहुत ही ज्यादा बुरा झटका लगा था, जिसकी वजह से एक वार की वजह से ये हमारे डिक्लाइन में चला गया। हमारे इमॉर्टल स्टार सेक्टर को बचाने के लिए हमारे जो लीडर थे उन्होंने अपनी सोल के टुकड़े किए और अपनी सोल के टुकड़ों को कुछ टुकड़ों को मेरे इस मैप के अंदर इंजेक्ट कर दिया और उनकी सोल का बचा हुआ टुकड़ा अभी तक मुझे बचाए हुए है। उस दिन के बाद से यहाँ पर जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी है मैं तब से लेकर अभी तक इस सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करता आ रहा हूँ और यहाँ पर जो स्टार्स हैं उन सारे स्टार्स के साथ मैं स्टार्स होली फॉर्मेशंस बना सकता हूँ। पिछले 7000 साल से मैं यहाँ पर इस प्लेस को गार्ड करता आ रहा हूँ ताकि कोई भी यहाँ पर आकर ऐसे हमारे ट्रेजर्स को ना लेकर जा सके। शुंजी उसे कहता है इस वजह से जब मुझे वहाँ पर ओरा महसूस हुआ था तो मुझे ये महसूस हुआ था कि ये ओरा किसी बहुत ही पावरफुल मास्टर का है, पर जितना भी स्टारलाइट हो रहा था वो सारे का सारा तुम्हारे लीडर का था। मतलब यह है कि तुम्हारे लीडर की जो सोल है वो इस पूरे के पूरे ड्राम के जितने भी स्टार्स हैं उन सभी के अंदर समाई हुई है, उन सभी के अंदर जज़ब हो चुकी है। एंशिएंट मैप हमारे शुंजी से कहता है मैं पिछले 7000 साल से यहाँ पर किसी का इंतजार कर रहा था जो इस लायक हो के जिसके साथ मैं यहाँ से जा सकूं। यहाँ पर बहुत ज्यादा रह लिया, अब मुझे लगता है कि मुझे अपनी लोकेशन को चेंज करने का वक्त आ चुका है। इसके साथ ही वो मैप हमारे शुंजी के पास आ जाता है, उस की के अंदर आकर समा जाता है। तो हमारे शुंजी कहता है लगता है कि इस मैप ने अपने नए मास्टर को रिकॉग्नाइज कर लिया और मैं इसका नया मास्टर हूँ। वो मैप हमारे शुंजी के पास आ जाता है तो उसी के साथ ही हमारे शुंजी के सामने एक बड़ा सा गेट अपीयर होता है। गेट को ताला लगाता है और हमारे शुंजी के पास जो चाबी है उसके साथ उस गेट को ओपन किया जा सकता है। शुंजी कहता है सिर्फ यही एक
एक दरवाजा बचा है, इस दरवाजे को ओपन करने के बाद मेरे सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि शुई लू क्यों ने मेरी जान क्यों बचाई, उस मैप ने मुझे अपना मास्टर क्यों मान लिया, आखिर इमॉर्टल स्टार सेक्टर के लोगों का और मेरी एबी यानी कि मेरी ल्यूजियांग का इनके साथ क्या ताल्लुक है, सब कुछ मेरे साथ और मेरी ल्यूजियांग के साथ कैसे जुड़े हुए हैं। तो मार्जुन जी कहता है बहुत ही जल्दी मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं और वो चाबी को लगा देता है और उसको मोड़ता है और दरवाजे को खोल देता है। वो दरवाजे को खोलता है तो अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी बाहर की तरफ बह रही होती है। मार्जुन जी देखकर और भी हैरान होता है। एक बार सामने उसे ब्रिज के ऊपर ल्यूजियांग दिखाई देती है जो कि सामने खड़ी होती है। मार्जुन जी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश भी होता है और कहता है जो तो मेरी ल्यूजियांग है, और वो भागता हुआ उसके पास जाता है और उसे कहता है ल्यूजियांग ल्यूजियांग, लेकिन ल्यूजियांग उसकी बात नहीं सुन रही होती। जुन जी कहता है ये क्या, ये मेरी बात क्यों नहीं सुन पा रही, मैं इसके करीब खड़ा होकर इससे बात कर रहा हूँ लेकिन ये मेरी बात को सुन ही नहीं पा रही। इसी वक्त उसके सामने एक और स्पिरिट अपीयर होती है, वो उसे कहती है इस वक्त जिस ब्रिज के ऊपर खड़े हो इस ब्रिज को लिनजियान ब्रिज कहा जाता है। इस ब्रिज की खासियत यह है कि ये बहुत सारी सेपरेट स्पेसेस को एक साथ जोड़ता है। यहाँ पर बहुत सारी सीक्रेट ड्राम्स हैं जो कि इसी ब्रिज के ऊपर है। तुम इमॉर्टल पैलेस तक जाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर इस ब्रिज को पार करके इमॉर्टल पैलेस तक पहुंचना होगा। उसकी बात सुनने के बाद कहता है सेपरेट स्पेसेस का मतलब यह है कि अभी इस वक्त दूसरी स्पेस के अंदर है, वो मुझे दिखाई तो दे रही है लेकिन वो मेरी आवाज को सुन नहीं सकती। तो जो स्पिरिट हमारे जुंजी के सामने अपीयर होती है वो उसे कहती है जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ता जाएगा, इसी वजह से प्लीज आगे बढ़ते हुए बहुत ज्यादा ध्यान रखना और इस बात का हाथ ध्यान रखना कि तुम ब्रिज से नीचे मत गिरो क्योंकि नीचे गिरोगे तुम्हारी हड्डियां भी पिघल जाएंगी। वहाँ पर बहुत सारा चिलिंग वाटर है, ये ब्लैक वाटर जो तुम्हें नीचे दिखाई दे रहा है ये हर एक चीज को इरोड कर सकता है, तुम्हारी हड्डियां भी पिघल जाएंगी और कुछ भी नहीं बचेगा। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद कहता है लगता है कि यहाँ पर एक टेस्ट होने वाला है। स्पिरिट उसे कहती है तुम्हारा टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पर तुम्हें एक वार्निंग दे दूं, एक बार तुमने टेस्ट को स्टार्ट कर लिया तो तुम गिव अप नहीं कर सकते, तुम पीछे नहीं हट सकते। तो अब मुझे ये बताओ क्या तुम इस टेस्ट को देना चाहते हो, क्या तुम आगे बढ़ना चाहते हो। तुम्हारा जुंजी उसे कहता हाँ क्यों नहीं, मैं इस टेस्ट को देना चाहता हूँ। वो सोच रहा था क्योंकि इस वक्त मेरी ल्यूजियांग इस लिनजियांग ब्रिज के ऊपर है तो फिर मुझे तो आगे बढ़ना होगा, मुझे जल्दी से जल्दी टेस्ट स्टेप्स को आगे बढ़ाना होगा ताकि मैं उस तक पहुंच सकूं, दोनों मिलकर आगे बढ़ सके। इसी के साथ ही हमें वहां से बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर जीकियान हान होती है। जीकियान हान अपने पास उस क्रिस्टल को लेकर आगे की तरफ बढ़ी होती है और कहती है मेरा सोल कंट्रोलिंग स्टोन ये मुझे बता रहा है कि ल्यूजियांग यहाँ पर है लेकिन वो तो यहाँ पर है ही नहीं है, आखिर वो कहाँ पर है मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही। ऊपर से मेरे सोल जेट के अंदर से और ज्यादा रिस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। सोल कंट्रोलिंग स्टोन की तरफ देख रही होती है और कहती है अब तो मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं हो रहा, जैसे कि ल्यूजियांग यहाँ से गायब भी हो गई है क्योंकि दूसरी स्पेस के अंदर है जहाँ पर वो टेस्ट दे रही है, इसी वजह से इसका सोल कंट्रोलिंग स्टोन इसे बता नहीं पा रहा कि ल्यूजियांग कहाँ पर है। जीकियान हान कहती है मेरी मास्टर ने मुझे बताया था ल्यूजियांग का जो रिलेशनशिप है इस सीक्रेट एरिया के साथ वो बहुत ज्यादा डीप है, इसी वजह से उन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पर आने के बाद मैं उसके ऊपर नजर रखूं। लेकिन जब से हम लोग सीक्रेट राम के अंदर एंटर हुए हैं तब से लेकर अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता कि वो कहाँ पर चली गई है। इसी के साथ ही जीकियान हान को फिर से माया जुंजी और उसकी किस याद आती है। वो कहती है मैं अपने मास्टर की टास्क को पूरा नहीं कर सकी और ऊपर से मैंने यहाँ पर एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया, मैंने अपने 9 फ्रोजन पैलेस के रूल को तोड़ दिया, मैंने एक लड़के को किस कर दिया, अब मैं क्या करूँ। साथ ही वो साइड के ऊपर टेम्पल की तरफ देखती है और कहती है पता नहीं वो लड़का ठीक होगा या नहीं, वो उठ गया होगा या नहीं, कहीं वो मर तो नहीं गया होगा। तो वक्त अगर वो ठीक है तो वो क्या कर रहा होगा। इस नेक्स्ट सीन में जुंजी का दिखाते हैं तो हमारा जुंजी अगले स्टेप पर पहुंचता है तो उसके सामने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं जबकि हमारा जुंजी उनके अटैक्स को अवॉइड करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है। जुंजी कहता है कितने लेवल्स आगे आ चुका हूँ लेकिन अभी तक मुझे ल्यूजियांग नहीं मिली, पता नहीं वो कितने लेवल आगे निकल चुकी है क्योंकि वो मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जुंजी उन मॉन्स्टर्स को मारते हुए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ता है और कहता है मुझे तेजी तेजी के साथ आगे बढ़ना होगा इन सारी स्टेजेस को क्लियर करते हुए ताकि मैं जल्दी से जल्दी ल्यूजियांग तक पहुंच सकूं। क्योंकि यहीं से नेक्स्ट सीन में ल्यूजियांग का भी दिखाते हैं। ल्यूजियांग भी अगले स्टेप पर होती है और वहाँ पर उसके इर्द गिर्द काफी सारे मॉन्स्टर्स होते हैं और वो मॉन्स्टर्स को आइस क्रिस्टल्स में जमा देती है। ल्यूजियांग कहती है तुम सभी लोग मेरा मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम सभी के पास इतनी पावर नहीं है कि तुम मेरे सामने टिक सको। उन सभी को जब आइस क्रिस्टल्स में चेंज कर देती है और आगे की तरफ बढ़ती है वो कहती है ये बहुत सा बोरिंग था, मुझे अगले लेवल तक पहुंचना होगा क्योंकि ये लेवल तो बहुत सा बेकार निकला। इसके साथ ही वो मॉन्स्टर्स आइस क्रिस्टल्स को तोड़ देते हैं और वहाँ से निकलकर एबी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। पास ल्यूजियांग काफी घबराती है और कहती है ऐसा कैसे पॉसिबल है, पास 9 हिमलनी कोल्ड एनर्जी और इसके साथ इनको यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स में ट्रैप किया था, फिर ये यहाँ से बाहर कैसे निकल आए, इनके ऊपर काम क्यों नहीं कर रही। तो सारे मॉन्स्टर्स अब पहले से काफी ज्यादा लेवल अप हो चुके हैं और काफी पावरफुल हैं जिसकी वजह से वो उसके आइस क्रिस्टल्स को तोड़कर बाहर निकल आते हैं। ऐसे सभी लोग जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़े होते हैं। ल्यूजियांग कहती है मुझे फिर से यहाँ पर एक बार ट्राई करना होगा। जब वो दोबारा से अपनी आइस एनर्जी को यूज करते हुए उसको ट्राई करने लगती है हमारा जुंजी वहाँ पर पहुंच जाता है। जुंजी अपनी तलवार के साथ उन मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करते हुए उनको मारकर एबी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और उसे कहता है मुझे तुम्हारी मदद करने दो। कि एबी अपने हाथ में आइस क्रिस्टल की तलवार बनाते हुए उसके सामने करते हुए कहती है यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। हमारा जुंजी उसे कहता है तुम क्या कर रही हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई। ल्यूजियांग उसे कहती है मैं अकेले इस टेस्ट को पास कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी या फिर किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बात तुमने यहाँ पर मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो फिर मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगी, तुम्हारी वजह से यहाँ पर इस टेस्ट को बिल्कुल भी हारना नहीं चाहती। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है तुम यहाँ पर इस ब्रिज को पास कर लेती हो तो तुम इस टेस्ट को पास कर लोगी, मैं भी यहाँ पर इस ब्रिज को पास करना चाहता हूँ तो दोनों मिलकर इस ब्रिज को पास कर लेते हैं। ल्यूजियांग उसे कहती है तुम अपनी बकवास बंद करो, हमारे 9 फ्रोजन पैलेस के लड़कियां कभी भी लड़कों से बात नहीं करती और ना ही उनके साथ मिलकर काम करती हैं, मुझे एक मर्द की जरूरत नहीं है। जुंजी उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है पता नहीं 9
फ्रोजन आइस पैलेस वालों ने इसके साथ क्या कुछ किया है जिसकी वजह से ये मुझे पहचानने से इनकार कर रही है, ये मुझे जानती भी नहीं है। ये सब कुछ उन लोगों ने नहीं किया होता तो आज मैं और अभी हम दोनों एक दूसरे के साथ होते, हम दोनों हस्बैंड एंड वाइफ होते। इसी के साथ ही कुछ और मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वो सभी मॉन्स्टर्स रोड करते हुए आगे की तरफ भागे होते हैं, जबकि उसी वक्त लिu जियांग अपना वेपन लेती है और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। और मैं जुंजी से कहती है मेरे पीछे मत आना, अकेले इन सभी को संभाल लूंगी। इस एनर्जी को यूज करते हुए मॉन्स्टर्स के ऊपर अटैक करना शुरू करती है, जबकि मैं जुंजी सोच रहा होता है ये कर क्या रही है। लगता है कि ये अपनी बॉडी के ऊपर से अपना कंट्रोल खोती जा रही है। इसकी बॉडी के अंदर जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं उन एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ये बड़ी तेजी के साथ ओपन करती जा रही है। वो सारे के सारे एक्यूपंक्चर पॉइंट्स 9 आइस पैलेस वालों ने स्टील किए हुए थे। बॉडी के अंदर पूरे 9 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं। उन 9 पॉइंट्स के अंदर से इसने अभी तक 4 पॉइंट्स को एक्टिवेट कर दिया। अगर ये इसी तरह इन पॉइंट्स को एक्टिवेट करती रही यहाँ पर बेजर्क हो जाएगी, इसकी एनर्जी ओवरफ्लो हो जाएगी, जिसकी वजह से ये यहाँ पर अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय कर देगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा ताकि मैं इसे और ज्यादा एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को ओपन करने से रोक सकूं। हमारा जुंजी आगे बढ़कर उसकी कुछ मदद करने लगता है। उसी वक्त वहाँ पर उनके इनके जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो वहाँ पर 1 से 2 हो जाते हैं। वो सारे मॉन्स्टर्स की बॉडी से 1 से 2 मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। अब जहाँ पर पहले से ज्यादा मॉन्स्टर्स आ चुके हैं। हमारा जुंजी कहता है ये तो डीमंस हैं, ये मॉन्स्टर्स नहीं। लिu जियांग उसे कहती है ये सारे के सारे डीमंस हमें हरा नहीं सकते। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है हम दोनों को मिलकर यहाँ पर काम करना होगा, जहाँ पर अकेले इनके साथ फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकती। जुंजी कहता है ये तो बहुत ही बुरा है, ये यहाँ पर अपने 5th एक्यूपंक्चर पॉइंट को दोबारा से एक्टिवेट करने वाली है। अगर इसने यहाँ पर कर दिया तो यहाँ पर बेजर्क हो जाएगी और अपनी एनर्जी को रिलीज कर देगी, जिसकी वजह से इसको बचा नहीं पाऊंगा। सारे मॉन्स्टर्स अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हैं और अपनी एनर्जी के साथ एक बड़ा सा हाथ बना लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करते हैं। हमारा जुंजी उस हाथ के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लिu जियांग को बचाने के लिए उस हाथ को ब्लॉक करता है। तो वो उसे कहती है तुम यहाँ पर फिर से बीच में क्यों आ रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक है। हमारा जुंजी वहाँ पर सोच रहा होता है स्पिरिचुअल पावर यहाँ पर फ्रोजन हो चुकी है, लेकिन मैं लिu जियांग को यहाँ पर खतरे में बिल्कुल भी नहीं डाल सकता। मेरी वजह से वो पहले भी खतरे में डली थी और इस बार फिर से ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारा जुंजी वहाँ पर अटैक को ब्लॉक करता है। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है जिसकी वजह से हमारा जुंजी जख्मी हो जाता है। वहाँ पर नीचे उतरता है, मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, जबकि लिu जियांग उसके सामने खड़ी होती है। हमारा जुंजी कहता है तुम्हें आज भी वो बात याद है जो मैंने तुम्हें एक बार कही थी, क्या तुम्हें वो बात याद है? मैंने तुमसे कहा था वो अभी भी चेंज नहीं हुआ। वो उसे कहती है तुमने मुझसे क्या कहा था। हमारा जुंजी उसे कहता है मैंने तुमसे कहा था कि मैं हर खतरे से तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 204 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 205 के साथ हाजिर है। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी अपनी लिu जियांग के पास पहुंच जाता है और उसकी मदद करना चाहता है। अगर वो वहां पर अपनी बॉडी के अंदर जो 9 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं उनको अनलॉक कर लेती है तो उसका अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा और हो सकता है कि वो यहाँ पर इसी दौरान मर भी जाए। तो हमारे जुंजी के पास एक मिशन है, उसे उसके 9 एक्यूपंक्चर पॉइंट्स को यूज करने से रोकना होगा। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं और मॉन्स्टर्स जब अपनी पावर्स को कंबाइन करने के बाद एक बड़ा सा एनर्जी हाथ मिलाकर उसके ऊपर अटैक करते हैं। जुंजी उस अटैक को ब्लॉक करता है और लिu जियांग को बचाता है और उसे कहता है क्या तुम्हें वो बात याद है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें हर खतरे से सुरक्षित रखूंगा। मैं जहाँ पर अपनी उस बात को आज भी नहीं भूला, मैं आज भी इस वादे को पूरा करूंगा। लिu जियांग उसकी बात सुनने के बाद कहती है तुमने अभी क्या कहा। इसी के साथ एक मॉन्स्टर पीछे से लिu जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो लिu जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, जुंजी की आंखें चमकना शुरू हो जाती है। हमारे जुंजी यहाँ पर एक स्पेशल स्किल को यूज करता है जिसे नेदर पीपल स्पेल कहते हैं। स्पेशल स्पेल को यूज करते हुए मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पर मर जाता है। लेकिन इसकी वजह से हमारे जुंजी की आंखों के अंदर से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। इस बात से लिu जियांग भी काफी हैरान होती है कि ये लड़का तो यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाने को तैयार है उसकी जान बचाने के लिए। के साथ ही लिu जियांग को वहाँ पर असली का जुंजी भी दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि ये उसी का जुंजी है और उसने उससे वादा किया था कि वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। कहती है ऐसा कैसे हो सकता है, तुम तो क्लाउड हो लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ। जैसे लिu जियांग हमारे जुंजी को पहचान लेती है, हमारा जुंजी खुश हो जाता है और कहता है तो शुक्र है कि फाइनली तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हुआ कि मैं कौन हूँ, तुम्हें पता चल गया कि मैं कौन हूँ। साथ ही वहाँ पर और बहुत सारे मॉन्स्टर्स निकल आते हैं। वो मॉन्स्टर्स भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जुंजी कहता है जो बहुत ही बुरा, अब हम लोग क्या करें, हम लोग बुरी तरह से फंस गए हैं। वो सभी मॉन्स्टर्स अपने अपने डंडे के साथ बड़े पावरफुल अटैक करते हैं। ये दोनों पीछे की तरफ जंप करते हुए अटैक को अवॉइड करते हैं, लेकिन नीचे का सारा ग्राउंड टूट जाता है। लिu जियांग वहाँ से नीचे की तरफ गिरी होती है, जबकि हमारा जुंजी जंप करते हुए उसे कैच करता है और कहता है लिu जियांग बचो, ये तुम्हारे पर अटैक कर रहे हैं। हमारा जुंजी जाकर उसको कैच करता है। उनके इर्द गिर्द एक एनर्जी स्पेल, एक एनर्जी शील्ड बन जाती है। हमारा जुंजी आसपास से गिरने वाले पत्थरों से उसको बचा रहा होता है। लेकिन हमारे जुंजी ने क्योंकि लिu जियांग को पकड़ रखा होता है, इसी वजह से उसकी बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर जाना स्टार्ट करती है। जुंजी कहता है लिu जियांग तुमने जहाँ पर जाने अनजाने में अपनी बॉडी के अंदर से कोल्ड एनर्जी को रिलीज कर दिया है। ये कोल्ड एनर्जी बहुत ज्यादा पावरफुल है, इसे तुम अपना कंट्रोल खो सकती हो। मैं सारी एनर्जी को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लूंगा ताकि मैं तुम्हें बचा सकूं। साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर अपना स्पिरिचुअल सी एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, दोबारा अपना स्पिरिचुअल सी एक्टिवेट मत करना। उसे कहती है इस बात का क्या मतलब है, क्यों मैं अपने स्पिरिचुअल सी को एक्टिवेट ना करूं। हमारा जुंजी उसे कहता है क्योंकि अगर तुमने यहाँ पर अपने 5वें एक्यूपंक्चर पॉइंट को एक्टिवेट कर दिया, के साथ ही तुम्हारे स्पिरिचुअल सी के अंदर जितनी भी गोल्डन एनर्जी है वो सारी की सारी एकदम से रिलीज हो जाएगी। इससे तुम्हारी 9 आइस वेन्स को नुकसान पहुंच सकता है, जिससे तुम अपनी बॉडी के ऊपर से कंट्रोल खो दोगी। उसे कहती है लेकिन अगर मैं अपने स्पिरिचुअल सी को यहाँ पर
एक्टिवेट नहीं करती तो मैं सारी एनर्जी को वापस अब्सॉर्ब नहीं कर पाऊंगी जो तुम्हारी बॉडी के अंदर चली जाएगी। माया जुंजी से कहता है तुम्हें इस बात से ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि तुमने जहाँ पर मुझे पहचान लिया, मुझे इस बात के अलावा और किसी बात की परवाह नहीं है। तो फिर साथ ही माया जुंजी से कहता है ल्यू जियांग पूरे 2 साल गुजर चुके हैं, 2 साल पहले तुम मुझसे जुदा हुई थी, मुझे ये बताओ क्या तुमने मुझे मिस किया? जियांग रोना शुरू कर देती है और कहती है हाँ मैंने तुम्हें मिस किया, हर एक लम्हे में मिस किया, हर एक दिन में मिस किया। वो लोग मुझे टॉर्चर करने के लिए आते थे, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ मेरे दिमाग में तुम ही हुआ करते थे। हमेशा वो लोग मुझे बहुत ही बुरी तरह से टॉर्चर करते थे, लेकिन मैं हमेशा उनसे टॉर्चर से बच जाती थी। मुझे ज्यादा दर्द महसूस नहीं होता था जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती थी, तो मैं बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं था। जुंजी से कहता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि तुम्हें कंट्रोल किया गया है, लोग एक सोल कंट्रोलिंग बीड की मदद से तुम्हें कंट्रोल करते हैं। जुंजी उसको लेकर नीचे की तरफ गिर आता है, वहीं पर अपनी तलवार को सामने की तरफ करता और कहता वक्त आ चुका है, अपनी एबी को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने वाला हूँ, ल्यू जियांग मेरे साथ यहाँ से जाएगी। तलवार को सामने की तरफ करता और वहाँ पर स्पेस के अंदर एनर्जी को रिलीज करते हुए एक रास्ता बनाता है। वो आगे की तरफ बढ़ आता है, उसी वक्त उसे सामने से एक बड़ा सा हाथ दिखाई देता है। जुंजी कहता है ये क्या चीज है? ये तो एक बड़ा सा हाथ है। जियांग कहती है मुझे लगता है कि हम लोग एक ऐसी जगह पर हैं। जियांग कहती है मुझे लगता है कि ये स्टार इमॉर्टल सेक्टर के लीडर का ऑरा हो सकता है, ये उसी का बड़ा हाथ है जिसके अंदर से मुझे वो ऑरा महसूस हो रहा है जो कि इनके लीडर का है। वो हाथ वहाँ पर सामने से बाहर निकलता है, निकलने के बाद माया जुंजी की तलवार को पकड़ता है और उसे खींचकर दूसरी तरफ ले आता है। जैसे वो लोग उसे खींचकर दूसरी तरफ ले आते हैं, तरफ माया जुंजी सामने देखता है तो उसके सामने लू क्यू खड़ी होती है। शुई लू क्यू उसके सामने होती है और कहती है अब तुम बिल्कुल सेफ हो, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। उसे कहता है मेरा नाम क्लाउड चू है, नहीं कि मेरा नाम जुंजी है। ल्यू जियांग भी उसे ग्रीट करती है, दोनों ही उसे ग्रीट करते हैं। शुई लू क्यू माया जुंजी से कहती है क्लाउड तुमने तो बहुत ही अच्छे से लेवल अप किया है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था तुम वैसे ही बिल्कुल आगे बढ़ रहे हो। तो वो उसे कहती है तुमने यहाँ पर कैसे एक्सपेक्ट किया था, तो क्या तुम वाकई में यहाँ पर मुझे मेरे पर नजर रख रही थी? शुई लू क्यू अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे कहती है तुम्हें यहाँ पर कुछ दिखाती हूँ। इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को जब रिलीज करती है तो वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे गायब हो जाते हैं। देखकर माया जुंजी और ल्यू जियांग दोनों बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स थी। तो इसका मतलब यह है कि हम लोग उस वक्त से सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स के साथ फाइट कर रहे थे। बॉडी के ऊपर जितनी भी चोटें लगी होती है वो सारी की सारी चोटें भी ठीक हो जाती है क्योंकि वो भी सिर्फ और सिर्फ इल्यूजन्स थी। जुंजी कहता है ये तो एक बहुत ही पावरफुल एम्परर लेवल के एक्सपर्ट है, इसने सिर्फ और सिर्फ अपनी उंगली को घुमाते हुए यहाँ पर इतनी सारी इल्यूजन्स को क्रिएट किया था जो बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी और बिल्कुल रियल लग रही थी। इसके बाद इसने सिर्फ अपनी उंगली को घुमाते हुए उन सारी की सारी इल्यूजन्स को यहाँ से गायब भी कर दिया। जुंजी से कहता है मैं शुई क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो वो उसे कहती है तुम्हें कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पहले से पता है तुम मुझसे क्या जानना चाहती हो। उसे कहती है मेरे साथ आओ। वो उनके सामने एक रास्ता क्रिएट करती है और कहती है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें सस्ते में सारी स्टोरी बता दूंगी, स्पेशली स्टार स्टोन के बारे में और साथ में 9 आइज वेन के बारे में जो कि तुम मुझे जानना चाहती हो, यानी कि तुम्हारे रीइंकार्नेशन स्टोन और इस लड़की की बॉडी के अंदर जो 9 आइज वेन है उसके बारे में। जुंजी उसके साथ आगे की तरफ चलना स्टार्ट करता है। जुंजी और ल्यू जियांग उसके साथ साथ होती है। जब वो आगे की चल रही होती है वो उनसे कहती है ये बात तो पता होगी कि 7,000 साल पहले जहाँ पर इमॉर्टल स्टार सेक्टर हुआ करता था जिसके डिक्लाइन के बाद बहुत सारे लोग थे, उनमें से कुछ लोग यहाँ पर रुक गए और कुछ लोग यहाँ से चले गए थे। जो लोग यहाँ पर रुक गए थे वो सभी लोग तो तुम पहली यहाँ पर देख चुके हो कि वो सभी लोग मर चुके हैं, लेकिन उसके बाद जो लोग यहाँ से छोड़कर चले गए उन्होंने यहीं पर इससे बाहर जाने के बाद इसी एरिया के इर्द गिर्द यहाँ पर एक नया सेक्टर बनाया था। उस सेक्टर को एंशिएंट स्टार सेक्टर कहते हैं। 7,000 साल से एंशिएंट स्टार सेक्टर यहीं पर बना हुआ है। ल्यू जियांग उसे कहती है तो अब मुझे पता चला कि यहाँ पर एंशिएंट स्टार सेक्टर का सीक्रेट क्या है। जुंजी कहता है लगता है कि जिन लोगों ने एंशिएंट स्टार सेक्टर को बनाया होगा वो लोग यहाँ के कोड डिसाइपल नहीं थे, क्योंकि अगर वो यहाँ के कोड डिसाइपल होते और उन्हें एंशिएंट स्टार सेक्टर को बनाया होता, कल्टीवेशन टेक्निक्स बहुत ज्यादा पावरफुल होती हैं और वो पूरे के पूरे मेन स्पिरिट लैंड के ऊपर कब्जा करके बैठे होते, पूरे के पूरे ट्रू मेन स्पिरिट लैंड के ऊपर उनका राज होता। शुई लू क्यू से कहती है हाँ तुमने बिल्कुल ठीक समझा है, वो लोग मेन कोड डिसाइपल नहीं थे। शुई लू क्यू कहती है इसके अलावा यहाँ से काफी सारे लोग जो छोड़कर चले गए थे उनमें से काफी सारे लोग शुई फैमिली से भी थे। ल्यू जियांग से कहती है ल्यू जियांग तुम भी शुई फैमिली के डायरेक्ट डिसेंडेंट में से एक हो, तुम शुई फैमिली में जन्मी हो, इसी वजह से वो सभी लोग भी एंशिएंट स्टार सेक्टर से ही गए थे, इसी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर 9 आइज वेन्स हैं, बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। जुंजी कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, इसकी बैकग्राउंड काफी ज्यादा स्पेशल है और एंशिएंट स्टार सेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। लोग रास्ते के ऊपर चलते हुए एंड के ऊपर एक पोर्टल से गुजरते हुए दूसरी तरफ दूसरी राह में बाहर निकलते हैं। और जब बाहर निकलते हैं तो मैं जुंजी कहता है मिस शुई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे ये बताएं इसकी बॉडी के अंदर जो सोल कंट्रोलिंग स्टोन है क्या मैं उससे इसको आजाद करवा सकता हूँ? क्या उसको तोड़ने का कोई तरीका है? मिस शुई उसे कहती है उस स्टोन को तोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक मिरेकल स्टोन है। अगर मैं यहाँ पर अपनी रियल बॉडी में होती तो फिर तो मैं स्टोन को बड़ी आसानी से तोड़ सकती थी, लेकिन फिलहाल मैं उसको नहीं तोड़ सकती क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक इल्यूजन है। अगर मैं उसको नहीं तोड़ सकती लेकिन कोई है जो उसको तोड़ सकता है, वो तुम हो, तुम उसको तोड़ सकते हो। जुंजी से कहता है मैं शुई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने पहले भी मेरी जान बचाई थी और फिर आपने मेरी यहाँ पर जान बचाई। तो आपने पहले मेरी जान बचाई थी वहाँ पर एंशिएंट मैप ने मुझे अपना मास्टर मान लिया था, सब कुछ भी आपकी वजह से हुआ था। जब उस मैप ने मुझे अपना मास्टर मान लिया उसके बाद मैं उस एंशिएंट इमॉर्टल स्टार सेक्टर के टेंपल के अंदर जा पाया जहाँ पर मैं ल्यू जियांग से मिल सका। मुझे लगता है कि आपने पहले से ये सब कुछ प्लान किया हुआ था, आपने सबसे कुछ से पहले से सोच रखा हुआ था कि मैं और ल्यू जियांग हम दोनों से इमॉर्टल टेस्ट वाली जगह के ऊपर ही मिलेंगे। तो शुई लू क्यू से कहती है तुम वाकई में एक बहुत ही बड़े जीनियस लड़के हो, तुमने बड़ी आसानी से समझ लिया कि यहाँ पर क्या चल रहा है। फिर साथ ही वो से कहती है जाओ कि मैं तुम लोगों को सीक्रेट रूम से बाहर ले आई हूँ, उस टेंपल के अंदर से बाहर ले आई हूँ। उसके पास सोल कंट्रोलिंग स्टोन को डिटेक्ट करने की एबिलिटी है, वो उसकी
लोकेशन को जान लेकर बहुत ही जल्दी वो औरत यहाँ पर पहुंच जाएगी। इसी के साथ ही वहाँ पर एक जबरदस्त अटैक होता है। तो हमारा जुंजी ल्यूजियांग को लेकर जल्दी से साइड के ऊपर जंप कर जाता है और साइड के ऊपर देखता है तो वहाँ पर कौन होता है, वहाँ पर जीकियान हान होती है। जीकियान हान के हाथ में भी एक स्टोन होता है जो कि हमारे ल्यूजियांग के साथ जुड़ा होता है। वो उसकी बॉडी के अंदर जो सोल कंट्रोलिंग स्टोन है उसके साथ जुड़ा है, जिससे वो उसकी लोकेशन को देख सकती है। जीकियान हान वहाँ पर आती है और कहती है, क्लाउड ये तो तुम हो, मुझे लगा कि किसी ने शायद हमारे ल्यूजियांग को किडनैप कर लिया, इसी वजह से मैंने तुम्हारे पर अटैक किया। साथ ही वो अपनी ल्यूजियांग से कहती है, ल्यूजियांग चलो जल्दी से मेरे साथ आ जाओ, काफी ज्यादा टाइम हो चुका है, जब से हम लोग सीक्रेट राम में आए तब से तुम मुझे दिखी ही नहीं, चुपचाप मेरे साथ आ जाओ और हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं। जबकि ल्यूजियांग उसे कहती है, नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं सिर्फ और सिर्फ अपने क्लाउड के साथ रहूंगी। तो ये बात सुनने के बाद जीकियान हान कहती है, तुमने इस लड़के को क्लाउड कहा, इसका मतलब यह है कि तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, तुम्हारी बॉडी के ऊपर हमारा जो सोल कंट्रोलिंग स्टोन का कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है, इसी वजह से तुम यहाँ पर इस मर्द को पहचान रही हो और मुझसे दूर जा रही हो। ल्यूजियांग अपनी एनर्जी को यूज करते हुए उसके ऊपर आइस क्रिस्टल्स के साथ अटैक करती है और कहती है, आज के बाद से तुम लोग मुझे बिल्कुल भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते, तुम मुझे कंट्रोल नहीं कर सकती। हमारी ल्यूजियांग उसके ऊपर अटैक करती है तो जीकियान हान अपने सामने एक शील्ड बना लेती है और उसके अटैक को ब्लॉक करती है और कहती है, क्या तुम भूल चुकी हो इस सोल कंट्रोलिंग स्टोन की पावर क्या है? तुम्हें याद नहीं है कि ये सोल कंट्रोलिंग स्टोन तुम्हारे साथ क्या कर सकता है? जैसे वो उसको एक्टिवेट कर दिया, उसके हाथ में जो स्टोन होता है तो उसी वक्त ल्यूजियांग वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। चुंजी बड़ी स्पीड से आगे बढ़ता है ताकि जीकियान हान के हाथ से दूसरा स्टोन ले सके, ताकि हमारी ल्यूजियांग को दर्द से बचाया जा सके। वो उसे कहता है, ये स्टोन मेरे हवाले करो। वो जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है। जीकियान हान जल्दी से जंप करते हुए पीछे की तरफ हट जाती है और कहती है, नहीं मैं तुम्हें ये स्टोन तो बिल्कुल भी नहीं दूंगी। इसके साथ ही जीकियान हान हमारे जुंजी से कहती है, क्या तुम यहाँ पर एक किलिंग टूल के लिए मुझसे फाइट करने वाले हो? आखिर तुम्हें ये किलिंग टूल क्यों चाहिए? कि वो ल्यूजियांग की बात कर रही होती है कि वो एक किलिंग टूल है उनके लिए। जुंजी से कह रही है कि तुम्हें ये किलिंग टूल क्यों चाहिए? तो वो उसे कहती है, क्या तुम इस बारे में भूल गए? लास्ट टाइम टेंपल में एक बार तुमने मुझसे जो कुछ कहा था। जुंजी कहता है, मैंने क्या कहा था? जुंजी तो वहाँ पर इसे ल्यूजियांग समझकर इससे बात कर रहा था। इस बात से तो वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक बहुत ही घटिया इंसान हो, तुमने वहाँ पर मुझसे कहा कि तो अब तुम मेरे पास हो तो मुझे यहाँ पर मरने का भी डर नहीं है और मैं मर भी जाऊँ तो कोई पछतावा नहीं। तुम यहाँ पर मुझसे किस तरह की बात कर रहे हो? इसी साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करती है। तो ग्राउंड के अंदर से काफी बड़े बड़े आइस क्रिस्टल्स निकलते हैं। जैसे ही वो हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करती है उसी वक्त उसके पीछे से एक हाथ निकलता है। वो भी इस बात से काफी हैरान होती है और कहती है, अब ये क्या है, मेरे पीछे क्या है? जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ती है और पीछे की तरफ उसके ऊपर अटैक करती है। क्या पीछे क्या चीज आ गई? जैसे वो पीछे की तरफ अटैक करती है उसी वक्त शुई लूक्यू का बड़ा सा हाथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिसकी वजह से उसके एक जबरदस्त झटका लगता है और वो ग्राउंड के ऊपर गिर जाती है। इसी वो ग्राउंड के ऊपर गिरती है, उसके हाथ से वो स्टोन गिर जाता है और वो हाथ आगे बढ़ता है। उसके हाथ से वो स्टोन लेने के बाद वहाँ से गायब हो जाता है। जीकियान हान कहती है, तुम मेरे हाथ से बचकर नहीं जा पाओगे, तुम जो भी हो। साथ ही ऊपर की तरफ देख रही होती है तो उसके नीचे का जो ग्राउंड होता है वहाँ पर जबरदस्त इफेक्ट होता है, दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है और आहिस्ता आहिस्ता देखते देखते उसके नीचे का सारा ग्राउंड एक धमाके से टूट जाता है और वो ग्राउंड के अंदर नीचे गिरना स्टार्ट करती है। ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही होती है और साथ ही ऊपर देख रही होती है ल्यूजियांग जुंजी के साथ होती है। वहीं पर से गिरते गिरते जब वो नीचे गिर जाती है वो सामने की तरफ देखती है और कहती है, ये क्या, मैं तो सीक्रेट एंशिएंट राम के दरवाजे के बाहर आकर खड़ी हो गई हूँ। तो मतलब यह कि मुझे एंशिएंट सीक्रेट राम से बाहर निकाल दिया गया है। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 205 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 206 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जीकियान हान को सीक्रेट राम से बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल कर दिया जाता है। वहीं पर खड़ी होती है और कहती है, हाथ में जो सोल कंट्रोलिंग स्टोन था उसको मेरे हाथ से ले लिया गया है, वो किसी और के पास है और इस वक्त एबी भी मेरे पास नहीं है, ल्यूजियांग भी मेरे साथ नहीं है, वो भी मेरे पास नहीं है। जल्दी से जल्दी वापस जाना होगा, मुझे वापस जाकर अपने सेक्टर पैट्रियार्च को इस बारे में बताना होगा जहाँ पर जो कुछ भी हुआ है। सिनेमा फिर से अंदर का दिखाया जाता है जहाँ पर शुई लूक्यू ने जुंजी और उसके साथ साथ ल्यूजियांग दोनों का बचा लिया होता है। वो उन दोनों को बचाकर दूसरी साइड के ऊपर ले आती है जहाँ पर वो दोनों रिवर के पास खड़े होते हैं। क्यों अपने हाथ में उस ग्रेट क्रिस्टल को निकालती है और कहती है, ये लो, वो तुम्हारा सोल कंट्रोलिंग स्टोन है। हम लोग इस वक्त एक क्लियर पॉन्ड के पास हैं जो कि फॉरेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा डीप है, तुम लोग यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट कर सकते हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों जाकर इस पॉन्ड के अंदर बैठ जाओ और इस पॉन्ड के अंदर बैठकर तुम दोनों ही अपनी कल्टीवेशन के ऊपर फोकस करो और कल्टीवेट करने से तुम लोग काफी अच्छे से कल्टीवेट कर पाओगे, तुम्हारी एनर्जी काफी तेजी के साथ बढ़ेगी। साथ ही वो सोल कंट्रोलिंग स्टोन को भी ल्यूजियांग को दे देती है। जुंजी उसे कहता है, तो क्या हम लोग अगर वहाँ पर कल्टीवेट करेंगे तो हम लोग इसके साथ कंट्रोलिंग स्टोन के कंट्रोल के अंदर से ल्यूजियांग को निकाल सकते हैं या नहीं? शुई लूक्यू से कहती है, ये वाला कल्टीवेशन मेथड या डुअल कल्टीवेशन मेथड है, तुम दोनों को वहाँ पर अकेले इकट्ठे पॉन्ड के अंदर जाना पड़ेगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें अपनी एनर्जी को इसकी बॉडी के अंदर एंटर करना होगा। तो तुम इसकी बॉडी के अंदर जो जिन एनर्जी है, बहुत ज्यादा कोल्डनेस की एनर्जी है, उसको सप्रेस करोगे। तुम ऐसा करते हो तभी तुम इसकी बॉडी के अंदर 9 आइस वेन्स को सप्रेस कर पा सकते हो। ये बात सुनने के बाद ल्यूजियांग शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, इस बात का क्या मतलब है कि हमें वहाँ पर इकट्ठे जाना होगा? लूक्यू से कहती है, मैंने यहाँ पर क्या कहा? मैंने कहा तुम दोनों को इकट्ठे जाना है और तुम दोनों की मेमोरीज को सर्च करने के बाद मुझे इतना तो पता चल चुका है कि तुम दोनों
दोनों पहले एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब हुआ करते थे, लेकिन तुम दोनों ने पहले ये सब कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन तुम दोनों इतने करीब थे कि तुम दोनों ये सब कुछ करने के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके थे। तो अब यहाँ पर तुम्हारे लिए ये मेथड बहुत ज्यादा परफेक्ट है, तुम दोनों डुअल कल्टीवेट करो। लियू जियांग और जुनजी दोनों ये बात सुनने के बाद शर्माना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि हमें डुअल कल्टीवेट करना है। इसके बाद वो दोनों ही अपने कपड़े उतार कर पानी के अंदर चले जाते हैं। जुनजी से कहता है, लियू जियांग तुम्हें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें परेशान नहीं होना। के साथ ही वो दोनों रोमांटिक मूड में आ जाते हैं। जो लियू जियांग उसे कहती है, लियू जियांग उसे कहती है, अब मुझे बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है जैसे कि मैं कुछ सपना देख रही हूँ। मैं पहले तुम्हारे करीब आना चाहती थी, लेकिन आज मैं यहाँ पर फाइनली तुम्हारे करीब हूँ। जुनजी उसे गले से लगा लेता और कहता है, पर हम लोग यहाँ पर ये सब कुछ खत्म कर ले, हम लोग वापस अपनी क्लाउड डायनेस्टी में चले जाएं, तो वहाँ पर जाकर हम लोग प्रॉपर वेडिंग करेंगे, हम लोग अपनी शादी करेंगे। लियू जियांग कहती है, क्या वाकई में तुम मुझसे शादी करोगे? और इसी के साथ ही वो और भी शर्माना शुरू कर देती है। हमारा जुनजी उसे कहता है, जब पहली बार मैं तुम्हें शुई फैमिली में प्रपोज करने के लिए गया था, तुम्हें वहाँ से लेकर आया था, उस वक्त मेरे पास पेरेंट्स नहीं थे और ना ही तुम्हारे पास पेरेंट्स थे। तुम्हारे फादर ने तुम्हें मेरे साथ भेज दिया था, लेकिन अब हालात काफी ज्यादा बदल चुके हैं, अब मेरे पास पेरेंट्स हैं, वो दोनों हमारी शादी करवाएंगे। तो लियू जियांग फिर से उसके साथ चिपक जाती है और कहती है, क्लाउड मुझे पता है तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो, तुम मेरे साथ कुछ भी कर लो, मैं सब कुछ तुम्हारे साथ करने को तैयार हूँ, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी, चाहे वो कुछ भी हो। जुनजी से कहता है, तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी हो। इसी के साथ ही वो दोनों काफी ज्यादा रोमांटिक मूड में चले जाते हैं और हमारा जुनजी उसे पकड़ता है और पानी के अंदर चला जाता है। वो दोनों वहाँ पर किस करते हैं और उसके बाद का हमें कुछ भी नहीं दिखाते कि क्या करते हैं। थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाते हैं। हमारा जुनजी पानी के अंदर से बाहर निकलता है, अपने कपड़े पहनता है, शुई लूक्यू के पास आ जाता है और उसे कहता है, मैं शुई। उस यहाँ की बॉडी के ऊपर जो सोल कंट्रोलिंग स्टोन का कंट्रोल था वो खत्म हो चुका है, फिलहाल के लिए वो वहाँ पर बैठकर रेस्ट कर रही है, तो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो शुई लूक्यू उसे कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें पता है कि मैंने यहाँ पर तुम्हें क्यों बुलाया है, कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर तुम्हारा इंतजार क्यों कर रही थी? हमारा जुनजी उसे कहता है, लगता है कि सबका ताल्लुक मेरे साथ है और मेरे उस सर्कल स्टोन के साथ है, यानी रीइंकार्नेशन स्टोन के साथ है। उसे कहती है, हाँ, ये सबका ताल्लुक तुम्हारे रीइंकार्नेशन स्टोन के साथ ही है, मुझे तुम्हारी पिछली लाइफ और इस लाइफ दोनों के बारे में काफी कुछ पता है। जुनजी भी उसकी बातें सुनने के बाद हैरान हो रहा था। शुई लूक्यू उसे कहती है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो ब्लड लाइन की पावर है, वो ब्लड लाइन ज़ीउस डी की ब्लड लाइन से है। ज़ीउस डी वो बंदा था जिसके पास रीइंकार्नेशन स्टोन था। ज़ीउस डी या फिर इसको पहले मेटासाइकोसिस एम्परर भी कहा गया है। जुनजी भी ये बात सुनने के बाद बहुत सा हैरान होता है और कहता है, क्या ये बात वाकई में सच है कि मैं ज़ीउस डी की ब्लड लाइन से हूँ? शुई लूक्यू उसे कहती है, ज़ीउस डी के पास एक बहुत ही स्पेशल कल्टीवेशन मेथड था, उस स्पेशल कल्टीवेशन के मेथड को यूज करते हुए वो बार बार अपने आप को रीइंकार्नेट कर सकता है। बार बार अपने आप को रीइंकार्नेट इसीलिए करता है ताकि वो बहुत सारी कल्टीवेशन मेथड्स को सीख सके। ये प्रोसेस बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। हर बार जब वो रीइंकार्नेशन करने वाला होता है उस वक्त उसे बहुत ज्यादा खतरा होता है, क्योंकि अगर एक छोटी सी गलती हुई तो उसकी जान भी जा सकती है और वो दोबारा कभी भी रीइंकार्नेट नहीं होगा, वो मर जाएगा। इसी वजह से उसने अपनी ब्लड लाइन, जिसके पास उसका अपना ही खून हो, डायरेक्ट डिसेंडेंट में से उसने किसी एक बंदे को ढूंढना होता है, वो एक बंदा जो कि उसके लिए इस कैलेमिटी को फेस कर सके। जुनजी से कहते हैं, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो रीइंकार्नेशन करने वाला इंसान मैं हूँ जिसे उसने ढूंढा है, जो कि उसकी डायरेक्ट डिसेंडेंट लिस्ट में से है। लोग उसे कहते हैं, तुम एक बहुत ही जीनियस लड़के हो, एक बहुत ही जीनियस और टैलेंटेड लड़के हो, तुम्हारे एम्परर लेवल तक पहुंचने की उम्मीद बहुत ज्यादा है, लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी एम्परर लेवल तक पहुंच जाओगे। इसी वजह से ज़ीउस डी ने तुम्हारे अंदर ये सब कुछ देखा। ज़ीउस डी को जब तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने अपनी ब्लड लाइन की एक छोटे से ट्रेस को तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल दिया, ताकि जब तुम एम्परर लेवल तक पहुंच जाओ तब वो तुम्हारी बॉडी को यूज कर सकेगा। तुम्हारा जुनजी से कहता है, मेरी पिछली लाइफ में रीइंकार्नेट होने से पहले मैं एम्परर लेवल तक पहुंच चुका था, सक्सेसफुली एक हुनजान एम्परर बन गया था। ये सब कुछ भी ज़ीउस डी ने किया था, क्या वो बैकग्राउंड में मेरी मदद करता रहा था? तो शुई लूक्यू से कहती है, सिर्फ इतना ही नहीं, तुम्हारी पिछली लाइफ में शुई लियू जियांग की मौत बहुत ही पहले हो गई थी, क्योंकि तुम्हारी कल्टीवेशन एक बिगड़ती जा रही थी, तुम उससे ज्यादातर ध्यान उसके ऊपर देने लगे थे। इसी वजह से ज़ीउस डी ने उसकी मौत को प्लान किया था, लियू जियांग को मरवा दिया, जिसके बाद तुम्हारे पास कल्टीवेट करने के अलावा और कुछ भी नहीं बचा था, तुम सिर्फ और सिर्फ कल्टीवेट करते गए। मैं यहाँ पर तुम्हें एक और बहुत बड़ा सीक्रेट बताने वाली हूँ। तुम्हारी पिछली लाइफ में वो सबसे अच्छा दोस्त जिसका नाम ज़ाओ टियान था, ज़ाओ टियान जिसने एंड के ऊपर तुम्हें मारा था, ज़ाओ टियान वो भी इसी की अपनी रीइंकार्नेशन थी। अब उसे लगा कि तुम कल्टीवेशन में इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते, तो उस वक्त टियान ने तुम्हें मार दिया, जो कि असल में ज़ीउस डी ही था। ज़ीउस डी ने तुम्हें मार दिया ताकि तुम अपनी जिंदगी को दोबारा से रीइंकार्नेट करने के बाद दोबारा से आगे बढ़ाओ और एक दिन तुम सही तौर पर हुनजान एम्परर की लिस्ट में पहले नंबर पर आ जाओ। मैं जुनजी की बात सुनने के बाद कहता, अब मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैं बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुका हूँ। अगर मैं यहाँ पर एम्परर लेवल तक पहुंच जाता हूँ तो वो मेरी बॉडी को पोजेस कर लेगा, उसके बाद मेरी सोल डिस्ट्रॉय हो जाएगी, यानी कि मेरा नामो निशान मिट जाएगा और मेरी बॉडी के ऊपर कोई और कंट्रोल कर लेगा। उसके बाद मेरी जगह के ऊपर वो जिंदगी गुजारेगा। जुनजी से कहता है, मैं शुई, क्या आपको पता है कि इस वक्त ज़ीउस डी कहाँ पर है, कि मैं उसे कहाँ पर ढूंढ सकता हूँ? वो उसे कहती है, तुम उसको ढूंढ सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए वो बहुत ज्यादा जख्मी है। इस लाइफ में वो अपनी 9th रीइंकार्नेशन को पूरा कर चुका है और उसकी क्योंकि 9th रीइंकार्नेशन है, इसी वजह से उसे इस बार सक्सेसफुल होना पड़ेगा, उसे किसी की बॉडी को अपनाना पड़ेगा और वो तुम हो। लास्ट टाइम तुम्हारी बॉडी को रीइंकार्नेट करवाने के लिए उसने रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज किया था, तुम्हें रीइंकार्नेशन स्टोन को यूज करवाकर रीइंकार्नेट करवाया था, जिसकी वजह से वो काफी बुरी तरह से जख्मी हो चुका है। इस वक्त वो कहीं पर छुपा हुआ है ताकि वो अपने आप को रिकॉपरेट कर सके। जुनजी से कहता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि फिलहाल के लिए वो मुझे मॉनिटर नहीं कर सकता, उसे नहीं पता कि इस वक्त मैं क्या कर रहा हूँ। कहती है, हाँ ये बात वाकई में सच है, लेकिन फिलहाल मैं तुम्हें एक और बात बताना चाहती हूँ, वो इस वक्त डार्कनेस में छुपा हुआ है। वो फिलहाल के लिए डार्कनेस में छुपा हुआ है और जख्मी भी है,
लेकिन फिर भी उसकी स्ट्रेंथ तुमसे बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा कि तुम इसको सोच भी नहीं सकते, तुम उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते और तुम उससे फाइट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कहीं तुम्हें ये सारी बातें सुनने के बाद डर तो नहीं लग रहा? हमारा जुंजी से कहता है नहीं, मुझे इस सारी बात से कोई भी डर नहीं लग रहा। जैसा कि फिलहाल के लिए ज़्यूस डी को इस बारे में नहीं पता कि हम दोनों जहाँ पर बात कर रहे हैं, इसी तरह उसने बहुत सारी चीजों को प्रोडिक्ट नहीं किया होगा, बहुत सारी बातें ऐसे होंगी जिनके बारे में उसे पता भी नहीं होगा। मुझे बस इतना पता है कि मुझे एंड के ऊपर उसके हाथों से नहीं मरना और ना ही मुझे उसका कोई मोहरा बनना है, ना ही मुझे अपनी बॉडी उसको देनी है। शुई लू की उसकी बात सुनने के बाद कहती है, मुझे ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुशी हुई कि तुम उसके मोहरे नहीं बनोगे। के साथ ही वो सोच रही होती है, ज़्यूस डी अपनी सारी लाइफ कैलकुलेट करता रहा, उसे लगा कि वो यहाँ पर कामयाब होने वाला है, लेकिन मुझे लगता है कि उसे एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है। ल्यूजियांग भी वहीं पर आ जाती है। ल्यूजियांग कहती है, स्टोन के अंदर जो भी इवल हो रहा था वो सारे का सारा डिसअपियर हो चुका है। हमारे जुंजू से कहता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि सोल कंट्रोलिंग स्टोन के अंदर से जितना भी इवल हो रहा था वो सारा खत्म हो गया है। ल्यूजियांग कहती है, ना सिर्फ ये बल्कि मेरी बॉडी के अंदर जो 9 आइस वेन्स है वो भी सप्रेस हो चुकी है, कम्प्लीटली सप्रेस हो चुकी है। ये सब कुछ सीनियर की वजह से हुआ है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लू क्यों कहती है, तुम्हें शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही वो उनसे कहती है, ये जो सोल कंट्रोलिंग स्टोन है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, ये इसके अंदर बहुत सारी स्पिरिट एनर्जी और सोल पावर है, इस सोल पावर को अपने लिए यूज कर सकते हो। वो सोल कंट्रोलिंग स्टोन क्योंकि ल्यूजियांग के हाथ में होता है। जुंजियो से कहता है, ल्यूजियांग क्या तुम इसके अंदर से सोल पावर को मेरे स्पिरिट पैड को देने में मदद करोगी, क्योंकि मेरा स्पिरिट पैड ये सोल पावर को बहुत ज्यादा पसंद करता है, ये इसको खाता है, इसको ऑब्जर्व करता है। हमारा जुंजी अपने पास से अपने स्पिरिट बीस्ट को बाहर निकालता है, तो ल्यूजियांग उसे कहती है, हाँ क्यों नहीं। वो सोल स्टोन के अंदर से सारी सोल पावर को स्पिरिट बीस्ट के अंदर ट्रांसफर कर देती है, स्पिरिट बीस्ट सारी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेता है। इसके साथ ही वो बीस्ट हो जाता है। तो शुई लू क्यू से कहती है, तो वाकई में एक बहुत ही कीमती ट्रेजर को ढूंढ लिया है, तुम्हें पता है कि तुम्हारे पास जो लिटिल स्पिरिट बीस्ट है एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है। ल्यूजियांग कहती है, क्या वाकई में आप सच कह रही हैं, ये एक छोटी सी किटी क्या ये वाकई में एक डिवाइन बीस्ट है? शुई लू क्यू से कहती है, ये अभी सोल पावर को ऑब्जर्व करने के बाद तो सो गया है, लेकिन जब ये जागेगा मुझे लगता है कि तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है कि ये वाकई में एक डिवाइन बीस्ट का बेबी है। इसी के साथ ही शुई लू क्यू अपने पास से ट्रेजर्स निकालती है और हमारे जुंजी से कहती है, जुंजी मेरे पास तुम्हारे लिए 2 ट्रेजर्स हैं, ये दोनों स्पेशल तुम्हारे लिए हैं। वो हमारे जुंजी से कहती है, तुम्हारे पास मैंने 2 ट्रेजर्स दिए, उनमें से एक स्टार मैरो स्टोन है और दूसरा मास्टर स्पिरिट है जो कि एक 9 टेल इमॉर्टल फॉक्स की है। जुंजी से कहती है, मैंने तुम्हें ये जो स्टोन दिया है, इस स्टोन की मदद से तुम टाइम के फ्लो को स्लो कर सकते हो। तुम्हें मैंने जो 9 ग्रेड की जो मास्टर स्पिरिट दी है, तुम इस मास्टर स्पिरिट को शुई फैमिली के किसी भी मेंबर को ट्रांसफर कर सकते हो, कोई भी मेंबर इसको अपने लिए रख सकता है और उसकी पावर पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। जुंजी से कहता है, सीनियर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इस सारे गिफ्ट्स के लिए। तो शुई लू क्यू से कहती है, जरा रुको अभी खत्म नहीं हुआ, जबकि तुमने यहाँ पर मेरे दोनों गिफ्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया, तुम्हें यहाँ पर मेरी कंडीशन के लिए राजी होना पड़ेगा। जुंजी से कहती है, फिलहाल के लिए मेरी सोल सस्टेनेबल नहीं है, चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ फॉरेन मेटल्स को ढूंढो। उन फॉरेन मेटल्स को ढूंढने के बाद मैं चाहती हूँ कि तुम उनके साथ एक स्पिरिट पपेट बनाओ, स्पिरिट पपेट बॉडी जिसके अंदर मैं अपनी बॉडी को संभाल सकूं और उसको मैं यूज कर सकूं। जुंजी इसकी बात सुनने के बाद कहता है, मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो कि फोर्जिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है, पहले भी एक व्हाइट टाइगर का पपेट बनाया था जिसके अंदर अब मेरे पास सोल है। मुझे लगता है कि उनकी मदद से मैं फॉरेन मेटल्स को जल्दी से ढूंढ कर आपके लिए एक पपेट बना सकता हूँ जिसको आप यूज कर पाएंगे। तो शुई लू क्यू से कहती है, ये बहुत ही अच्छी बात है, चलो फिर ठीक है, ये तो डन रहा। इसी के साथ ही वो अपने हाथ को घुमाती है और वहाँ पर आसपास के नक्शे को चेंज कर देती है। वहाँ पर अब एक बड़ा सा पॉन्ड बन जाता है जो कि काफी ज्यादा लाइवली होता है, बिल्कुल एक गार्डन की तरह। जुंजी से कहती है, मैंने इस जगह को एक मैनर में चेंज कर दिया है, चाहती हो कि तुम यहाँ पर अपने स्टार मैनर को यूज करो, टाइम को स्लो कर दो। टाइम को स्लो करने के बाद तुम दोनों यहाँ पर कल्टीवेट कर सकते हो, दोनों को यहाँ पर छोड़ जाऊंगी। जुंजी से कहता है, सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 15 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 15 दिन के बाद टाइम खत्म हो चुका है, सीक्रेट राम का दरवाजा बंद होने वाला है, तो सभी लोग जो कि बच चुके हैं वो सभी लोग सीक्रेट राम के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं ताकि वहाँ से बाहर निकल सके। ल्यूसी, स्कारलेट और उसके साथ साथ यंग मास्टर सू, ये सभी लोग एग्जिट की तरफ जा रहे होते हैं। कहती है, क्या हम लोग निकल पाएंगे? कल सीक्रेट राम का दरवाजा बंद हो जाएगा, हमें वहाँ पर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो यंग मास्टर सू कहता है, अगर हम लोग इसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ते रहे तो मुझे लगता है कि हम लोग सीक्रेट राम से बाहर निकल जाएंगे। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 206 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा जुंजी भी सीक्रेट राम से बाहर निकल पाएगा या नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? स्वर्ड किंग के एपिसोड 207 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंजी और ल्यूजियांग दोनों ही वहां पर बैठकर एक पॉन्ड के अंदर बैठकर कल्टीवेट कर रहे होते हैं। टाइम पूरा हो चुका है। ल्यूसी और उसके साथ यंग मास्टर सू और स्कारलेट होते हैं, वो तीनों ही वापस जा रहे होते हैं। वो लोग पहुंचने वाले होते हैं उस एग्जिट गेट की तरफ। वो लोग कहते हैं हम लोग पहुंच जाएंगे। तो यंग मास्टर सू से कहता है हम लोग पहुंच जाएंगे अगर हम लोग किसी स्पीड के साथ आगे बढ़ते रहे। तो ल्यूसी उन लोगों से कहती है तुम लोग वाइली कॉन्गशेंग को पीछे क्यों छोड़ आए हो? वो वाकई में वहां पर बैठकर स्वर्ड मास्टर लूजन का इंतजार करना चाहता है, लेकिन उसे पता है कि एक दिन के बाद यहाँ पर एग्जिट क्लोज हो जाएगा और वो कभी भी इस राम के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। मास्टर सू से कहता है हाँ मुझे लगता है कि वो वहीं पर रहना चाहता है क्योंकि उन दोनों की दोस्ती बहुत ज्यादा पक्की है। इसी वजह से वो अपनी जान का जोखिम लेकर वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा है। वो भी उसी टेंपल के अंदर बैठकर उसका इंतजार कर रहा होगा। स्कारलेट कहती है जब ये सीक्रेट एरिया क्लोज हो जाएगा तो उसके बाद ये कभी भी ओपन नहीं होने वाला। उम्मीद करती हूँ कि कोई मिरेकल हो जाए और वो दोनों टाइम के ऊपर एग्जिट तक पहुंच जाए और दोनों यहाँ से बाहर निकल आए। नेक्स्ट सीन हमें फिर से ल्यूजियांग और जुंजी का दिखाया जाता है। ल्यूजियांग और जुंजी दोनों पूल के अंदर बैठे होते हैं, डुअल कल्टीवेट कर रहे होते हैं। पर बैठे बैठे जब वो काफी सारी एनर्जी को गैदर कर लेते हैं, उनकी बॉडी के अंदर से जबरदस्त
जबरदस्त एनर्जी बीम निकलती है। जुंजी ने जहाँ पर ब्रेक थ्रू कम्प्लीट कर लिया है। जियांग से कहता है, लिू जियांग, हम लोग तकरीबन 1 महीने से ज्यादा यहाँ पर बैठे हुए हैं और अपनी एनर्जी को हमने काफी अच्छे से इंप्रूव किया है। कल्टीवेशन यहाँ पर 4 लेवल्स के हिसाब से अप हुई है। मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ही जल्दी यहाँ पर जिनो जैंग मास्टर राम में पहुंच जाएंगे। तो जियांग कहती है, मुझे लगता है कि फिलहाल के लिए मैं और ज्यादा ब्रेक थ्रू कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगी। फिलहाल मेरी यहीं पर ब्रेक लगने वाली है, उसके बाद अगला ब्रेक थ्रू कम्प्लीट करूंगी। इसी के साथ ही लिू जियांग जब हमारे जुंजी की तरफ देखती है तो हमारे जुंजी की बॉडी के अंदर जबरदस्त एनर्जी निकल रही होती है और उस एनर्जी के साथ उसे जिनो जैंग दिखाई देते हैं। कहती है, जुंजी तुम्हारी बॉडी के साथ क्या हो रहा है? तुम्हारी बॉडी के अंदर से तो हीवन और अर्थ की एनर्जी निकल रही है। तुम्हारा जुंजी उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर लेवल अप कंप्लीट कर लिया और मैं जिनो जैंग राम का एक एक्सपर्ट बन चुका हूँ। इसके साथ ही हमारा जुंजी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड को निकालता है तो ब्लैक स्वॉर्ड भी अपनी शेप को चेंज कर लेती है। वो अपनी शेप को चेंज करती है और इसी के साथ ही हमारा जुंजी उसकी वॉइड के अंदर चला जाता है जहाँ पर उसे सामने दिखाई देती है। तो वो उसे कहता है, ज़ाओही। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर दोबारा मिल रहे हैं। तो ज़ाओही उसे कहती है, तुम्हें काफी अरसे के बाद यहाँ पर देख रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था वेंजियान पवेलियन में। जुंजी उसे कहता है, मुझे एक बात तो बताओ कि मेरी जो पिच ब्लैक स्वॉर्ड इसने अपनी शेप को चेंज क्यों कर लिया है? मैंने यहाँ पर लेवल अप किया, मैं जिनो जैंग राम में पहुंचा हूँ तो इसकी शेप चेंज हो गई है। उसे कहती है, ये तो जाहिर सी बात है। इस बात का अंदाजा भी है कि ये तलवार क्या कर सकती है। तुमने अभी तक इस तलवार की फुल पावर को तो रिलीज किया ही नहीं है। जैसे तुम लेवल अप करते जाओगे इस तलवार का लेवल अप होता जाएगा। इसकी जो पहली म्यूटेशन थी उसको ब्लैक कंसीलमेंट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, उसमें ये आसपास की जितनी भी साउंड्स होती हैं उन सभी को माइनस कर सकती है। यानी कि जब तुम इसको यूज करोगे तब भी कोई साउंड नहीं होगी और ना ही जब तुम इसको इसको यूज कर रहे होगे या फिर तुम इसे अपने पास रखते हो तब भी कोई साउंड नहीं होती। आसपास के एरिया को कंसील कर सकती है। के बाद अब यहाँ पर तुमने इसकी सेकंड स्टेज को एक्टिवेट किया है। सेकंड स्टेज ग्रेविटी है, यानी कि ये हर एक चीज को पुल कर सकती है या किसी भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है, अब्सॉर्ब कर सकती है। और इस स्टेप को हम लोग ब्लैक एनाइलेशन कहते हैं। इसके अंदर एक ब्लैक होल है। तुम्हारी इस ब्लैक स्वॉर्ड के अंदर एक ब्लैक होल है जो कि इसके अंदर ट्रैप्ड है। तुम इस तलवार की मदद से बहुत सारे किंग लेवल के वेपन्स को भी आसानी से तोड़ सकते हो। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम्हारी पावर लेवल जो है वो तेजी के साथ आगे बढ़ेगी और बहुत ही जल्दी तुम बहुत ज्यादा पावरफुल इंसान बन जाओगे। जुंजी से कहता है, जो तो बहुत ही अच्छी बात है कि मेरे पास जो तलवार है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। जुंजी अपनी ब्लैक स्वॉर्ड की वॉइड के अंदर होता है, इसी वजह से वो वहाँ पर अपने ध्यान में चला जाता है। तो लिू जियांग उसे जगाती है और कहती है, लिू जियांग उसे हिलाती है और कहती है, जी तुम्हें क्या हुआ? तुम कहाँ पर खो गए थे? हमारा जुंजी से कहता है, नहीं नहीं कुछ भी नहीं हुआ, मैं बस कुछ यहाँ पर सोच रहा था। फिर साथ ही हमारा जुंजी अपनी तलवार को उठाता है और कहता है, तो मुझे पता चला कि मेरी तलवार के अंदर एक पूरे का पूरा ब्लैक होल सील किया गया है। वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो किसी भी चीज को अपने अंदर सक कर सकता है। मैं अपनी कल्टीवेशन को बढ़ाता हूँ तो मेरी तलवार का लेवल भी इसके साथ साथ बढ़ता जाएगा। क्या मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत ही मेहनत करके कल्टीवेट करना होगा ताकि मैं तेजी के साथ लेवल को बढ़ा सकूं। दोनों जब अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करते हैं तो शुई लू क्यू वहाँ पर आती है और जुंजी से कहती है, जुंजी तुम्हें बहुत बहुत बधाई हो कि तुमने यहाँ पर जिनो जैंग राम को हासिल कर लिया है। फिर साथ ही वो उसे कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आखिरी गिफ्ट है, ये भी तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इसे गिफ्ट के तौर पर समझो। कहती है, जो तुम्हारी पैट्रियार्च की वॉइस है शुई लू क्यू की, लेकिन वो दिखाई क्यों नहीं दे रही? शुई लू क्यू ने अब यहाँ पर हमारे जुंजी के लिए जो गिफ्ट लाया वो एक ड्रेस होता है कि वो एक लड़की वाला ड्रेस होता है। तो वो उसे कहती है, ये एक बहुत ही स्पेशल ड्रेस है, ये तुम्हारे लिए है, एक सेलेस्टियल बीइंग का ड्रेस है, तुम इसको यूज कर सकते हो, एक सुप्रीम एम्परर वेपन है। एक्चुअली इसको स्पीड के लिए यूज किया जाता है। जब तुम इसको अपने ऊपर पहनोगे तुम्हारी स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं, तुम यहाँ पर स्पेस में भी ट्रैवल कर सकते हो और वर्ल्ड के अंदर भी ट्रैवल कर सकते हो। तो जियांग उस ड्रेस को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि ये एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस है। फिर साथ ही वो शर्माना शुरू कर देती है और कहती है, लेकिन पैट्रियार्च ने कहा कि ये जुंजी के लिए है, लेकिन ये तो लड़कियों वाला ड्रेस है, जुंजी इसमें कैसा लगेगा? जुंजी से कहता है, ओए तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो? ये ड्रेस मेरे लिए नहीं है बल्कि तुम्हारे लिए, चलो जल्दी से इस ड्रेस को पहन लो। वो उसे कहती है, लेकिन मैं इस ड्रेस को कैसे ले सकती हूँ, ये तुम्हारे लिए है। जुंजी आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ये मेरी तरफ से शादी का तोहफा समझो, शादी के ऊपर तुम इसी गिफ्ट को, इसी ड्रेस को पहनने वाली हो। तो लिू जियांग उसे कहती है, क्या वाकई में? तो जुंजी कहता है, हाँ जरा इसको पहनकर तो दिखाओ। तो लिू जियांग जल्दी से उस ड्रेस को पहन लेती है और उसमें काफी ज्यादा हॉट लग रही होती है। जुंजी उसे कहता है, अभी ये वाला ड्रेस तुम्हारे पर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। साथ ही वो लोग साइड के ऊपर देखते हैं, वहाँ पर उन्हें बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिखाई देती है। लिू जियांग कहती है, मुझे लगता है कि सीक्रेट राम की ओपनिंग एरिया के पास से ये लाइट नजर आ रही है, लगता है कि ये क्लोज होने वाला है। जुंजी कहता है, हाँ मुझे लगता है कि वक्त आ चुका है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और वो दोनों भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट सीन में बाहर का दिखाया जाता है, सीक्रेट राम के बाहर का दिखाते हैं। यहाँ पर मास्टर गू सामने खड़े होते हैं, बाकी के सभी लोग भी वहीं पर खड़े हैं। वो लोग कहते हैं एंशिएंट गेट ओपन होने वाला है और लगता है कि यहाँ पर सभी बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। देखते हैं कि यहाँ पर कौन से सेक्टर के बच्चे सबसे पहले बाहर निकलेंगे और किसके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होने वाली है। यहाँ पर डॉन पैलेस के पैट्रियार्च जो कि यंग मास्टर लिन के फादर भी हैं, वो भी खड़े होते हैं और उसके साथ साथ यंग मास्टर लियू के फादर होते हैं, भी वहीं पर होते हैं। तो वो लोग कहते हैं, लगता है कि हमारी डॉन फैमिली से यहाँ पर सबसे पहला बंदा निकलेगा, क्योंकि मेरा यंग मास्टर लिन वो बहुत ज्यादा पावरफुल है और सबसे पहले वही यहाँ से निकलने वाला है। के साथ ही दरवाजे में हलचल होती है और वहाँ से पहले कोई बाहर निकलता है। तो ये लोग देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर 7 स्टार वैली के दोनों लड़के होते हैं, स्कारलेट और उसके साथ यंग मास्टर सू, वो दोनों वहाँ सबसे पहले बाहर निकलते हैं। मास्टर गू ये देखकर काफी हैरान होते हैं और कहते हैं, तो 7 स्टार वैली वाले इस बार सबसे पहले निकले हैं। इसी के साथ ही वहाँ पर तीन और लोग निकलते हैं। इनके अंदर हमारा स्वॉर्ड मास्टर बाइली गोंगशेंग होता है और उनके साथ लॉन्गलिन का साथी होता है और उसके साथ साथ ल्यूसी होती है। बाइली गोंगशेंग बाहर आने के बाद से पता चलता है कि वो सीक्रेट एरिया से बाहर निकल आया, क्योंकि वो यहाँ पर खुद से बाहर नहीं आया बल्कि उसे पैट्रियार्च ने बाहर भेजा है, यानी कि शुई लू क्यू ने बाहर भेजा है। साथ ही वो सोच रहा था यहाँ पर हो क्या रहा है, मुझे वहाँ पर एक लंबे बालों वाली औरत ने मुझे टेलीपोर्ट किया था, उसने मुझे यहाँ पर बाहर भेज दिया, उसने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ का एक इशारा किया
किया था और उसके साथ मैं यहाँ पर बाहर पहुंच आया हूँ। यंग मास्टर गु आगे बढ़ते हैं और जाकर अपनी बेटी से पूछते हैं, ल्यूसी मुझे ये बताओ कि तुम अकेली क्यों आई हो, तुम्हारा साथी कहाँ पर है, किम कहाँ पर है। वो उनको बताने लगती है। उसी वक्त लॉन्गलिन का साथी आगे बढ़ता है और उनसे कहता है, मिस्टर गु आपको किम के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मर चुका है। सिर्फ वही नहीं बल्कि यंग मास्टर लिन और उसके साथ साथ यंग मास्टर ल्यू वो दोनों भी मर चुके हैं और इन तीनों लोगों को सभी लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे ने मारा है और उसका नाम स्वॉर्ड मास्टर लू जून है। सुनने के बाद तीनों फादर्स को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमारे बेटे कैसे मर सकते हैं। पहले कॉन्गचैंग उन लोगों से कहता अपनी बकवास बंद करो, मैंने उन लोगों की जान ली है, उसने नहीं मारा। उनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि उसकी मौत आई थी इसी वजह से वो क्लाउड के साथ फाइट कर रहा था। वो अपनी वजह से मारा गया क्योंकि उसने वहाँ पर एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था। बाकी के दोनों की जान मैंने खुद अपने हाथों से ली है और इस सबका लू जून के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। वैसे भी इस कंपटीशन का रूल है कि कंपटीशन के दौरान अगर किसी की जान जाती है तो उसका बदला नहीं लिया जाएगा। यंग मास्टर लिन का गार्ड उसे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर उस लू जून को कवर करने की कोशिश कर रहे हो जबकि ये सब कुछ उसी ने किया है। वो एक बहुत ही जालिम लड़का है, उसने जानबूझकर उन सभी लोगों की जान ली है, स्पेशली किम की। मास्टर लिन के फादर भी उसे कहते हैं, हाँ बाइली कॉन्गचैंग तुम यहाँ पर जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हो, तुम दोनों काफी ज्यादा अच्छे दोस्त हो, इसी वजह से तुम यहाँ पर उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हो। हमारे पास इस बात का सबूत है कि उसी ने उन लोगों की जान ली है। तो कल फैन वूजी आगे बढ़ते हैं और उनसे कहते हैं, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ, तुम सभी लोगों को ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो बाइली को रोक देते हैं और कहते हैं आगे मत बढ़ो वरना बात आगे बढ़ जाएगी। पैट्रियार्च गून लोगों से कहते हैं, तुम सभी को आपस में फाइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सीक्रेट एरिया कम्प्लीटली क्लोज हो चुका है। अगर जुनजी जिंदा भी हुआ तो वो कभी भी बाहर नहीं निकल पाएगा, वो अंदर ही मर जाएगा। सीक्रेट एरिया दोबारा कभी भी ओपन नहीं होने वाला। सभी लोग कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो वहाँ पर खुद ही मारा गया क्योंकि अगर वो यहाँ से बाहर निकलता तो हम लोग उसे जरूर मार डालते। ऐसे ये लोग यहाँ पर ये वाली बातें कर रहे होते हैं कि हम लोग उसे खुद ही मार डालते। उसी वक्त जुनजी की आवाज आती है। वो कहता है क्या वाकई में तुम लोग मुझे मारने वाले थे। ये लोग जल्दी से दरवाजे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये उसकी आवाज कहाँ से आ रही है। तो जो स्वॉर्ड मास्टर लू जून की आवाज है। वहाँ पर दरवाजा था, वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल के अंदर से हमारा जुनजी बाहर निकलता है। ल्यू जियांग भी उसके साथ ही होती है। जुनजी कहता है तुम लोग तो यहाँ पर किस तरह की बातें कर रहे हो, तुम लोग मुझे मारना चाहते हो तो फिर आओ मुझे मार कर दिखाओ। पहली भागता हुआ जुनजी के पास आता है और उसे कहता है, क्लाउड तुम वाकई में ठीक हो, मुझे इस बात से बहुत ज्यादा खुशी हुई, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा परेशान था। मुझे भी उसे कहता है क्लाउड की इमॉर्टल एनर्जी यहाँ पर सबसे ज्यादा है, इसके पास इतनी ज्यादा इमॉर्टल एनर्जी है कि इसने बंद हुए दरवाजे को दोबारा से पोर्टल के जरिए से ओपन कर लिया, यानी कि स्पेस के अंदर क्रैक्स डाल सकता है। मास्टर गू से कहते हैं सिर्फ इतना ही नहीं, क्या तुमने इसके कल्टीवेशन लेवल को नहीं देखा। जब ये वहाँ पर गया था ये हीवन एंड अर्थ राम का एक्सपर्ट, जरा देखो ये कौन से लेवल पर है, जिन और जैंग राम के फर्स्ट लेवल पर पहुंच चुका है। मास्टर लिन का जो गार्ड होता है वो चिल्लाकर माइल जुनजी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर बाहर आने की, जबकि तुमने हमारे बहुत सारे साथियों की जान ली है, तुमने वहाँ पर बहुत सारे टैलेंटेड लड़कों की जान ली है। जुनजी से कहता है तुम उन सभी लोगों को इस बार ब्लेम दे सकते हो क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर थे जो मेरे हाथों से मारे गए हैं। बात सुनने के बाद गॉड स्लेयर से पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है और उसे कहता है बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, अब तुम यहाँ पर मेरे हाथों से मरने वाले हो। हमारा जुनजी अपने हाथ को सिर्फ सामने की तरफ करते हुए एनर्जी को रिलीज करता है। एनर्जी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है, गॉड स्लेयर उड़ता हुआ पीछे जाकर पत्थर के साथ टकराता है। तुम्हारा जुनजी से कहता है क्या तुम्हारा हिमालय डान पैलेस, क्या तुम सभी लोगों को हारने की आदत है, तुम सभी को मेरे हाथों से मरना है। तो मास्टर गू जो के सभी के लीडर हैं उन लोगों से कहते हैं बस बहुत हो गया, यहाँ पर और ज्यादा फाइट करने की जरूरत नहीं है। कि यहाँ पर कंपटीशन हो रहा है तो कंपटीशन के मुताबिक लोगों का एक रूल था कि जिसके पास ज्यादा इमॉर्टल एनर्जी होगी वही इस कंपटीशन के फर्स्ट राउंड का क्वालिफाइड विनर होगा। यहाँ पर फर्स्ट रैंकिंग क्लाउड के पास होगी क्योंकि वो फर्स्ट रैंक के ऊपर आया, इसी वजह से उसे यहाँ पर रूल्स के मुताबिक दूसरे फाइट के अंदर अपना ओपोनेंट चूज करने का मौका मिलेगा। वो फ्रीली अपने ओपोनेंट को चूज कर सकता है। तो दूसरी कॉम्बैट फाइट 3 दिन के बाद होने वाली है। सभी लोग जाओ जाकर रेस्ट करो ताकि तुम्हें आपस में फाइट करनी है। तुम में से जो भी सेकंड राउंड में जीतेगा वही आखिरी राउंड तक पहुंच पाएगा। मास्टर गू की बात सुनने के बाद गॉड स्लेयर की तरफ देखता है और उसे कहता है जबकि मास्टर गू ने यहाँ पर से बात की इसी वजह से मैं इस बात को मान लेता हूँ और तुम्हारी जान बख्श देता हूँ। अगर दोबारा तुमने कभी यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश की मैं तुम्हें मार डालूंगा और स्पेशली 3 दिन के बाद अगर तुम्हें फाइट करनी है तो कंपटीशन में आ जाना। मास्टर ल्यू यहाँ पर अपने बेटे की मौत की वजह से अंदर से बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं और सोच रहे होते हैं और मास्टर लू जून तुमने मेरे बेटे की जान ली है, मैं इस बात का बदला तो लेकर रहूंगा। 3 दिन के बाद जो कंपटीशन होने वाला है उसके क्वालिफाइंग राउंड के अंदर ही मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 207 का एंड करेंगे। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जुनजी क्वालिफाइंग राउंड के बाद सेकंड राउंड को पास कर पाएगा, क्या वो इस कंपटीशन में सारे कंपटीटर्स को हरा देगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वर्ड किंग के एपिसोड 208 के साथ हाजिर हूं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें मेन हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां पर मास्टर गू अपनी चेयर के ऊपर बैठे होते हैं और बाकी के सभी लोगों से बात कर रहे होते हैं। मास्टर गू सभी लोगों से कहते हैं तुम्हें पता है ना कि सेकंड कंपटीशन राउंड के अंदर जब सभी लोग आपस में फायर करेंगे तो वहाँ पर उनकी जो रैंकिंग्स आने वाली है उन्हीं रैंकिंग के मुताबिक सभी सेक्टर्स के अंदर रिसोर्सेज को बांटने वाले हैं। सभी लोगों को शांत रहना होगा, 3 दिन के बाद इस फैसला करेंगे। मास्टर लिन और मास्टर ल्यू वो दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं। वो उसे कहते हैं हम लोग इस बात को कैसे जाने दे सकते हैं, उसने हमारे बेटों की जान ली है। वहाँ पर वैन वूजी से कह रहे थे
फैन वूजी वो तुम्हारा डिसाइपल है, क्या तुम्हारा वेंजियन सेक्टर, क्या तुम्हारे सेक्टर के लोग हमारे खिलाफ जाने चाहते हैं, क्या तुमने जानबूझकर उस अपने डिसाइपल को हमारे बेटू को मारने के लिए वहाँ पर भेजा था, क्या तुमने उसे कहा था कि हमारे बेटू को मार दो। फैन वूजी उसे कहते हैं नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने उसे ऐसा कुछ ऑर्डर दिया है। मास्टर लियू से कहते हैं अगर ऐसी बात है तो हम लोग चाहते हैं इस कंपटीशन के खत्म होने के बाद तुम इस मर्डरर को कभी भी प्रोटेक्ट ना करना, उस लड़के ने हमारे लड़कों की जान लिया तो हम उसे जरूर सजा देंगे। ये सभी लोग भी कहते हैं हम लोग क्लाउड को मार कर रहेंगे, उसे मरना होगा। फैन वूजी उन सभी लोगों से कहता है तुम सभी लोग शांत हो जाओ, 3 दिन के बाद यहाँ पर कंपटीशन होने वाला है, 3 दिन के बाद में हमारा वेंचियन पवेलियन तुम्हें एक्सप्लेनेशन जरूर देगा, तुम्हें इसका बदला जरूर मिलेगा। हमारा जुंजी भी वहीं पर अपनी कंसीलमेंट टेक्निक को यूज करते हुए छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। हमारा जुंजी कहता है फैन वूजी यहाँ पर मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, तो उसे पता है कि अगर उसने मुझे यहाँ पर सैक्रिफाइस नहीं किया तो ये सभी के सभी सेक्टर्स हमारे खिलाफ हो जाएंगे। इस वजह से मुझे लगता है कि वो यहाँ पर मुझे सैक्रिफाइस करेगा, यानी कि मुझे इनके हवाले कर देगा, मुझे मरवा देगा। जुंजी कहता है तो वैसे भी यहाँ पर मेरे प्लान को एंड करने का टाइम आ चुका है, तो चलो यहाँ पर अपने प्लान को कंप्लीट करते हैं और स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें अरीना का दिखाया जाता है 3 दिन के बाद का। 3 दिन के बाद मास्टर गू अरीना के सेंटर में होते हैं और उन सभी बच्चों से कहते हैं तो आज यहाँ पर हमारा फाइनल क्वालिफाइंग राउंड होने वाला है। ताकि पिछले कंपटीशन के एंड के ऊपर हमने बताया था कि जो फर्स्ट रैंक का बंदा होगा वो अपने लिए ओपोनेंट को फ्रीली चूज कर सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट रैंक के पर्सन को बुलाते हैं, तो जुंजी जाम करते वहाँ पर आता है और उसे कहता है तुम्हें यहाँ पर ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। जुंजी वहाँ पर आने के बाद कहता है तुम में से जो भी यहाँ पर जीतना चाहता है और मुझे चैलेंज करना चाहता है वो आए और मुझसे फाइट करे। तो मास्टर लियू गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा एरोगेंट हो, तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम यहाँ पर ओपनली चैलेंज करना चाहते हो। इसी के साथ ही मास्टर लियू गॉड स्लेयर मार्विन से कहते हैं मार्विन पिछले 3 दिन में उसने जब तुम्हारे पर अटैक किया था मैंने तुम्हारी टूटी हुई हड्डियों और तुम्हारे टेंडन्स को ठीक करने में बहुत ज्यादा मदद की, अब यहाँ पर तुम्हारे एहसान के बदले को चुकाने का वक्त आ चुका है, जाकर इस लड़के को मार डालो। गॉड स्लेयर मार्विन उनसे कहता है ठीक है सर मैं अभी जाता हूँ और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी कल्टीवेशन को बढ़ाने के लिए, मैं अभी वहाँ पर जाता हूँ और आपके नाम के ऊपर लगी हुई इस शेव को मिटा कर आता हूँ, आपके बेटे की जान का बदला मैं लूंगा। तो गॉड स्लेयर जल्दी से जंप करते हुए वहाँ पर अरीना में चला जाता है और मैं जुंजी से कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मास्टर सू कहता है अचानक से इस बंदे के साथ क्या हुआ, कल 3 दिन पहले तक तो इसकी कल्टीवेशन बहुत ज्यादा कम थी, इतनी जल्दी इसकी कल्टीवेशन कैसे बढ़ गई है। तो जिन और जैंग्राम के 3rd लेवल पर पहुंच चुका है, हमारे जुंजी का लेवल भी इसके जितना नहीं है। भी कहती है क्या हमारा जुंजी ठीक रहेगा। इसलिए हमारे जुंजी से कहता है इस कंपटीशन के रूल्स के मुताबिक हम लोग दूसरे ओपोनेंट को मार भी सकते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आज तुम मेरे हाथ से नहीं बच सकते, मैं इसी कंपटीशन के दौरान फाइट के दौरान तुम्हें मार डालूंगा। जुंजी से कहता है हाँ क्यों नहीं, कोशिश करके देख लो। इसी के साथ ही गॉड स्लेयर वहाँ पर अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वो काफी ज्यादा पावर को रिलीज कर रहा होता है और किलिंग इंटेंट को भी रिलीज कर रहा था ताकि हमारे जुंजी को मार सके। हमारा जुंजी वहाँ पर अपनी तलवार को सामने करते हुए अपने स्पेशल मूव ब्लैक एनाइलेशन को यूज करता है। जैसे हमारा जुंजी वहाँ पर ब्लैक एनाइलेशन मूव को यूज करता है तो वहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से स्लेयर वहीं पर नीचे गिर जाता है और उसकी बॉडी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। वो कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है, मेरा लेवल तुमसे ज्यादा है, मैं जिनो जैंग्राम के 3rd लेवल पर हूँ जबकि तुम 1st लेवल पर हो। जुंजी से कहता है जहाँ पर फोर्सफुली अपने लेवल को अचानक से रेज करने का कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ शो ऑफ है, असल में तुम्हारा लेवल वही है जो पहले था। जुंजी अपने हाथ को आगे की तरफ बढ़ाता और कहता है इन इवल इंटेंशंस की वजह से तुम्हारी फाउंडेशन खराब हो चुकी है। वो उसके मुंह पर एक जबरदस्त पंच मारता और कहता है यहाँ पर तुम हारने वाले हो। जुंजी उसे बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, वो उसे पंचेस मार रहा था और साथ ही उसे कहता है कभी भी यहाँ पर कट मत लेना क्योंकि शॉर्टकट के साथ हासिल की हुई पावर सिर्फ कुछ ही सेकंड्स के लिए टिक पाती है, यहाँ पर यही तुम्हारे हारने की बड़ी वजह है। जुंजी उसे कहता है वैसे भी तुम्हें यहाँ पर पूरे 100 साल लगेंगे इस पावर के साथ मुझे हराने में। मास्टर लिंच लाकर उसे कहते हैं बेवकूफ मार्विन तुम वहाँ पर मार क्यों खा रहे हो, तुम्हारे पास क्राउन वेपन है, चलो जल्दी से किंग लेवल के वेपन को यूज करो। जुंजी कहता है तो मुझे यहाँ पर याद आया, तुमने यहाँ पर मुझे याद दिला दिया कि मेरे पास भी किंग लेवल का वेपन है। साथ ही वो अपने पास एक वेपन निकालता है जो जंग मास्टर ल्यू का होता है। जंग मास्टर ल्यू की बेल को वो बाहर निकालता है, किंग लेवल का वेपन होता है और उस बेल की मदद से मार्विन यानी कि गॉड स्लेयर को उसके अंदर शक करने वाला है। ये देखते ही मास्टर ल्यू चिल्लाकर उसे कहते हैं ये तो मेरे बेटे का मैजिक वेपन है, कमीने कहेंगे, तो इसका मतलब यह है कि तुमने मेरे बेटे की जान ली है। जुंजी जब बेल को एक्टिवेट करता है तो वो बेल वहाँ पर एनर्जी को शक करना स्टार्ट करती है। इसी के साथ ही गॉड स्लेयर मार्विन को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है, मार्विन उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। जुंजी ने यहाँ पर अपने पहले ओपोनेंट को हरा दिया। उसके बाद मेरा जुंजी कहता है तुम में से कौन यहाँ पर अगला फाइट करना चाहेगा। मास्टर लिन काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं, वो चिल्लाकर उसे कहते हैं लड़के मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। जबकि मास्टर गू से कहते हैं ये कंपटीशन अभी भी यहाँ पर स्टार्ट है, आप बीच में जाकर टांग नहीं अड़ा सकते, प्लीज शांत रहें। मास्टर गू कहते हैं हमें हमारी पहली फाइट का विनर मिल चुका है, तुम्हारी पहली फाइट का विनर मास्टर लाउड है। मास्टर गू से कहते हैं स्वord मास्टर लूजन तुम यहाँ पर फाइनल 4 तक पहुंच चुके हो, अब तुम फाइनल में फाइट करना, प्लीज अब यहाँ से चले जाओ। जुंजी से कहता है लगता है कि तुम्हें मेरी बात की समझ नहीं आई, मैंने जहाँ पर आते ही कहा था कि इनमें से जो भी यहाँ पर फाइट करके चैंपियनशिप को जीतना चाहता है मुझसे आकर फाइट करे। उसे लगता है कि वो यहाँ पर फाइनल में फाइट करके मुझे हरा सकता है तो अभी आ जाए, कि यहाँ पर तुम सभी लोगों की फाइट तो मीनिंगलेस है, तुम सभी लोग फाइट करके फाइनल में पहुंचोगे और उसके बाद मैं तुम्हें हरा दूंगा। पहले बाइली कॉन्गशंग अपना हाथ उठाता और कहता है मैं यहाँ पर इससे फाइट करके जीत नहीं सकता, तो मैं यहाँ पर गिव अप करता हूँ, मुझे इससे फाइट नहीं करनी। इसी के साथ ही लियू जियांग और यंग मास्टर सू वो दोनों भी कहते हैं हम लोग भी यहाँ पर गिव अप करते हैं। तो लियू जियांग कहती है मैं अपने 9 आइज पैलेस की तरफ से यहाँ पर इस बैटल से विड्रॉ करती हूँ। यंग मास्टर सू कहता है 7 स्टार वैली की तरफ से विड्रॉ करता हूँ, मैं यहाँ पर फाइट नहीं करना चाहता। मास्टर गू अपनी बेटी ल्यूसी से कहते हैं ल्यूसी बहुत ही बड़ा ग्रैंड कंपटीशन है जो कि 6 सेक्टर्स के लिए है, जहाँ पर कोई भी डर नहीं सकता। हम लोग एंशियंट स्टार सेक्टर्स हैं और
वेंशियन स्टार सेक्टर के लोग कभी पीछे नहीं हटने वाले। ऐसा तो नहीं होता कि हम लोग कंपटीशन में हिस्सा ही ना लें। वो ल्यूसी से कहते हैं, ल्यूसी चलो जल्दी से यहाँ पर आओ, तुम इसके साथ फाइट करो। लूसी उसे कहती है, लेकिन चीफ मैं इसके साथ फाइट कैसे कर सकती हूँ? आपको पता है ना कि मार्विन भी इसको हरा नहीं पाया, उसकी कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा थी, तो मैं इसके सामने क्या कर पाऊंगी? मैं इसे फाइट नहीं कर सकती। जुंजी लोगों से कहता है, यहाँ पर तुम्हारे पास एक और रास्ता है, अगर तुम लोग यहाँ पर और ज्यादा टाइम बचाना चाहते हो तो सभी लोग मिलकर आ जाओ, तुम सभी लोग मिलकर मेरे पर अटैक करो। वूजी को भी इस बात से काफी बड़ा झटका लगता है, जबकि मास्टर ल्यू सोच रहे होते हैं ये लड़का कुछ ज्यादा ही एरोगेंट है, इसकी पावर्स बढ़ती जा रही है, जितनी जितनी इसकी पावर्स बढ़ रही है उसी के साथ इसकी एरोगेंस भी बढ़ रही है। स्कारलेट आगे बढ़ती है और कहती है, मास्टर क्लाउड आपने कहा कि आप सभी के साथ फाइट करेंगे, तो क्यों ना मैं यहाँ पर आपके चैलेंज को एक्सेप्ट करूं, मुझे आपसे फाइट करनी है। यंग मास्टर सू से कहता है, लेकिन स्कारलेट तुम इससे फाइट कैसे करोगी? आयरी कहता है, ये बहुत ही अच्छी बात है, यहाँ पर एक अच्छी फाइट तो होनी चाहिए। वो ल्यूसी से कहता है, ल्यूसी तुम किस बात का इंतजार कर रही हो, चलो जल्दी से वहाँ पर जाओ, सभी लोग मिलकर उसे फाइट करो। ल्यूसी से कहती है, भाई तुम्हें यहाँ पर मुझे ये बात बताने की जरूरत नहीं है। पर 3 लोग होते हैं, एक स्कारलेट, दूसरा यंग मास्टर सूर्स के साथ ल्यूसी होती है। ये तीनों लोग मिलकर हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तीनों ही अपनी अपनी पावर्स को रिलीज कर रहे होते हैं। हमारा जुंजी कहता है, तो इस बैटल को मैं बहुत ही जल्दी खत्म करने वाला हूँ, अगर तुम्हें चोट लगी तो इसके लिए मैं पहले ही मुझसे माफी मांग लेता हूँ। जुंजी अपनी तलवार को ऊपर उठाता है, इसी के साथ ही वो ग्रेविटी को यूज करता है। वो ग्रेविटी को यूज करता है तो वो सभी लोग ऊपर से ग्राउंड के ऊपर आ गिरते हैं। सभी लोग कहते हैं, ये कौन सा स्पेशल मूव है, ये कौन सी तलवारबाजी की टेक्निक है जिसकी मदद से इसने हम सभी को न्यूट्रलाइज कर दिया। हमारा कोई भी अटैक यहाँ पर काम नहीं कर रहा और हम सभी लोग भी अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। इसके साथ ही वो सभी लोग ब्लैक होल के जरिए से वहाँ पर ग्राउंड के बाहर जाकर गिरते हैं। तीनों ही हार जाते हैं। यंग मास्टर सू स्कारलेट से पूछा, स्कारलेट क्या तुम ठीक हो? स्कारलेट से कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। जबकि ल्यूसी को वोर्टेक्स के अंदर गिरने से हमारे जुंजी ने बचाया होता है। वो शर्मा रही होती है और कहती है, वहाँ पर वो दोनों साइड के ऊपर गिरे हैं, जबकि मैं वोर्टेक्स के अंदर गिर गई थी और जुंजी ने मुझे बचाया है। हमारे जुंजी उन तीनों से कहता है, क्या तुम लोग अभी भी यहाँ पर फाइट करना चाहोगे या तुम लोग हार मानते हो? तो वो लोग कहते हैं, हम लोग हार मानते हैं। तीनों ही कहते हैं, हम लोग यहाँ पर हार मानते हैं, हम लोगों में से कोई भी यहाँ पर तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। पर मास्टर बाइली कहता है, मैं और ल्यूसी यंग हम दोनों ने भी इस फाइट से पीछे हटने का फैसला किया था और बाकी की तीनों पहले इस फाइट को हार चुके हैं। मतलब यह है कि क्लाउड ने फर्स्ट पोजीशन को हासिल कर लिया है। क्लाउड यहाँ पर फर्स्ट रैंक के ऊपर आया है। ये सभी मास्टर्स भी ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पर कौन सा स्पेशल स्वर्ड स्किल को यूज किया था। इसका स्वर्ड स्किल इतना पावरफुल था कि हम सभी लोग भी यहाँ पर मूव भी नहीं कर पा रहे थे। मास्टर गो भी यहाँ पर अपने बेटे किम की मौत का बदला लेना चाहते हैं। उन्हें लगा था कि वो शायद यहाँ पर इसको मरवा देंगे, इस कंपटीशन के दौरान जुंजी मारा जाएगा। सोच रहे होते हैं ये सभी लोग तो बिल्कुल बेकार है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा, क्लाउड को मार देगा क्योंकि मुझे भी अपने बेटे की मौत का बदला लेना है। साथ ही वो सभी लोगों से कहते हैं, अब जबकि यहाँ पर क्लाउड ने फर्स्ट पोजीशन को जीत लिया तो इसका मतलब ये है 6 सेक्टर ग्रैंड कंपटीशन में वेंचियन पवेलियन में पहली पोजीशन हासिल की है। वेंचियन पवेलियन बाकी के सभी सेक्टर्स का लीडर होगा। वेंचियन पवेलियन के एल्डर इस बात से काफी ज्यादा खुश होते हैं, जबकि फैन वूजी इस बात से अब काफी ज्यादा परेशान होता है कि वो यहाँ पर क्या करेगा। सभी लोग वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं, मास्टर लॉर्ड वाकई में बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा अनइमेजिनेबल है, हालांकि उसकी एज काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी वो एक जीनियस है। लगता है कि वेंचियन पवेलियन के लोगों को इस बार इसे बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसी की वजह से लोगों ने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीता है। ल्यूसियांग भी काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है, हमारा जुंजी तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। फैन मुझे वहाँ पर सोच रहा था, मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने तो इसको ऑफेंड किया था, मैं यहाँ पर इसको गिव अप करने वाला था, इसने यहाँ पर इस कंपटीशन को जीतकर हमारे वेंचियन पवेलियन के लिए बहुत कुछ कर दिया है। क्या अब यहाँ पर ये मेरी बात मानेगा? मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पर इससे किस तरह बात करूँ। यहीं पर मास्टर चीजा और उसके साथ मास्टर किन को भी दिखाते हैं। मास्टर चैंग कहते हैं, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें, ये क्लाउड तो और भी ज्यादा आगे बढ़ता जा रहा है, इसकी प्रोग्रेस देखकर लगता है कि हम लोग इस तक नहीं पहुंच पाएंगे, लगता है कि हमें मास्टर गू के पास ही जाना पड़ेगा, वो ही हमारी मदद कर सकता है। एक्सीना में रात के वक्त का दिखाया जाता है, हमारे जुंजी ने अपने प्लान को एक्टिवेट कर दिया है। रात के वक्त हमारा जुंजी बाहर जाता है, जहाँ पर मास्टर लीन उससे मिलने के लिए आते हैं। जुंजी उसे कहता है, मास्टर लीन आपको देखकर खुशी हुई। मास्टर लीन उसे कहते हैं, तुम्हारी प्रोग्रेस तो बहुत ही तेजी के साथ बढ़ रही है, बाहर हम लोग तुम्हारी बातें सुन रहे हैं कि तुमने इस बार के कंपटीशन को जीत लिया है। लीन उसे कहते हैं, तो बताओ क्या हम लोग अपने प्लान को आज ही रात करने वाले हैं? तो जुंजी से कहता है, हाँ हम लोग आज ही रात करने वाले हैं, प्लान हमारा ऑन हो चुका है। रात के वक्त फैन वूजी को दिखाते हैं, जो कि गार्डन में बैठा कल्टीवेट कर रहा होता है। जब वो वहाँ पर कल्टीवेट कर रहा होता है, उसी वक्त उसके ऊपर अटैक होता है, सामने अटैक होता है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं होता। इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और चिल्लाकर कहता है, कौन है वहाँ पर? तो लीन उसी वक्त साइड के ऊपर से निकलते हैं और अपनी पाम के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं और कहते हैं, इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि मैं कौन हूँ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, इतना ही काफी है। मास्टर फैन वूजी जंप करते हुए साइड के ऊपर हटते हैं और कहते हैं, ये क्या, ये बंदा तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। एक ही अटैक के साथ ही मास्टर फैन वूजी के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। वो सोच रहा होता है, इतना पावरफुल बंदा कहाँ से आ गया? तो निर्वाणा लेवल के 6 लेवल पर है, निर्वाणा राम के 6 लेवल के बंदे के साथ मैं तो फाइट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, मैंने इसे फाइट की तो मैं मारा जाऊंगा। वो उसे कहता है, मास्टर मैंने आपको तो बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं किया और मैं तो आपको जानता भी नहीं हूँ, फिर आप मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हैं? लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मास्टर लीनो से कहते हैं, नहीं मुझे कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। मास्टर लीनो से कहते हैं, मैं एक सेल्फ कल्टीवेटर हूँ, जब मैं वेंचियन पवेलियन के पास से कल गुजर रहा था, वहाँ पर मैंने देखा कि वेंचियन पवेलियन तबाह हो चुका है, स्पिरिट वेन्स बर्बाद हो चुकी हैं। मैंने सोचा कि क्यों ना वेंचियन पवेलियन के पैट्रियार्च से निपटा जाए, क्यों लगता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर होगा। ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान होता है, कहता है, हमारे वेंचियन पवेलियन के साथ क्या हुआ, उसको किसने बर्बाद कर दिया? मास्टर लीनो से कहते हैं, पहले तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस था, लेकिन अब तुम्हें देखकर लगता है कि वेंचियन पवेलियन की तबाही तो पक्का थी, क्योंकि तुम एक बेकार इंसान हो, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम तो अपने आप को नहीं बचा सकते, तुम वेंचियन पवेलियन को क्या बचाओगे?
जाओगे। मास्टर लिन उसके ऊपर फाइनल ब्लो देने के लिए आगे बढ़ते हैं, जबकि फैन मुझे सोच रहा होता है ये बुढ़ा देखकर लगता तो नहीं है कि ये झूठ बोल रहा है। इसने जो कहा कि हमारे वेंचियन पवेलियन के साथ कि वो बर्बाद हो चुका है, मुझे जाकर चेक करना चाहिए कि में तुम्हारे वेंचियन पवेलियन को किसी ने बर्बाद तो नहीं कर दिया। मास्टर फैन वूजी जल्दी से वहाँ से गायब हो जाते हैं। मास्टर लिन वहीं पर रह जाते हैं। मास्टर लिन कहते हैं तुम्हारा प्लान एक्टिवेट हो चुका है, ये बंदा जहाँ से चला गया जैसा हम लोग चाहते थे। तो जहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 208 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्वॉर्ड किंग के एपिसोड 209 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था मास्टर लिन फैन वूजी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं। वो फैन वूजी के ऊपर अटैक करते हैं और साथ ही उसे बताते हैं कि जब वो उसके वेंजियन पवेलियन के पास से गुजर रहे थे तो उसने देखा कि वहाँ पर तबाही मची हुई है। पवेलियन तबाह हो चुका है और उसकी सारी की सारी स्पिरिचुअल वेव्स भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसी वजह से मैं यहाँ पर देखने के लिए चला कि उसका पैट्रियार्च कितना पावरफुल है। अगर उसके पैट्रियार्च को मार दिया जाए तो वेंजियन पवेलियन के ऊपर कब्जा कर लिया जाए। मुझे उसकी बात सुनने के बाद वहाँ से भाग जाता है और कहता है मुझे जल्द से जल्दी अपने वेंजियन पवेलियन में वापस जाना होगा, जाकर देखना होगा कहीं इस मास्टर ने मुझे वाकई में सच्ची बात तो नहीं कही कि मेरे वेंजियन पवेलियन बर्बाद हो चुका है। वहाँ चले जाने के बाद मास्टर लिन कहते हैं तो वो तो चला गया, तो हमारा प्लान तो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद वो जुंजी से मिलने के लिए बाहर जाते हैं। जुंजी उसके पास आता है और उसे कहता है मास्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर बहुत ही अच्छे से किया है, ऊपर से आपकी रिकवरी भी काफी ज्यादा अच्छी है। मास्टर लिन उसे कहते हैं मैं बस एक बहुत ही अच्छा एक्टर हूँ, कहा कि मैं निर्वाणा राम के 6th लेवल पर हूँ। हाँ ये बात तो वाकई में सच है, लेकिन मैं अभी काफी ज्यादा जख्मी हूँ जिसकी वजह से फुल पावर को यूज नहीं कर सकता। जुंजी उनसे कहता है इतना भी बुरा नहीं है, आपकी एक्टिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। अगर हम लोग वहाँ पर फैन वूजी को वेंजियन पवेलियन की तबाही के बारे में नहीं बताते तो वो कभी भी यहाँ से नहीं जाता। ये बात सुनते ही उसे तुम्हारी बात के ऊपर यकीन आ गया, इसी वजह से वो यहाँ से छोड़कर चला गया है। वो वेंजियन पवेलियन में देखने के लिए गया है कि कहीं वाकई में वेंजियन पवेलियन तबाह तो नहीं हो गया। क्योंकि मास्टर ली वहाँ पर चलाकर उसे कह रही होती है क्या तुम मेरी थोड़ी सी तारीफ नहीं कर सकते, मैंने यहाँ पर कितनी अच्छी एक्टिंग की है। तुम्हारा जुंजी से कहता है मास्टर लिन मेरे पास आपके लिए एक और काम है, मैं आपसे एक और फेवर चाहता हूँ, क्या आप मेरे लिए एक और काम करेंगे। वो अभी से कहता है अभी चलो बाहर आ जाओ, तो अभी वहाँ पर आ जाती है। तो मास्टर लिन उसे कहते हैं ये लड़की तो शुई फैमिली से है, लेकिन ये तुम्हारे साथ क्या कार्य है। तुम्हारा जुंजी से कहता है तो जुंजी उनसे कहता है मास्टर लिन मैं चाहता हूँ कि आप शुई ल्यूजियांग को अपने साथ लेकर जाए, क्योंकि मैं इसे फिलहाल के लिए यहाँ पर नहीं रख सकता, यहाँ पर खतरा बहुत ज्यादा है। चाहता हूँ कि आप इसे अपनी प्रोटेक्शन में क्लाउड डायनेस्टी में वापस ले जाएं। मास्टर लिन उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं। जुंजी आगे बढ़ता है और उससे कहता है ल्यूजियांग अब तुम्हें वापस जाना होगा। ल्यूजियांग उसे कहती है कि हमें वाकई में दोबारा से जुदा होना होगा, तुम वापस आओगे। तो मास्टर जुंजी से कहता है मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊंगा। तो मास्टर लिन उसे कहते हैं अच्छा ठीक है चलो जल्दी से आ जाओ, लियांग मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर वापस चलता हूँ। तो जुंजी से कहते हैं बाकी का सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, इस प्लान को कम्प्लीट कैसे करना है जो तुम्हें पता है। तो जुंजी से कहता है आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी आसानी के साथ इस प्लान को पूरा कर लूंगा। उसके बाद हमारा जुंजी सोच रहा होता है फादर मदर एबी मैं बहुत ही जल्दी उन सभी लोगों से बदला लेने वाला हूँ जिन सभी लोगों ने तुम्हें तकलीफ दी है। एक्शन में वेंजियन पवेलियन के स्टेशन का दिखाया जाता है। वेंजियन पवेलियन वाले ये स्टार सेक्टर में जहाँ पर रुके हुए हैं उनकी पूरी डेलीगेशन टीम वहाँ पर रुकी होती है, सभी लोग बैठकर डिस्कस कर रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं हम लोग तो यहाँ पर इस कंपटीशन में अपनी पोजीशन को इम्प्रूव करने के लिए आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि हम लोग इस कंपटीशन को जीत कर फर्स्ट प्लेस पर आ जाएंगे। मतलब ये है कि अब हम बाकी के 6 सेक्टर्स के लीडर बन चुके हैं और हमारे काफी सारे रिसोर्सेज भी मिलने वाले हैं। मास्टर चैंग उन लोगों से कहते हैं मैं यहाँ पर इस बात की उम्मीद कर रहा था कि हमारे मास्टर फैन वूजी भी यहाँ पर होंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, ग्रैंड मास्टर पता नहीं कहाँ पर चले गए हैं। जुंजी वहाँ पर आता है और उन सभी लोगों से कहता है जहाँ तक मेरे पास न्यूज है, मेरी न्यूज के मुताबिक फैन वूजी तो यहाँ से जा चुके हैं, हमारे ग्रैंड मास्टर वेंजियन पवेलियन के लिए यहाँ से जा चुके हैं, उन्होंने एंशिएंट स्टार सिटी को छोड़ दिया है। मुझे इस बारे में नहीं पता कि वो अचानक से यहाँ पर से क्यों चले गए हैं, हो सकता है कोई बहुत ही जरूरी काम हो जिसकी वजह से रात के वक्त उन्हें यहाँ से अपने वेंजियन पवेलियन में वापस जाना पड़ा। सभी लोग कहते हैं लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, वो इस तरह हमें छोड़कर कैसे जा सकता है। हम सभी लोग तो यहाँ पर रिसोर्सेज को एलोकेशन के बारे में डिस्कस करने वाले थे, बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिसोर्सेज को बांटने की बात की जाएगी, तो 6 बड़े सेक्टर्स के दरमियान में रिसोर्सेज को बांटा जाएगा। तो अब हमारे लीडर को यहाँ पर होना चाहिए था, हमारा लीडर इस तरह नहीं जा सकता। वेंजियन पवेलियन सेक्टर के हेड होने के नाते उसे अचानक से यहाँ से जाना नहीं चाहिए था, बल्कि मैं बताकर जाना चाहिए था। जुंजी कहता है हेडमास्टर के पास अपनी उसकी रीजन हो सकती है वेंजियन पवेलियन में वापस जाने की। तो यहाँ पर रही बात रिसोर्सेज को अलॉट करने की, तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर रिसोर्सेज के एलोकेशन के टाइम वो सारे का सारा काम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं खुद ही वहाँ पर सब कुछ संभाल लूंगा। तो मास्टर किंग टियान कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो ठीक है यही बात ठीक रहेगी, जुंजी को खुद से सारा मसला हैंडल करने दो। जुंजी सोच रहा था जबकि फैन वूजी यहाँ पर नहीं है, तो मुझे लगता है कि मास्टर चैंग और मास्टर किंग यहाँ पर कुछ ना कुछ तो करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ ना कुछ मेरे खिलाफ जरूर करेंगे। एक्शन में रात के वक्त का दिखाया जाता है। रात के वक्त मास्टर गू के रूम का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर मास्टर चैंग और उसके साथ साथ मास्टर किंग ये दोनों एक तोहफा लेकर मास्टर गू के पास जाते हैं, जाकर उसके टेबल पर रखते हुए कहते हैं प्लीज हमारे इस गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, गिफ्ट आपके लिए है। मास्टर चैंग उसे कहते हैं मास्टर गू मैं चाहता हूँ कि आप हमारी मदद करें, आपको हमारी मदद करनी होगी, हम लोग उस लड़के को मरवाना चाहते हैं, क्लाउड को मरवाना चाहते हैं। मास्टर गू से कहते हैं क्या तुम लोग इस बारे में भूल चुके हो कि यहाँ पर एक रूल है, इस कंपटीशन में जिसने भी फर्स्ट प्लेस को हासिल किया है कोई भी उसको मार नहीं सकता, यानी कोई भी उसके ऊपर अटैक करके उसको नहीं मार सकता, प्लीज मुझे माफ करना, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। तो मास्टर चैंग से कहते हैं मास्टर गू आप ये क्या कह रहे हैं, लोगों ने जहाँ पर आपकी मदद की थी क्लाउड डायनेस्टी को सप्रेस करने के लिए, हमने चू फैमिली को आपके लिए मारा, हम लोगों ने सेल्वीना को पकड़ने में मदद की थी, क्या आप ये सारी की सारी बातें भूल चुके हैं, क्या आप
भूल चुके हैं कि मैंने आपकी कितनी ज्यादा मदद की थी। ये बात सुनते ही मास्टर गो अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और उसे कहते हैं मैं उन सारी बातों के बारे में बात नहीं करना चाहता, तो सारी बातें जो गुजर चुकी हैं, तुम जहाँ पर उन सारी बातों को दोहरा क्यों रहे हो। तो वो दोनों काफी सा घबरा जाते हैं और कहते हैं तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। मास्टर गो उनसे कहते हैं पावर ने मुझे अंधा कर दिया था, जिसकी वजह से अपनी बेटी के प्यार को नहीं देख सका और अपनी बेटी का ही दुश्मन बन गया। अब देखो जरा, मेरी बेटी मुझे अपना बाप नहीं बल्कि अपना दुश्मन समझती है। मास्टर गो उन लोगों से कहते हैं इसलिए जहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। मास्टर चेंगू से कहते हैं लेकिन प्लीज मेरी बात तो सुने, आपको हमारा काम करना होगा। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनते और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ से चले जाने के बाद हमारा जुंजी भी वहीं पर होता है। वो अपनी कंसीलमेंट टेक्निक को यूज करते वहाँ पर छुपा होता है। गु जब रूम से बाहर जाते हैं उसी वक्त हमारा जुंजी वहाँ पर आता है और कहता है तो ये लोग तो यहाँ पर मास्टर गु से मदद लेने के लिए आए और साथ ही लोगों ने यहाँ पर इसे एक तोहफा भी दिया है। तो हमारा जुंजी अपने पास से सेम बॉक्स निकालता है और सेम बॉक्स के अंदर स्टार सिटी के इर्द-गिर्द जो बड़ी सी अरे फॉर्मेशन है उसका मैप उसके अंदर रखकर वहाँ पर उसको चेंज कर देता है, यानी उस गिफ्ट को चेंज कर देता है। जुंजी के वहाँ चले जाने के बाद मास्टर गु फिर से वहाँ पर आते हैं और उनकी बेटी ल्यूसी भी उनके साथ ही होती है, उनकी पोती ल्यूसी भी उनके साथ होती है। वो उनसे कहती है ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि आपको इन दोनों लोगों की बात सुननी चाहिए। वेंशियन पवेलियन के ये दोनों लोग मुझे लगता है काफी ज्यादा बुरे हैं, वजह से मैं नहीं चाहती कि आप इन लोगों की बातों में आए। इन लोगों की बातें मत सुनना, ये लोग बहुत ज्यादा बुरे हैं और आपका स्टेटस भी खराब करेंगे। वो ग्रैंडपा उसे कहते हैं हाँ मुझे ये सारी बात अच्छी तरह से पता है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें क्लाउड बहुत ज्यादा पसंद है, तुम मेरी सबसे फेवरेट ग्रैंड डॉटर हो, इसी वजह से मैं तुम्हें ना तो बिल्कुल भी नहीं कह सकता। तुमने जो कहा मैं बिल्कुल वही करूंगा और उनकी मदद बिल्कुल भी नहीं करूंगा। उसी शर्माना शुरू कर देती है और कहती है ग्रैंडपा पता नहीं आप कौन कौन सी बातें सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करती। ग्रैंडपा वहाँ से उस गिफ्ट को उठाते हैं और उसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि तुम इस गिफ्ट को जाकर मास्टर चैंग को वापस करके आओ, तुम चैंग और किन को ये गिफ्ट वापस करके आना क्योंकि वो मुझे गिफ्ट देना चाहते थे। इसके साथ ही ल्यूसी इस गिफ्ट को जब ओपन करती है तो उसके अंदर से जबरदस्त रोशनी निकलती है और उसके अंदर से एक मैप निकलता है जो कि उनके सामने हवा में उड़ना स्टार्ट करता है। ये देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, स्पेशली मास्टर गु। वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हमारी अरे फॉर्मेशन का मैप है जहाँ पर इस मैप में दिखाया गया है कहाँ कहाँ पर वीकनेस है और कहाँ कहाँ से वो इंटर हुआ जा सकता है, फॉर्मेशन को तोड़ा जा सकता है। तो हमारे एशियन स्टार सिटी का एक बहुत बड़ा टॉप सीक्रेट है, यहाँ तक कि हमारे सारे एल्डर्स को भी इस बारे में नहीं पता, सिर्फ कुछ ही एल्डर्स को इस बारे में पता है। फिर इन लोगों को ऐसे पता चला वेंशियन पवेलियन के एल्डर्स के पास से ये मैप कहाँ से आया, उन्हें हमारी रे फॉर्मेशन के बारे में कैसे पता चल सकता है। इसी के साथ ही वो ल्यूसी से कहते हैं ल्यूसी सारे के सारे लीडर्स और सारे के सारे फैमिली हेड्स को इनवाइट करो, उन सभी को कहो कि जल्दी से जल्दी मुझसे मिलने के लिए आए, ये एक बहुत ही अर्जेंट मैटर है, उनसे बोलो कि ये एक अर्जेंट मीटिंग है। तो मास्टर चैंग और मास्टर किन जब वहाँ पर अपनी बात खत्म करने के बाद वहाँ से भागते हुए वापस की तरफ जा रहे होते हैं, वो लोग कहते हैं हमें यहाँ से निकलना होगा। मास्टर किरू से कहते हैं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो हमारी मदद नहीं करेगा, वो एक बहुत ही डरपोक इंसान निकला कि वो निर्वाणा राम का एक एक्सपर्ट है, लेकिन फिर भी वो एक आम से इंसान यानी कि जुंजी के ऊपर अटैक करके उसको मारना नहीं चाहता। मास्टर चैंग उसे कहते हैं तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर उसने हमारा साथ नहीं दिया तो यहाँ पर एशियन स्टार सिटी में और भी बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो काफी ज्यादा पावरफुल है, हम उनकी मदद ले सकते हैं, हम लोग जाकर उनको खुश करेंगे, वो हमारी मदद करेंगे लाउड में मारने के लिए। ये बंदा जब तक जिंदा है हम दोनों बिल्कुल भी सेफ नहीं है, इस बंदे ने हमसे हमारा स्टेटस छीन लिया, हमसे हमारी पावर छीन ली। मैं तो यहाँ पर अपने दुश्मनों के साथ भी डील करने को तैयार हूँ, मैं उन सभी के पांव पकड़ने को भी तैयार हूँ अगर वो इस लड़के को मार डाले। ये दोनों जब भागते हुए सामने की तरफ जा रहे होते हैं उसी वक्त इनके सामने लैंडिंग होती है हमारे जुंजी की। हमारे जुंजी इनके सामने लैंड करता है। तुम दोनों तो वाकई में बहुत बड़े गद्दार निकले, तुम दोनों ने अपने ही क्लैन को धोखा दिया है सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमीने हो। चैंग और किन दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं क्लाउड तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तुम्हारे जुंजी उनसे कहता है मैं यहाँ पर तुम दोनों को सजा देने के लिए आया हूँ क्योंकि तुम लोगों ने अपने सेक्टर को धोखा दिया है। इसी के साथ ही वो अपने पास से किंग लेवल के वेपन को एक्टिवेट करता है जो कि एक नेट होता है। तो किंग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो हिमालय डान पैलेस का ट्रेजर है, स्पिरिचुअल नेट है, हम लोग स्पिरिचुअल नेट के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर इसने इसको एक्टिवेट कर दिया। अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें क्या लगता है कि तुम हम दोनों को मार सकते हो, अपने आप को कुछ ज्यादा ही पावरफुल समझते हो, हम दोनों एल्डर्स हैं, कभी हम दोनों स्वॉर्ड मास्टर्स हुआ करते थे। जुंजिन से कहता था क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है आ जाओ आजमा कर देख लो कि तुम मुझे मार सकते हो या नहीं। वो दोनों ही इसके ऊपर अटैक करने के लिए एक साथ आगे बढ़ते हैं। जुंजी अपने पास एक तलवार निकालता है और उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक करता है। मास्टर चैंग उस तलवार को देखते ही वहीं पर रुक जाते हैं क्योंकि वो तलवार उसके बेटे जेसन की होती है। जुंजी से कहता है क्या तुम्हें कुछ याद आया, ये एयर कटिंग स्वर्ड ये तुम्हारे बेटे जेसन की थी। हमारा बेटा जेसन चैंग और उसके साथ साथ किन का बेटा भी वहाँ पर मौजूद था, उन दोनों को मैंने ही अपने हाथों के साथ मारा था। सुनते ही मास्टर चैंग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, चिल्लाकर उसे कहते हैं तुमने मेरे बेटे की जान ली थी, तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा, तुम मेरे हाथों से मरोगे। जुंजी से कहता है तो तुम यहाँ पर कोशिश करके देखो ना, मैं तुम्हें यही तो कह रहा हूँ कि कोशिश करके देखो। जुंजी साथ ही अपनी तलवार को घुमाता है और अपने स्वर्ड लाइट इंटेंट को यूज करते हुए दोनों पर अटैक करता है जिससे वो दोनों जख्मी होकर पीछे गिर जाते हैं। चैंग कहते हैं मेरा स्पिरिचुअल सी को ब्रोकन कर दिया, जबकि मास्टर किन कह रहे होते हैं इसने मेरा बाजू तोड़ दिया। मना जुंजिन से कहता है क्या तुम्हें याद है ग्रेट सेज माउंटेन के ऊपर जो वार हुई थी, बाद तुम वहाँ पर अपीयर हुए थे, तुम में से एक ने मास्टर लिन के एक बाजू को काट दिया था जबकि दूसरे ने मेरे पर इतनी बुरी तरह से अटैक किया था, मेरी मेडियंस को बर्बाद कर दिया था। तुम लोगों ने मेरे साथ जो कुछ भी किया था मैंने वो सब कुछ तुम्हें वापस कर दिया है। तो जैसे वो लोग सुनते हैं ग्रेट सेज माउंटेन का नाम, वो लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ग्रेट सेज माउंटेन की वार में तुम वहाँ पर कैसे हो सकते हो। तो मास्टर किन से कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम वेंजियन सेक्टर के खिलाफ लड़े थे, उस वक्त तुम वहाँ पर थे। मैं जुंजियन से कहता है मैं तो यहाँ पर तुम्हारे वेंजियन सेक्टर में सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद के लिए
आया था तुमसे बदला लेने के लिए और साथ में अपनी मदर के बारे में जानने के लिए कि मेरे मदर को कहाँ पर इम्प्रिजन किया गया है। लोग मेरे मेन टारगेट तो थे ही नहीं, तुम लोग मेरे मेन टारगेट नहीं हो। मास्टर चैंग उसे कहते हैं मैंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज्यादा आगे निकल आओगे, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि तुम एक साथ वेंजियर पवेलियन और उसके साथ साथ एंशिएंट स्टार सेक्टर दोनों के साथ एक ही वक्त के ऊपर पंगा ले सको। जुनजी अपने पास से अपनी तलवार को उठाता है और कहता है क्या तुम्हें वाकई में ऐसा लगता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ मेरे तरीके से ही हो रहा है। वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं और कहते हैं प्लीज हमें मत मारना, लेकिन हमारा जुनजी तलवार को घुमाता है और दोनों को वहीं पर मार देता है। जुनजी उन दोनों को मारने के बाद कहता है तो मेरा प्लान यहाँ पर अगला स्टेप पर पहुंच चुका है। अब यहाँ पर वेंजियन सेक्टर और साथ में स्टार सेक्टर ये दोनों आपस में फाइट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 209 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग स्वर्ड किंग के एपिसोड 2010 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुनजी मास्टर चैंग मास्टर के इन दोनों को मार देता है और कहता है तो अब यहाँ पर एक फाइट होने वाली है, वो वेंजियर पवेलियन और एंशिएंट स्टार सेक्टर के दरमियान में होगी। तो नेक्स्ट सीन हमें कॉन्फ्रेंस रूम का दिखाया जाता है जहाँ पर एंशिएंट स्टार सेक्टर के सभी लीडर आकर पहुंच जाते हैं। वो सभी लोग कहते हैं चीफ क्या आप वाकई में सच कह रहे हैं, क्या आप सच कह रहे हैं कि वेंजियर सेक्टर वालों के पास हमारी एंशिएंट अरे फॉर्मेशन का मैप है, उनके पता है कि हमारी अरे फॉर्मेशन कहाँ पर है, उसके पॉइंट्स और उसके आइज कहाँ पर है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, उनके पास ये सीक्रेट कहाँ से आ सकता है, ये तो हमारी फैमिली का एक बहुत ही बड़ा टॉप सीक्रेट है। मास्टर से कहते हैं चीज आओ चैंग और उसके साथ साथ किन क्या वो दोनों रात को मेरे पास आए थे, वो लोग मेरे पास से गिफ्ट देकर गए थे, वो लोग मुझे गिफ्ट देकर मुझसे क्लाउड को मरवाना चाहते थे। पता नहीं कि वो लोग यहाँ पर मुझे वाकई में गिफ्ट दे रहे थे या फिर वो लोग मुझे एक धमकी दे रहे थे, क्योंकि वो दोनों वहाँ पर गिफ्ट रखकर चले गए थे। तो दूसरे एल्डर मास्टर गू से कहते हैं मास्टर गू अगर वाकई में ऐसी बात है वेंजियन पवेलियन वालों को हमारी अरे प्रोटेक्शन फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ पता है, उन्हें हमारे अरे फॉर्मेशन के मैप के बारे में पता है और वो हमारे फॉर्मेशन को तोड़ सकते हैं, फिर तुम्हारे एंशिएंट स्टार सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंच सकता है अगर वो हमारे पर अटैक करने के लिए आते हैं। मास्टर लियो लोगों से कहते हैं तो मैं यहाँ पर तुम्हें यही सुझाव देना चाहूंगा कि हमें इसके बारे में और ज्यादा जानना चाहिए, तो जाकर इस बारे में जाकर चेक करो कहीं अरे फॉर्मेशन के अंदर कोई गैप तो नहीं है। एक बंदा उनके पास आता है और कहता है सर मेरे पास एक रिपोर्ट है, चैंग और मास्टर किन के ऊपर नजर रखने के लिए आपने मुझे कहा था, मैं उनको ढूंढने के लिए गया था लेकिन मुझे उन दोनों की डेड बॉडीज मिली, वो दोनों ही मर चुके हैं। मास्टर गू ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है कि रात के वक्त वो मेरे पास आए थे और आज किसी ने उसको मार भी दिया, उन दोनों को किसी ने मार दिया है। आगे बढ़ते हैं और जाकर उनको चेक करते हैं। मास्टर लियो को चेक करने के बाद कहते हैं दोनों ही कमजोर नहीं थे, ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल मास्टर थे, लेकिन इन दोनों को किसने मारा होगा वो भी काफी ज्यादा पावरफुल हो सकता है। मास्टर चैंग की बॉडी को एग्जामिन करने के बाद कहते हैं इनको तलवार के साथ मारा गया और कोई ऐसी वैसी तलवार के साथ नहीं मारा गया बल्कि स्वॉर्ड इंटेंट के साथ मारा गया है। बाद के साथ उन्हें एक झटका लगता है, वो लोग कहते हैं स्वॉर्ड इंटेंट ऑफ लाइट के साथ इसको मारा गया, इसका मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा ऐसा है जो कि स्वॉर्ड इंटेंट ऑफ लाइट को यूज करता है और इतना पावरफुल भी है, इन दोनों की जान एक ही झटके में ले सकता है, वो फैन वूजी है, फैन वूजी ने इन दोनों को मारा होगा। मास्टर को सोच रहे थे मुझे लगता है कि चैंग चीजा और इसके साथ मास्टर किन इन दोनों ने अपने फैन वूजी से पूछे बिना ही उस रे फॉर्मेशन को चोरी किया और मुझे गिफ्ट के तौर पर यहाँ पर दे दिया। वजह से फैन वूजी को लगा होगा कि उसका प्लान यहाँ पर फाश होने वाला है, इसी वजह से उसने अपने ही दोनों एल्डर्स की जान ले ली। मास्टर को उस बंदे से कहते हैं जल्दी से मुझे पता करके बताओ कि इस वक्त फैन वूजी कहाँ पर है, मुझे उसे देखना है। तो वो बंदा उनसे कहता है लेकिन सर फैन वूजी तो यहाँ से जा चुके हैं, वेंजियन पवेलियन के जो मास्टर थे रात के वक्त गार्ड्स ने बताया कि वो रात के वक्त ही अचानक से यहाँ से चले गए थे, अकेले चले गए, उनके साथ और कोई भी नहीं गया। तो ये बात सुनने के बाद वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, वो अकेला यहाँ से चला गया, लेकिन उसे तो यहाँ पर होना चाहिए था क्योंकि बहुत ही जल्दी यहाँ पर रिसोर्सेज को अलो करने के लिए सेक्टर्स को रिसोर्सेज अलो किए जाएंगे और हम सभी लोग आपस में डिस्कशन करेंगे। ऐसे वक्त के ऊपर वेंजियन पवेलियन के मास्टर का यहाँ पर होना तो बहुत ज्यादा जरूरी था। मास्टर गू कहते हैं मुझे लगता है कि यही तो उनकी कॉन्स्पिरेसी है, वो रात के वक्त यहाँ से भाग गया, हमारे गार्ड्स को पता है कि वो यहाँ से चला गया है, लेकिन उसने हमारी रे फॉर्मेशन को तोड़ा होगा, कहीं से उसने रे फॉर्मेशन को तोड़ा और अंदर घुस गया होगा, उनके पास रे फॉर्मेशन का नक्शा तो पहले से मौजूद है। उसके बाद उसने यहाँ पर आकर मास्टर किन और मास्टर चैंग को मार दिया है। मुझे लगता है कि अभी भी वो हमारे एंशिएंट स्टार सेक्टर के अंदर ही कहीं पर छुप कर बैठा हुआ है। तो गू क्यों कहता है मुझे लगता है कि मैं रिसोर्सेज की मीटिंग को यहाँ पर कैंसिल कर देना चाहिए, रिसोर्सेज की मीटिंग की वजह से यहाँ पर हमें काफी नुकसान हो सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर रिसोर्सेज की मीटिंग करने के लिए बैठ जाएंगे तो हमारी रे फॉर्मेशन को कौन एग्जामिन करेगा, हमें जाकर अपनी रे फॉर्मेशन को एग्जामिन करना चाहिए कि कौन सी जगह से वो उसके अंदर गैप डालकर अंदर घुसा है। तो मास्टर गून सभी लोगों से कहते हैं मैं भी इस बात से एग्री हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमें पहले अपने सेक्टर की सेफ्टी को देखा जाए, कल के लिए हम लोग रिसोर्सेज की मीटिंग को कैंसिल कर देते हैं और रिसोर्सेज की मीटिंग को फिर किसी दिन कर लेंगे। जाओ जाकर पहले इस रे फॉर्मेशन को जांचो, हर एक जगह का हर एक कोने का मुलाया जाकर देखो कहीं पर इसके अंदर कोई गैप तो नहीं है, रे फॉर्मेशन कहीं से टूटी हुई तो नहीं है। इस खबर सभी लोगों को बता दी जाती है, 7 स्टार वैली वालों को भी ये बात बताई जाती है कि जो रिसोर्सेज को अलाउ करने की जो मीटिंग थी वो कैंसिल हो चुकी है, अब रिसोर्सेज को अलाउ नहीं किया जाएगा कल के लिए, वो लोग अपने किसी और मसले में उलझे हुए हैं। इसी वजह से 7 स्टार वैली के लॉर्ड उनसे कहते हैं मुझे इस बात से कोई मसला नहीं है, इस बात की कोई भी जल्दी नहीं है, ठीक है हम लोग इंतजार करेंगे। में फिर से मीटिंग हॉल का दिखाया जाता है, एंशिएंट स्टार सेक्टर के मीटिंग हॉल का, जहाँ पर मास्टर लियो और मास्टर लिन दोनों ही वहाँ पर मास्टर गू से मिलने के लिए आते हैं और कहते हैं लोगों की हिम्मत कैसे हुई रिसोर्सेज की मीटिंग को कैंसिल करने की, जहाँ पर हम लोग क्लाउड
को नीचे दिखाने वाले थे, वहाँ पर इन लोगों ने मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया। अभी यहाँ पर जब जानने का पूरा हक है कि आखिर इन लोगों ने मीटिंग को कैंसिल क्यों किया है, जबकि उन्हें लड़का रोक रहा होता है कि आप लोग ऐसे अंदर नहीं जा सकते, फिलहाल के लिए आपको अंदर जाना मना है। इसी वक्त गु क्योंग अंदर से बाहर निकलते हैं और उनसे कहते हैं प्लीज शांत हो जाओ, तुम सभी लोग कर क्या रहे हो, तुम यहाँ पर शोर क्यों मचा रहे हो। इस वक्त मास्टर गु अंदर बैठे आइसोलेशन में कल्टीवेट कर रहे हैं, तुम लोग उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते, प्लीज यहाँ से चले जाओ, बाद में आना। मास्टर लिन से कहते हैं तुम्हारा एंशिएंट स्टार सेक्टर अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा, तुम लोगों ने एंशिएंट स्टार सेक्टर में यहाँ पर कंपटीशन को पूरा करने वाले बच्चों में रिसोर्सेज को अलाउ करना था और रिसोर्सेज को बांटना था, लेकिन तुम लोगों ने मीटिंग को कैंसिल कर दिया। तो किसी मीटिंग में बाकी के सभी लोगों को इकट्ठा करके क्लाउड को नीचे दिखाना चाहते थे और उसे मारना चाहते थे, लेकिन तुम लोगों ने इस मीटिंग को ही कैंसिल कर दिया है। तो मास्टर गु क्योंग उन दोनों से कहते हैं मुझे लगता है कि बाकी के सभी सेक्टर तो बहुत ही जल्दी यहाँ पर एक्शन लेने के लिए तैयार बैठे होंगे, लेकिन तुम लोग बेवकूफ हो जो यहाँ पर आकर धक्के खा रहे हो। मास्टर लिन से कहते तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है, तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रही। तो गु क्योंग उनसे कहते हैं मैं चाहता हूँ कि जाकर इस बारे में सोचो। फिर साथ ही वो गार्ड से कहते हैं गार्ड्स इनको वापसी का रास्ता दिखा दो, इन्हें यहाँ से बाहर भेज दो। यहीं से मैं नेक्स्ट इन वेंजियन सेक्टर की डेलीगेशन टीम का दिखाया जाता है, वो सभी लोग अपने मीटिंग रूम में होते हैं, जुनजी भी उनके पास ही होता है। मास्टर किंग क्योंग उन लोगों से कहते हैं रिसोर्सेज को बांटने वाली मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है। मास्टर गु इस वक्त आइसोलेशन में कल्टीवेट करने के लिए चले गए हैं, जिसकी वजह से मीटिंग को कैंसिल किया गया है। पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन ये मीटिंग कैंसिल हो चुकी है। मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो कंस्पिरेसी चल रही है, ये लोग कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। मास्टर टैंग आगे बढ़ती है और मैं जुनजी से कहती है स्वॉर्ड मास्टर लूजन तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर से चला जाना चाहिए, हमें वापस अपने वेंजियन पवेलियन में चले जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त यहाँ पर हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और हमें कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पर चल क्या रहा है, और हमारे पास हमारे ग्रैंड मास्टर भी नहीं है। मैं जुनजी से कहता तुमने बिल्कुल ठीक कहा। जुनजिन से कहता अब जबकि एंशिएंट स्टार सेक्टर वालों ने जो बयान दे दिया है कि वो लोग रिसोर्सेज को अपने वाली मीटिंग को कैंसिल करने वाले हैं, तो फिर हमारे यहाँ पर रुकने का कोई भी फायदा नहीं है। मुझे लगता है कि तुम सभी लोगों को वेंजियन पवेलियन में वापस चले जाना चाहिए। मैं यहीं पर रुकूंगा जब तक सिचुएशन स्टेबल नहीं हो जाती। सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हम सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं। वैसे एक एडर कहता है लेकिन अभी तक चीज़ चैंग और मास्टर किन क्यामो वो लोग वापस नहीं आए, वो पता नहीं कहाँ पर है, क्या हमें उनके आने का इंतजार करना चाहिए। शुंजी से कहता नहीं, तुम लोग अभी इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, तुम लोग वापस चले जाओ, मैं उनको अपने साथ लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि मैं यहीं पर रुकने वाला हूँ। अभी यहाँ पर कुछ इश्यूज के ऊपर बात करनी है, मुझे अभी उन लोगों से कुछ और बातें करनी है, जिसकी वजह से मैं यहाँ पर रुकूंगा, उन दोनों को अपने साथ ही वापस लेकर आ जाऊंगा। क्योंकि हमारा बाइली माए शुंजी की तरफ देख रहा होता है, उसे लगता है कि ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है। सभी लोग जब यहाँ से चले जाते हैं, सभी लोग जा रहे होते हैं, तो हमारा बाइली गोंगशेंग माए शुंजी के पास ही खड़ा होता है। मैं शुंजी से कहता क्या तुम नहीं जा रहे, क्या तुम यहीं पर रुकने वाले हो। और मास्टर बाइली से कहता है लूजन मुझे तुमसे एक बात पूछनी है, मुझे ये बताओ क्या तुमने चीज़ और चैंग और उसके साथ मास्टर किन ग्यामो क्या तुमने उन दोनों को मार दिया है। शुंजी से कहता है अब मैं तुमसे कोई भी बात छुपा तो नहीं सकता, क्योंकि तुम मेरा झूठ को पकड़ लेते हो। हाँ मैंने उन दोनों को मार दिया है, मैंने उन दोनों को सिर्फ वैसे नहीं मारा, बल्कि मैंने उन्हें स्वर्ड इंटेंट के साथ मारा है, ऐसा स्वर्ड इंटेंट जो सिर्फ और सिर्फ फैन मुझे यूज कर सकता है। तो बाइली गोंगशेंग उसे कहता है इस बात का क्या मतलब है कि तुमने वहाँ पर स्वर्ड इंटेंट को यूज करते हुए मारा है, इसका मतलब यह है कि तुम्हारा अगला टारगेट फैन वूजी होने वाला है। शुंजी से कहता है ये बात सच है कि वो तुम्हारा मास्टर है, लेकिन मेरा उसके साथ एक फैमिली के जनरेशन का झगड़ा है, मेरे साथ कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उसका मरना तो तय है, मैं उसे बदला लिए बिना उसको नहीं छोड़ सकता। अब मुझे ये बताओ कि तुम इससे बारे में क्या करने वाले हो, वो तुम्हारा मास्टर है, क्या तुम उसके खिलाफ मेरे साथ मिलकर काम करोगे या फिर उसके लिए मुझे मार डालोगे। बाइली गोंगशेंग उसे कहता है मुझे फैन वूजी के बारे में पता है, क्योंकि वो मेरा मास्टर है, मुझे उसके बारे में काफी कुछ पता है। मुझे अब तुमने यहाँ पर जो बात बताई है उससे मुझे ये बात तो कंफर्म हो गई है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर गलत हुआ है, और तुम दोनों के दरमियान में जो फाइट होगी वो बहुत ज्यादा फियर्स होने वाली है। फैन वूजी के लिए मैं यहाँ पर तुम्हें तो नहीं मार सकता, लेकिन क्योंकि वो मेरा मास्टर है और मैं वेंजियन पवेलियन में ही पला बड़ा हूँ, यहाँ पर इस फाइट को देखना है, एंड तक देखना है कि तुम दोनों में से कौन यहाँ पर जीतता है। तुम दोनों फाइट करोगे, लेकिन मैं तुम दोनों की फाइट में इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करूंगा। शुंजी से कहता है ठीक है मैं तुम्हारी बात समझ गया, मैं यहाँ पर तुम्हें बिल्कुल भी पुश नहीं करूंगा मेरा साथ देने के लिए। गोंगशेंग उसे कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो बाइली गोंगशेंग उसे कहता है जब तक हम लोग यहाँ पर हैं इस एंशिएंट स्टार सिटी में, मैं तुमने मुझे जो तलवार दिया ये होली स्वर्ड, मैं इसकी पावर्स को तुम्हारे लिए यूज करूंगा, मैं इसको यूज करते हुए तुम्हारे रास्ते को क्लियर करने में तुम्हारा साथ दूंगा। प्लीज मुझे यहाँ पर अपने साथ रहने दो, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। तुम्हारा शुंजी से कहता है ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुमने अभी तक होली स्वर्ड की कंप्लीट पावर को अनलॉक नहीं किया, मैं चाहता हूँ कि तुम पहले इसको यहाँ पर बैठकर कल्टीवेट करो, तुम उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद तुम मेरे काम आओगे। पर जो कुछ भी वो सब कुछ मैं खुद ही हैंडल कर लूंगा, जब तक मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ती तब तक मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डिस्टर्ब करूंगा, तुम कल्टीवेट करो और होली स्वर्ड को सीखो। मैं ये सोच रहा था ये बंदा वाकई में एक बहुत ही प्योर और अच्छा इंसान है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा दोस्त कभी भी नहीं मिल सकता। वाकई में इसने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया मेरा साथ देने के लिए। एक सीन रात के वक्त का दिखाया जाता है, हमारा जुंजी अपनी कंसीलमेंट टेक्निक को यूज करते हुए छत के ऊपर खड़ा होता है, जबकि एंशिएंट स्टार सेक्टर के लोग होते हैं वो अपनी अरे फॉर्मेशन को चेक कर रहे होते हैं, हर जगह के ऊपर उसको चेक कर रहे होते हैं, हर एक कोने से इसको चेक कर रहे होते हैं कि कहाँ पर उसके अंदर दरार पड़ी है जहाँ से फैन वूजी अंदर डायल हुआ था। जुंजी कहता है ये लोग जहाँ पर अपनी अरे फॉर्मेशन को एग्जामिन कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि ये सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, जैसा कि मैंने सोचा था। जबकि ये सभी लोग यहाँ पर अरे फॉर्मेशन को चेक करने के लिए आसपास फैले हुए हैं, इसका मतलब यह है कि ट्रेजरी बिल्कुल खाली होगी। तो फिलहाल मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, चलो फिर चलते हैं। यहाँ पर इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। तो हमारा
मार्शुंजी बड़ी स्पीड से उड़ता हुआ उनके ट्रेजरी रूम की तरफ चला जाता है। मार्शुंजी जब ट्रेजरी रूम की तरफ जाता है तो वहाँ पर जाने के बाद अपनी तलवार को निकालता है, ग्रेविटी को यूज करता है और उसके सामने ट्रेजरी को अपीयर करवाता है, क्योंकि उनकी ट्रेजरी जो होती है फॉर्मेशन के अंदर छुपी होती है। वहाँ पर एक पहले पहाड़ होता है, लेकिन उस पहाड़ के पीछे से एक बड़ा सा टावर निकलता है जिसके 6 मंजिलें होती हैं। जी कहता है तो फाइनली मैं जहाँ पर पहुंच आया हूँ। तो जब वो अंदर जाता है तो वो पूरे का पूरा भरा होता है एंशिएंट स्टार सेक्टर, क्योंकि एक बहुत बड़ा सेक्टर है तो उनके पास बहुत सा खजाना होता है। बस बहुत सारी रेयर पिल्स होती हैं, बहुत सारे एलिक्सर्स होती है और बहुत सारा खजाना होता है, बहुत सारे क्रिस्टल्स और बहुत सारे वेपन्स होते हैं। तो वहाँ पर जो कुछ भी मिलता है वो सारे का सारा अपने पास रख लेता है। मार्शुंजी कहता है ये लोग तो वाकई में काफी ज्यादा अमीर है, इनके पास तो बहुत कुछ मिला है, लेकिन अब ये सारे का सारा मेरा होने वाला है, जहाँ पर जो कुछ भी है वो सब कुछ मुझे मिलेगा। तो कहानी सुनाने वाला कहता है तो बिल्कुल इसी तरह मार्शुंजी ने उनकी ट्रेजरी के 6 फ्लोर्स में से सब कुछ सारे के सारे फ्लोर्स को खाली कर दिया। एशियन स्टार सेक्टर का सारा खजाना हमारा चुंजी ने लूट लिया है। उसके बाद हमारा चुंजी 7th फ्लोर पर पहुंचता है। 7th फ्लोर के ऊपर दरवाजे के ऊपर पास पहुंचता है और कहता है 6 फ्लोर्स के ऊपर तो बहुत सारी वैल्यूएबल आइटम्स पड़ी हुई थी, वो सारी की सारी तो मैंने ले ली है, लेकिन अब 7वें फ्लोर के ऊपर क्या पड़ा होगा, क्योंकि 7वां फ्लोर बहुत ज्यादा स्पेशल लगता है। तो फिर इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 210 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे 7th फ्लोर के अंदर हमारे चुंजी को क्या मिलने वाला है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।